हर जेई का स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स इस चीज को समझ पाए कि वो सही मटेरियल सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, वहां पर अगर हम देखें तो सभी का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। वरना आप एक ऐसे सिनारियो में फंस जाते हैं जहां पर ये होता है कि सर थ्योरी तो पढ़ ली है तो सवाल नहीं बनता। जनरली जैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कोटा में है और उसके सेंटर्स अगर बाहर है तो जनरली वहां पर एक नई शीट या दूसरा मटेरियल वहां दे दिया जाता है जो थोड़ा सा हल्का होता है या काफी हल्का होता है, ताकि स्टूडेंट खुश रहे। दो एक तरीके से बोलूंगा वार्निंग्स हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ सकते हैं। मार्क्स कॉन्सेप्ट आने से नहीं मिलते हैं, मार्क्स तब मिलते हैं जब हमारे पास आंसर आता है। नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे विषय के ऊपर जो हर स्टूडेंट से रिलेटेड है, जो जेई की तैयारी करता है उन सब के लिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब क्लास में आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है उसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जाता है, जहां से जो मास्टर शीट या आप मॉड्यूल कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस जेई के अंदर क्या है, आपकी जेई की प्रिपरेशन में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वो मॉड्यूल सही है या नहीं है, करेक्ट क्या हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उन सब के ऊपर भी हम एक चेकआउट लगाएंगे, ताकि हर जेई का स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स इस चीज को समझ पाए कि वो सही मटेरियल सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, उनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, और ये करने के बाद अगला क्या रिसोर्स सॉल्व करना चाहिए, इसमें डिफिकल्टीज क्या है और इसको सही तरीका क्या है इस मॉड्यूल को सॉल्व करने के बारे में, वो सब आपको आज इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करें सेशन की। चलिए, सो व्हाई डू वी नीड कोटा मटेरियल, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सॉल्विंग फॉर द जेई। नंबर वन थिंग, किसी भी टॉपिक को आपने क्लास में जो पढ़ा है उसके अंदर जितनी प्रोफाइल्स होती हैं, जितने वेरिएशंस उसके अंदर होते हैं, ये मॉड्यूल एक तरीके से आपको पूरे तरीके से या ऑलमोस्ट उस कॉन्सेप्ट से पास लेकर चला जाता है। ग्रेजुअली जो इसका प्रोसेस है, डिफिकल्टी लेवल वो इंक्रीज होता है और आपको हर सवाल में कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी प्रोफाइल्स कवर की जाती है, नंबर वन, ताकि हम एक तरीके से थ्योरी पढ़ने के बाद अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सके। सेकेंड, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, वहां पर अगर हम देखें तो सभी का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। 85, 90, 95 तक मटेरियल सब जगह सेम होता है। मैथमेटिक्स स्पेसिफिक की बात करूं तो थैंक्स टू वीके बंसल सर, जिन्होंने इस मटेरियल का मेन क्रेडिट सर को ही है, जो ने उसके अच्छा मैथमेटिक्स का मटेरियल यहाँ पर डेवलप किया। आज भी ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट 90% तक वही मटेरियल यूज में रहता है एज ए मॉड्यूल, जब स्टूडेंट उस मटेरियल को सॉल्व करता है, क्योंकि इसकी एक अच्छी डिफिकल्टी लेवल है, इसका एक एवरेज लेवल है, जो हर स्टूडेंट जो जेई की प्रिपरेशन करता है उसके लिए रिलेवेंसी रखता है, इन सिंक विद जो जेई का एडवांस का सिलेबस है। ठीक है, तो सबका मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई भी एक मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, बशर्ते आपको वो मटेरियल मिले सॉल्व करने के लिए। पीडीएफ में आपके पास हो सकता है, रैंडमली अलग अलग क्वेश्चंस आपके पास पड़े हैं, उनको अलग अलग गूगल पर सर्च कर करके आप ट्राई कर रहे हैं, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। तो क्लास में थ्योरी पढ़ने के बाद आप चाहे कहीं से भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, किसी भी सिटी में आप हो, उसका एक्चुअल सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस आपको चाहिए, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ योर होमवर्क। होमवर्क इज वेरी इसेंशियल जब डिस्कशन होमवर्क का होता है। कई बार हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो कि थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है 3rd चैप्टर की और होमवर्क अभी डिस्कशन पेंडिंग चल रहा है, जो 2 लेक्चर पहले था, 2 चैप्टर पहले था, लेक्चर नहीं 2 चैप्टर पहले था, यानी x3 चैप्टर डिस्कस हो रहा है और होमवर्क डिस्कशन अभी हमारा पेंडिंग x1 का ही पड़ा हुआ है। तो इससे हमारी लर्निंग कम हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने टीचर से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, सर वो होमवर्क प्लीज डिस्कस कर दीजिए। तो होमवर्क डिस्कशन की इंपॉर्टेंस अगर आप समझेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग जरूर इंप्रूव होंगे। वरना आप एक ऐसे सिनारियो में फंस जाते हैं जहां पर ये होता है कि सर थ्योरी तो पढ़ ली है पर सवाल नहीं बन रहे, क्या करें सर, पेन चलता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कैसे करना है। सो होमवर्क इज द की, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर आप कोटा का मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा आपको सारी प्रोफाइल क्लास में पढ़ाई भी गई है या नहीं पढ़ाई गई है, क्योंकि हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ाया जा सकता है। जैसे इंटीग्रेशन, उसको हम बोर्ड लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, सेकंड हम जेई मेन लेवल पे पढ़ सकते हैं, तीसरा जेई एडवांस लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है उनको पता करने का, बेस्ट होता है उनके पीवाईक्यूज जाके हमने चेक किए कि वो हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, मॉड्यूल्स आपको उस लेवल तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो होमवर्क डिस्कशन आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पर इस बात की प्रायोरिटी समझिए, अपने टीचर से बात भी कीजिए कि ये ना हो कि जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं होमवर्क डिस्कशन उससे 2 चैप्टर पीछे का चल रहा हो। डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं से आपकी लर्निंग डिसाइड होती है, वहीं से लर्निंग डिसाइड होती है। जब आप अपना सोल्यूशन लेके जाते हैं और सर का जो सोल्यूशन होता है उसको मैच करते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, वहां से लर्निंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और इंप्रूव होती चली जाती है विद टाइम। फिर हम बात करें इसी के बाद, आउटसाइड कोटा जो है लाइटर मॉड्यूल मॉक टेस्ट आर सर्कुलेटेड स्टूडेंट को सेटिस्फाई रखने के लिए, क्योंकि इन सबको पढ़ाने में ना, एक तो पढ़ाने में ही बहुत एफर्ट लगता है, क्लास में डिस्कशन में बहुत
मेहनत लगती है। तो क्या होता है जनरली, जैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कोटा में है और उसके सेंटर्स अगर बाहर है तो जनरली वहां पर एक नई शीट या दूसरा मटेरियल वहां दे दिया जाता है जो थोड़ा सा हल्का होता है या काफी हल्का होता है, ताकि स्टूडेंट खुश रहे, इजी इजी सवाल दे दिए, सॉल्व होते रहे, और उसी तरह का टेस्ट भी वहां पर दे दिया। इससे खुश तो वो हो गया है, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट चाहे अक्रॉस इंडिया में कहीं का भी हो, पेपर उनका सेम आएगा जो फाइनल पेपर होगा। जब फाइनल पेपर अगर हमारा सेम होने वाला है तो प्रिपरेशन भी हमारी उसी तरीके की होनी चाहिए। तो इसको आज हम सबको प्रोवाइड करके मटेरियल सेम कर देंगे, ताकि सबका क्या होगा, डिस्कशन सेम लेवल पे आ जाएगा कि हमें किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। फिर रहेगी बात रिसोर्सेज की, जैसे इनके चलो हमारा मटेरियल आ गया, सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हर क्वेश्चन को अभी आप गूगल लेंस से सर्च करते हुए डाउट नोट पर ढूंढने जाते होंगे। तो बात यह है कि जब हम उसको ढूंढने जा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को स्कैनिंग करने टाइम लगता है। ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम। और अगर एक ही टीचर आपको उन सब चैप्टर्स के सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर दे दे तो एक मेथोडोलॉजी, एक थॉट प्रोसेस भी साथ के साथ डेवलप होता है। सो गाइस, ये मेन चीजें हैं जो मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाई। जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाला मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो हमारी लर्निंग भी उस हिसाब से अच्छी ही रहने वाली। ठीक है, तो क्या करना होगा, उन सब के लिए मैं आपको सोल्यूशन लेकर आ रहा हूं। मैं इन सब मॉड्यूल को आपको टेलीग्राम पर पहले प्रोवाइड करूंगा। तो ज्वाइन माय टेलीग्राम @omsir से आप सर्च कीजिएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। सीक्वेंशियली मैं एक एक चैप्टर के आपको वहां पर पहले मॉड्यूल दूंगा, चाहूंगा कि आप उनको ट्राई करें ढंग से, और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस आपको देखने होंगे। जो स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स को कर चुके हैं उनके लिए भी है, उनको चाहिए कि सर मुझे और प्रैक्टिस करनी है, मुझे और मटेरियल चाहिए जो सॉल्व करने के लिए हो। पीवाईक्यूज मैंने आधे अधूरे किए हुए हैं, तो उनके लिए मटेरियल की बात करें तो यू कैन यूज माय पियर्सन बुक्स। जो मैथमेटिक्स के जितने सेगमेंट्स हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, वेक्टर 3D हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, वो सब कर सकते हैं ट्राई। आप और प्रैक्टिस के लिए आपको एडवांस लेवल का मटेरियल चाहिए, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, मैच द कॉलम दिखेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि थोड़े क्रूशियल होते हैं। साथ के साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सर हमें तो एमसीक्यू, हमें तो पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने हैं अभी, तो दे आर टू एक्सक्लूसिव थिंग, जेईई मेन पीवाईक्यूज एक्सक्लूसिवली और जेईई मेन एंड एडवांस, ये दोनों मटेरियल भी आपके लिए अवेलेबल है। दे आर इन पब्लिक, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो मेरी वेबसाइट है upliftmaths.com, वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब जिन्होंने बोला कि सर ये सब तो है, अब मुझे तो थ्योरी में ही दिक्कत है, कुछ जो सिलेबस है मेरा बहुत आगे निकल चुका है, अब मैं कैसे पढ़ूं वहां पर जाके। उसके लिए जो मेरे वीडियो कोर्सेज हैं सेगमेंट वाइज आपको मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे, चाहे अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट हो, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब आपको हमारी जो ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप जाइए, एक नंबर भी फ्लैश कर रहा है जहाँ पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आते हैं मुद्दे पर वापस के सर, आज हम क्या नया लेकर आया हूँ वो मैं आपको बता दूं। कोटा के मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और उनके सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पर फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है, बस उनको सॉल्व करने पर मेरे आपको बस दो, एक तरीके से बोलूंगा वार्निंग्स हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने उसको ध्यान रखा तो आपकी जो लर्निंग है वो मैक्सिमम होगी, वरना फिर प्रॉब्लम परसिस्ट कर जाएगी। कैसे? सुनिए ध्यान से। दोनों वार्निंग्स क्या है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्टली उसका सेम टाइम पर आंसर मत देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं तो सेम टाइम पे आंसर की मत देखिए। क्या होता है, हमें 11 का आंसर दिख जाता है, आपने 10th का आंसर देखा सी है, पर आपकी नजरें 11th को देख लेंगे ए आएगा। तो जब आप 11th नंबर सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आप सॉल्व नहीं कर रहे, आप उसको प्रूव कर रहे हैं, और एग्जाम में आपको आंसर की नहीं पता होती है। ठीक है, तो अंतर है। तो पहले एक साथ वन गो के अंदर आप पहले सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और उसके बाद उसका आंसर की मैच कीजिए। अभी सॉल्यूशन की कोई बात नहीं हो रही है, आंसर की मैच कीजिए। आंसर की जब आपने वहां मैच कर ली है, उसके बाद आपको पता चलेगा कितने सही कितने गलत। जो सवाल आपके सही हुए हैं उनका भी सॉल्यूशन देखिए। क्यों? हो सकता है आपने किसी एक तरीके से सॉल्व किया हो और उसका बेटर तरीका अपने पास दूसरा हो, जिससे कम टाइम लगता हो, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर जो टाइम है दैट्स वेरी क्रूशियल। सब्जेक्ट सिर्फ जो एग्जाम है सिर्फ पीसीएम का नहीं है, वहां पर आपकी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट भी आपको चाहिए और टाइम मैनेजमेंट भी साथ के साथ लगेगा। ठीक है, तो एक साथ में सॉल्व करना है, फिर साथ में जाके आंसर के लास्ट में जाके देखनी है, जब आप रेडी टू चेक के भाई मेरे कितने सही हुए। कई बार तुक्के में भी आंसर आ जाते हैं, कई बार मिस कॉन्सेप्ट से भी आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हमें उनके भी देखने की सही है या गलत है। दूसरा, डायरेक्टली क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना है कि पेन चलाया ही नहीं, थ्योरी की वीडियोस देख लिए, उसके बाद सीधे कोटा का मॉड्यूल उठा लिए और चलो मेरे को डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन देखना नहीं। लर्निंग मैक्सिमम करने का तरीका यह है कि आप पूरा दिलो जान से दिमाग लगा दो उसके अंदर पूरा, और उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था जो उससे मिस हुआ। देखो, तीन चीज हो सकती है, या तो आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ होगा, इसका मतलब तो ये कि हमारी थ्योरी वीक है। जो मैंने अभी आपको वीडियो लेक्चर्स बताया वो आप जाके थ्योरी इंप्रूव कीजिए, या आप जहां पढ़ते हैं वहां से आपके पास कोई रिसोर्स हो तो वहां से पढ़िएगा।
वो डिटेल में थ्योरी पढ़िए, है ना, अच्छे से। एक नाम के लिए मत पढ़िएगा। जैसे मैंने बताया कि हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ सकते हैं। बोर्ड लेवल पे भी पढ़ सकते हैं जो बहुत शैलो रहता है, ऊपर ऊपर ही रहता है। मेंस लेवल पे भी होता है, एक होता है एडवांस लेवल पर। तो अच्छे रिसोर्सेस हैंडल करोगे तो इंक्रीज करेगी डेप्थ, आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। जब आपने पूरा एफर्ट डाल दिया है और आपसे पहला स्टेज मैंने क्या बोला, सॉल्व ही नहीं हुआ है, तो मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, थ्योरी पढ़नी है। सेकंड, हम आधा सॉल्व करके फंस गए। जब आधा सॉल्व करके फंस गए हैं तब हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि जो हमें टीचर्स का सोल्यूशन बता रहे हैं कौन सी ऐसी नई बात बता रहे हैं जो मुझसे मिस हो गई थी। दैट इज द लर्निंग, वो लर्निंग है। और थर्ड ये हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता था, थ्योरी भी पढ़ी हुई थी, और लास्ट में जाके आपने मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन में आप फंस गए। ये 3 इक्वेशन बना के छोड़ दिया, आपस में सॉल्व कैसे करना है कम टाइम के अंदर, या कोई सिली मिस्टेक हो गई है, पर मार्क्स तो तभी मिलेंगे जब हमारा आंसर आएगा। ये भी लर्निंग का ही पार्ट है। तो उस कैलकुलेशन को इस सीरीज के अंदर में हर क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और उसके बाद ही आपको आंसर तक पहुंचना है। क्योंकि मार्क्स कॉन्सेप्ट आने से नहीं मिलते हैं, मार्क्स तब मिलते हैं जब हमारे पास आंसर आता है, और जब आंसर आएगा तब भी हमें मार्क्स आएगा, तभी रैंक आएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आंसर की नहीं देखनी है। दूसरा, जब आपने फुल अटेम्प्ट कर लिया है उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है, डायरेक्टली आपको सोल्यूशन पर जंप नहीं करना है। So are you guys ready for this series? अगर आपको ये सीरीज चाहिए कंप्लीटली मैथमेटिक्स, सभी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो क्लास 11th के हो, 12th के हो, ड्रॉपर हो, सबके लिए मैथमेटिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ अपलिफ्ट मैथ्स पर मिलेगा, जो अपना यूट्यूब चैनल है यहाँ पर। कोशिश यही कीजिएगा, एक तो टेलीग्राम पे आप आ जाइएगा @omsir ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको मॉड्यूल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और शुरुआत हम करने वाले हैं हमारे कैलकुलस के जो द मोस्ट चैप्टर है फंक्शन, वहां से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। सो ओके गाइस, सी यू कनेक्टेड, और मिलते हैं ऐसे अपनी जेईई की प्रिपरेशन को और अच्छे से करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को इन मटेरियल की एक्सेस ही नहीं होती है, फीस पूरी ले ली जाती है और नाम के लिए हल्का मटेरियल पकड़ा दिया जाता है और बस अच्छे सिंपल सवाल टेस्ट में पूछ के खुश किया जाता है, उन सबको हम तोड़ देंगे और ढंग से आपकी जेईई की प्रिपरेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आज मास्टर शीट टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर की। ठीक है, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट है, उसमें O1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस में आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। यहाँ पर आप क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखो डायमेंशन से पता चल रहा है, देखो इंक्रीज करने की बात कर रहे थे तो इंक्रीज तो रेडियस भी हो सकती है। तो यूनिट से पता चलता है कि एरिया की बात कर रहे हैं, हालांकि एरिया स्पेसिफाई कर रखा है कि सरफेस एरिया को ही रेट है, तो थोड़ा सा नजर हमें जो इसकी यूनिट्स होती है उस पर जरूर रखनी है। फिर पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, आपको निकाल के बताना है क्या होगा। अगर हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो 4πr² होता है। ds/dt की अगर हमने बात बनाई, सो 8πr dr/dt एंड दिस इज गिवन एज 8। ये आपके पास से आता है। ठीक है, अब आ रही है कि वॉल्यूम की बात की जा रही है। वॉल्यूम होता है 4π3πr³ आता है। सो dv/dt अगर हम निकालना चाहें तो ये 4πr² dr/dt अपने पास आता है। ठीक है, अब ये क्या डेटा यहां से बन पाएगा उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो यहां से हमने इसको r/2 अलग कर लेते हैं, तो यहां से 8πr dr/dt आपके पास से बनेगा। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहां से 8πr dr/dt आता है, ये रहा, जिसकी वैल्यू 8 है। सो इट इज r/2 into 8 आता है, विच इज इक्वल टू 4r। तो क्या देख पा रहे हैं, वॉल्यूम के अंदर जो रेट ऑफ चेंज है ये 4 टाइम्स रेडियस है। सो हमें ये पता चल जाएगा यहां से कि dv/dt द चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। दैट इज द C इज द फाइनल आंसर। C हम इसके अंदर से आंसर को मार्क कर देंगे। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the spherical balloon is being inflated at a rate of 35 centimeter cube per minute। ठीक है, कितना एयर उसके अंदर फीड किया जा रहा है। The rate of increase in surface area of balloon when the diameter इतना है तब पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। ये वॉल्यूम होता है, हम dv/dt यहां लिखने लगे 4πr² dr/dt, और ये हमें नोन है कि ये 35 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से मालूम है। हमें सरफेस एरिया के हिसाब से बात बनानी है, जो है 4πr²। यहां से आपके पास 8πr आता है,
और dr by dt भी आता है। हमें तब पता करना है इसके बारे में बातें जब डायामीटर इतना है। तो 2r की वैल्यू 14 है, तो r की वैल्यू जब 7 है तब हमसे बात पूछी जा रही है। आप यहाँ डेटा बनाइए, 4 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर है, dr by dt है और 35 आता है। सात आता है तो यहाँ से 5 आता है, ये 5 आता है, 7 आता है, ये 28 आता है और ये पाई आता है। दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग, है ना। अब यहाँ भी हमें वही डेटा रखना है जब r की वैल्यू कितनी है, 7 है। सो 8 पाई 7 और ये डेटा हम रखेंगे 8 बाय 28 टाइम्स पाई आता है। पाई से पाई कैंसिल है, 7 से ये कैंसिल है 4 बार, 4 से ये कैंसिल है 2 बार, 2 और 5 आपके पास से 10 आता है। सो दैट्स द डी इज द आंसर। सो विल मार्क डी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एस बी अ स्क्वायर विद द साइड ऑफ लेंथ एक्स। ठीक है, एक स्क्वायर है। वी अप्रोक्सीमेट द चेंज is by this h dot dA by dx when the sides of are changed from x naught to x naught plus h, then the absolute value of error in the approximation, error कितना आ जाएगा वो बात पूछी जा रही है। तो आप थोड़ा याद कीजिए, डेल्टा y की अगर हम बात करके देखें तो ये आप उस मोमेंट पर जो उसका डेरिवेटिव है जिस टाइम पर पूछा जा रहा है और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना डेविएशन हमने x के अंदर किया है। फिर से पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। s be the square of the sides of length x, ये x आता है, ये भी x आता है, तो ये हो गया एरिया। तो स्क्वायर बी द स्क्वायर, s be the square with sides। अच्छा, इसका नाम s है, एरिया नहीं स्पेसिफाई किया है, ठीक है। s be the square with the side of length x, we approximate the change in the area of s। okay, now the area of s, let's represented by a, that is x square, और approximate the change in size of, तो यानी ये आपके पास से एरिया के अंदर चेंज बताया गया, दिस इज डेल्टा एस। ठीक है, चेंज इन द साइज ऑफ द एरिया। ठीक है, ऑफ एस ये गिवन है हमें कितना, एच इंटू डी ए बाई डी एक्स और एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ए के बारे में कुछ बताया, व्हाट इज ए, व्हेन द साइज आर चेंज फ्रॉम एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच। तो एरिया हो गया अपने पास इतना। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये 2x नॉट आ जाएगा आपके पास से पूरा, दिस इज डेल्टा एस, है ना। तो कितना परसेंट चेंज हुआ है जो पूछना चाहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर इन आर अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन के अंदर कितना सारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, अच्छा देखो एक्स नॉट को चेंज किया गया है एक्स नॉट प्लस एच के साथ। तो आप बताइए कि जो अब एरिया होगा वो एक्चुअल में तो चेंज हो गया इसके साथ। हम बात कर रहे हैं कि भाई इतना चेंज हुआ है, बेसिकली दिस इज डेल्टा ए, जो ए के अंदर चेंजेस आया होगा वो इतना बन गया होगा। तो अब पूछा है कि भाई एरर कितना आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। एरर निकालना है तो आपको इस चेंज को इसमें से हम बात अगर करना चाहते हैं कि इतना चेंज आया है, और ए का जो पुराना वाला फॉर्मूला है दैट इज, वो पुराना वाला फॉर्मूला कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर, तो इनिशियली अगर हम ए नॉट की बात करें वो तो एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें डेटा बनाना होगा कि कितना चेंज इन एरिया की हम बात कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर इन आर अप्रोक्सीमेशन। सो अप्रोक्सीमेशन का ये फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं। डेल्टा एक्स कितना चेंज हुआ, एक्स प्लस एक्स नॉट के लिए एच आ गया, और जो एरिया का एक्सप्रेशन होगा उसका डिफरेंशिएशन, यही अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला यहाँ दे रखा है वही फॉर्मूला यहाँ आएगा। तो ये आया कितना वो देख लो, डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स नॉट रखेंगे तो ये आपके पास चेंज इन एरिया इतना बनेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर इन आर अप्रोक्सीमेशन, देखो ये एग्जैक्ट चेंज है, ये एग्जैक्ट चेंज है आपके पास से, और इतना इसके अंदर चाहिए, ये हमने क्या किया है, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन। तो अगर हम चाहते हैं एरर निकालना तो एरर कैसे कंप्यूट होगा, कि एक्चुअल क्या है, मतलब कि कितना आपने उसके अंदर डिविएशन देखा और एक्चुअल क्या है उसके हिसाब से निकल के आएगा।
तो एरर अगर हम यहाँ बनाना चाहें कि एरर की कंप्यूटेशन कैसे देखी जाएगी, सो कितना वो चेंज होना चाहिए। यहाँ अगर आप ए को देखेंगे तो ये बनेगा आपके पास है एक्स नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स नॉट प्लस एच होता है। एक्स नॉट का स्क्वायर ही ए नॉट है। तो ए नॉट अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ से, तो चेंजेस कितना आया है वो हम देख लेते हैं। चेंजेस ये डेटा दिख रहा है एक तो, इसका एरर आपको दिख गया, एरर कितने का बन रहा है। ठीक है, देखिए आप चाहें तो मैं इस बात को पूरे को समझा देता हूँ। देखो, एक तो होता है कि आपको अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पूछी जा रही है, वो इस फॉर्मूले से आती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। एरर मतलब ये होता है कि एक्चुअल से अप्रोक्सीमेटेड के बाद डिफरेंस कितना है, कितने की एरर। जैसे सोचिए कि एक नंबर हम 15 के आसपास कुछ चेंजेस कर रहे हैं और वो नंबर जो मॉडिफाई होके आता है 15.13 आता है एक्चुअल, और अप्रोक्सीमेशन से अगर हम 15.1 तक पहुंच गए तो वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। तो 15.13 एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी, पर हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया तो हम 15.1 तक पहुंचे। तो फिर एरर कितनी हुई, 15.13 था और 15.1 अप्रोक्सीमेशन से आया, तो एरर होगी दोनों का डिफरेंस, यानी 15.13 माइनस 15.1 यानी 0.03। तो ऐसे ही ये हमारा अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, इसके अंदर ये अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू है, जितना हम चेंजेस ले रहे हैं, और ये पुराना है, तो ये बना हमारा एरर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एरर। इतना फर्क पड़ रहा है एक्चुअल में, अब ये नया आना चाहिए था, पर हमने बोला कि नहीं इतना ही इंपैक्ट आएगा, इसको ही कंसीडर किया पुराने वाले के अंदर, तो ये आपका एरर जनरेट होगा, दैट इज ए स्क्वायर। सो विल मार्क इट एज ए इज द आंसर। तो मतलब एरर को हम क्या बना रहे हैं, किसको एरर कहा जा रहा है, एरर इज एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। दिस इज वैल्यू, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो आपके पास एक्चुअल क्या बन गया, एक्स नॉट प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने पास है ही सही, ये स्टार्टिंग का, और इसके अंदर इतना और वेरिएशन आ जाएगा बिकॉज दिस इज डेल्टा ए, दोनों को घटाते हैं, सो वी जस्ट हैव एच स्क्वायर इज द आंसर। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू sin x प्लस cos स्क्वायर x इज 0 एट द पॉइंट वेयर। स्लोप कहां पर 0 होगा, यानी डिवाइड बाय dx की कहानी है कि भाई कब ये 0 बनेगा। सो 2 cos x आपके पास से आता है, cos x का डेरिवेटिव है sin x, हम cos x कॉमन भी ले सकते हैं और यहाँ से 1 माइनस 2 sin x में लिखा हुआ। अब अगर हम a की बात करते हैं तो x इक्वल टू पाई बाय 4, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इससे तो 0 नहीं आने वाला। देखो b पर बात करते हैं तो बात बन जाएगी, पाई बाय 2 आप रखोगे तो 0 आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 आती है। पाई पर बात बनेगी तो 0 बनेगा क्या, पाई पर भी 0 नहीं आने वाला, दिस इज ऑल्सो नॉट 0, सो बी इज द करेक्ट आंसर। 90 डिग्री पर ये 0 बन जाएगा, जो कि हम चाहते। ठीक है, चलिए। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट at स्क्वायर कॉमा at क्यूब ऑन द कर्व इज। टेंजेंट की इक्वेशन इतनी है तो आप सीधा इसको आके डिफरेंशिएट करेंगे, 2ay डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर आता है। सो डिवाइड बाई dx यू आर हैविंग एज 3x स्क्वायर 2ay, द पॉइंट इज at स्क्वायर कॉमा at क्यूब। फिर डेटा आपके पास से बनेगा, 3 आता है, at स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 2ay आता है आपके पास से, at क्यूब आता है। x आपके पास लिखा है at स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2ay है आपके पास से at क्यूब, 3a स्क्वायर t पावर 4, 3a स्क्वायर t पावर क्यूब, इट इज कमिंग एज t। ठीक है, अब आ रही है आपके पास से टेंजेंट, y माइनस at क्यूब इज इक्वल टू t एंड x माइनस at स्क्वायर। दिस इज द आंसर। at क्यूब से at क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप थोड़ा देखें, सो at क्यूब, t अपने पास डेटा बना, और x माइनस at क्यूब। डिफरेंशिएशन एक बार थोड़ा रीचेक करें, टेंजेंट हमें निकालना था। t आया आपके पास, y माइनस at क्यूब, यहाँ पर t आता है, x माइनस at स्क्वायर। तो ये डेटा अगर आप बनाएंगे तो यही इक्वेशन आ रही है अपने पास।
जी। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है। सो 2ay डिवाइड बाय dx 3x का स्क्वायर डिवाइड बाय dx 3x स्क्वायर अपॉन 2ay 80 स्क्वायर 380 स्क्वायर। कैलकुलेशन देखो एक बार कहीं पर। हाँ, ये मिस्टेक हो गया ना, देखो लिखते लिखते गलत हो जाए कैसे, क्यों मिस कर दिया? यहाँ 2 से 3 कैसे मिस हो गया? यहाँ तो 2 ही रहेगा ना, तो डेटा ही चेंज हो गया है पूरा। यहाँ पर 2 रहेगा तो आपके पास से 3/2 t रहता है, सो दिस इज 3/2 t। 2 आपके पास से 2 रहेगा 80 क्यूब। अब ये सोचो एग्जाम में हो गया तो एग्जाम में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमारे क्या होता है फिर थोड़ा टाइम चला जाता है इधर उधर, कि 2-3 मिनट निकल गए। प्रैक्टिस शुड बी द की। उसके बाद भी मतलब कुछ चीजें तो है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ह्यूमन, वो तो एक्सपेक्ट तो रहना ही वाला है। और अब इसके बाद सामने भेज देते हैं इसको, है ना। 80 क्यूब, दिस इज द आंसर। 3tx minus 2y 3tx minus 2y equal to 80 क्यूब, दैट्स प्रिसाइजली द ए इज द आंसर। ठीक है। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा जी, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Number of equation of the normal of the curve at the point x equal to 2। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू आपके पास है 8 - 8 + 4 यानी 4 आती है। चार और 3 12 आता है आपके पास से, और ये 8 आता है, डेटा आता है 4। ये हो गया टेंजेंट का स्लोप। तो आप बताइए नॉर्मल का स्लोप क्या बना? -1/4। ये 2,4 है तो y - 4, यहां से डेटा आपके पास आता है x + 4y = 18 आता। दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स प्रिसाइजली द ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी थीटा में, ये भी थीटा में है। डिवाई बाय dx हम लिख सकते हैं डिवाई बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। डिवाई बाय d थीटा आपके पास से आएगा, a का 0 हो जाएगा, यहां से साइन थीटा बनेगा, और आपके पास है 1 - cos थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू π/2 है, आपके पास से डेटा बनाने जाइए, ये 1 आता है, ये 0 आता है, द फाइनल आंसर इज 1। सो टेंजेंट का स्लोप 1 आता है, नॉर्मल का स्लोप आपके पास से -1 है। ठीक है। नॉर्मल का स्लोप आपको बताना है तो आप बनाइएगा, पॉइंट निकाल लीजिए पहले।
when थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी आप देखिएगा, a पाई बाय 2 माइनस 1, और y डेटा अगर आप निकालेंगे तो cos की वैल्यू फिर 0 बनेगी, cos 90 0 बनता है ना। अब हम यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल y माइनस a टाइम्स, यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप है -1, x माइनस a टाइम्स, ठीक है, ये डेटा आ गया आपके पास। डेटा आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू a पाई बाय 2। दिस इज द आंसर। अरे स्लोप ही पूछा था, चलिए स्लोप तो यही आ गया आपके पास से, -1 इज द फाइनल आंसर, दैट्स आंसर सी। इक्वेशन हमने कंप्यूट कर दिया, आपको पूछा सिर्फ इतना था कि स्लोप क्या होगा। तो इससे क्या हुआ, टेस्टिंग हो गई, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है स्टूडेंट के अंदर चेक कर लिया, यहीं पे क्वेश्चन हो गया था, इसमें पॉइंट वगैरह निकाल के नॉर्मल भी निकाल सकते हैं ना। आगे की बात, coordinates of the points on this curve where the tangent is inclined at an angle of pi by 4 to the x-axis। अब बताइए टेंजेंट अगर pi by 4 पे इंक्लाइंड है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है, यानी जो डिवाइड बाय dx आने वाला है वो 1 आएगा, दिस शुड बी 1। तो आपके पास है 0 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि डिवाइड बाय dx जो है ना वो हम लिख सकते हैं डिवाइड बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। साइन थीटा आता है 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास से आता है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट द पॉइंट। अब हमें थीटा निकालना है, थीटा पता चल जाएगा तो यहाँ से पॉइंट्स निकल जाएंगे, जीए बिहेवियर अपने पास निकल के आया कि साइन थीटा की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। अभी कौन सा ऐसा डेटा है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है वो हमें देखना है। तो अगर हम देखें तो इसका एक सोल्यूशन तो मुझे दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दिख रही है, साइन 90 1 बन जाएगा, कॉस 90 0 बन जाएगा, एक डेटा तो ये है। पाई अगर रख के देखता हूँ, पाई भी मुझे इसका सोल्यूशन नजर आता है, आप देखिए पाई साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, 1 और -1 आपके पास है, डेटा यहां से भी बन जाता है ना। चलिए, तो हमें दो सॉल्यूशंस दिखते हैं। 90 वाले के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हमारे पास से x का वैल्यू बनता है a पाई बाय 2 प्लस 1, और y आपके पास से आता है 1 माइनस 0, दैट इज a। पाई वाले से आप बनाएंगे तो x की वैल्यू फिर आपके पास से a टाइम्स पाई प्लस 0 आती है, यानी a पाई बनता है, और y की वैल्यू 0 आती है, 1 माइनस -1 2a आता है। पॉइंट आता है a पाई अपॉन 2a होता है। ये डेटा आता है a टाइम्स पाई बाय 2 प्लस 9, दिस इज सी ऑप्शन। और कौन सा ऑप्शन बनाना है, बस ये बाकी मैच नहीं हो रहे, सी इज द फाइनल आंसर। ऐसे और भी पॉइंट्स आएंगे, और भी डेटा आ सकते हैं। सो दो पॉइंट्स तो हमें दिख ही रहे हैं जिसके ऊपर लाई करते हैं, है ना, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके हमें दिख रहे हैं, ठीक है, मार्क कर लीजिए इन सबको। आइए, कंसिडर द कर्व रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन, जहां पर x की वैल्यू टी क्यू 4t स्क्वायर माइनस 3t से y का क्वाड्रेटिक में दे रखा है। H denotes the number of points on the curve where the tangent is horizontal and V denotes the number of points where tangent is vertical, ठीक है। तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिपेंड करती है डिवाइड बाय dx का एक्सप्रेशन क्या है। डिवाइड बाय dt आप बनाएंगे तो आपके पास से आता है 4t प्लस 3 आता है, और यहां से आता है 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 3 आता है। अब आप सोचिएगा, हम पहले ये बात कर लेते हैं कि डिवाइड बाय dx 0 कब बनेगा। तो वो हमें मिल गया है t की वैल्यू -3/4 पर, और यही वैल्यू इन्फिनिटी कब बनेगी, जब इसका क्वाड्रेटिक का वैल्यू 0 आएगा। क्योंकि इसका d ग्रेटर देन 0 है तो 2 वैल्यूज तो यहां बन जाएंगी, और एक वैल्यू यहां आने वाली है। h की वैल्यू 1 हो गई और v की वैल्यू 2 हो गई अपने पास से, ठीक है, दोनों डेटा आ चुके हैं अपने पास। सो विल मार्क विच ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। तो आप यहां से d ग्रेटर देन 0 से दोनों अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो, है ना, तो दो वैल्यूज आ जाएगी। चलिए, गोइंग फॉरवर्ड, लाइन टच करता है इस कर्व के ऊपर, कौन से पॉइंट के ऊपर टच करता है वो हमसे पूछा जा रहा है।
आप एक काम कीजिए, यहीं से dy बाय dx निकालिए इसका। dy बाय dx आपके पास से b आता है, e टू दी पावर यही रहेगा, और -1 बाई a भी आएगा। टेंजेंट का स्लोप निकाला, थोड़ा देख रहे हैं क्या डेटा बनता है, e टू दी पावर -x बाई a। x इक्वल टू x नॉट की बात हो रही है, और यहां से भी हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला, इसका स्लोप कितना है, -b बाई a। ये भी आया -b बाई a, दोनों जगह -b बाई a लिखा है, यानी e पावर x नॉट बाई a की वैल्यू 1 आती है, 1 को e पावर 0 लिख सकते हैं, यानी x नॉट ही 0 आ जाएगा आपके पास। x नॉट 0 है, यानी x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 0 है। फिर हम पहुंचते हैं y कोऑर्डिनेट के ऊपर, b टाइम्स e टू दी पावर -x नॉट, 0 a। तो यहां से x नॉट 0 हो गया है, तो डेटा आपके पास से b आ गया है। पॉइंट आपके पास से अगर हम लिखेंगे तो आता है 0, b इज द पॉइंट, 0, b। दैट्स द c इज द करेक्ट आंसर। सो विल मार्क c इज द करेक्ट आंसर। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Number of if the tangent to the curve y2 y cube equal to ax square plus x cube be the point a comma a, cut off intercept p and q on the coordinate axis where p square plus q square is equal to 61। तो आपसे पूछा गया, यहाँ आप गए 6y square divided by dx, ये कर्व है, 2ax प्लस आपके पास से 3x का स्क्वायर आता है, तो टेंजेंट टू द कर्व आपको निकालना है 2ax प्लस 3x का स्क्वायर अपॉन 6y का स्क्वायर। पॉइंट इज a comma a, 5a square 6a square, the answer is 5/6। द टेंजेंट का स्लोप आ गया, तो टेंजेंट इस कर्व पे निकाली गई, ये रही, इसके इंटरसेप्ट p एंड q आते हैं। बताइए क्या बनेंगे, इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन क्या है, x बाई p प्लस x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमें पता था, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे हमें स्लोप्स पता है तो आप पॉइंट्स भी लिख सकते हो टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली, y माइनस a इज इक्वल टू 5/6 एंड x माइनस a। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहो उससे बना सकते हो बात, 6y माइनस 6a इज इक्वल टू 5x माइनस 5a। ये आता है 5x माइनस 6a, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, माइनस a आता है, x आता है माइनस a बाई 5 है, y आता है a बाई 6 है, डेटा 1 आता है, ये आया आपके पास। अब आपको एक वैल्यू p है और एक वैल्यू q है, p की वैल्यू माइनस a बाई 5 आता है, q का वैल्यू a बाई 6 आता है। अब ये रिजल्ट हमारे पास है, a स्क्वायर बाय 36, द डेटा इज 61, ये डेटा अपने पास आता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम रीअरेंज करते हैं, देखते हैं क्या क्या बात बन पाती है। तो 25 इंटू 36 आपके पास से आएगा, डेटा बनेगा 36 प्लस 25,
इज 61। ये ऊपर 61 चला जाएगा। वी आर हैविंग ए स्क्वायर एज 5 स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर है। ए का वैल्यू आपके पास है प्लस माइनस 5 इंटू 6। सो वी आर मार्किंग द आंसर्स एज ए एंड डी। तो डी इज द फाइनल आंसर, क्योंकि उसके अंदर दोनों ऑप्शन एक साथ दिए हुए हैं प्लस माइनस 30। ठीक है, तो ये दोनों नहीं, दोनों ही हमारे आंसर्स आएंगे प्लस माइनस 30। सो विल मार्क डी एज द करेक्ट आंसर। The sum of intercept made by this tangent at the point 4, 4 on coordinate axis। डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको 2 रूट एक्स आप लिख सकते हैं, यहां से आपके पास है 1/2 रूट वाई आप लिख सकते हैं। डिवाइड बाय डी एक्स आता है तो डेटा 0 आता है। पॉइंट आपके पास से 4 है, वाई की वैल्यू भी 4 है। 1/2 टाइम्स 2 बनता है आपके पास से, 1/2 टाइम्स 2 बना आपके पास से, डिवाइड बाय डी एक्स आपके पास से आता है। तो डिवाइड बाय डी एक्स का डेटा आप बनाने जाएंगे तो इस कमिंग एज -1। कितना आता है? -1 आता है। सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय दिस। अब आइए टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। y - 4 इज इक्वल टू -1 x - 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आता है, x बाई 8 आता है, y बाई 8 आता है, इज इक्वल टू 1। सम ऑफ इंटरसेप्ट अगर हम निकालना चाहते हैं तो 8 प्लस 8 की वैल्यू 16 आती है। एक सेकेंड। सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय दिस एट पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हम चाहते हैं। और 16 अगर आप देखेंगे तो ये यही होता है, टू रूट 256। रूट 256 का अंडर रूट लेते हैं तो वो 16 आता है। दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। सो विल मार्क डी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिफरेंशिएशन किया, पॉइंट रखा, आगे बढ़ाया, बात बताई। जी आगे पढ़ते हैं। जो कर्व है कट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट एट एन एंगल। किस पॉइंट पर कट करते हैं, उनके बीच का एंगल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा था। पहले तो दोनों को सॉल्व करना होगा। जैसे यहां से हम वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, ये बनेगा 8x का स्क्वायर, ये है 8y का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8 आता है। एलसीएम ले लिया, ये है 8x का स्क्वायर, ये है 18, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 5। दो हटा दो सब जगह से। 4x का स्क्वायर आता है 9 आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5, 9 इंटू 8 आता है 72। चलिए बनाते हैं। नो 4 13x का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास से 45 प्लस 72। तो अब आप देखिए 13 से कितनी बार कैंसिल होगा, शायद 9 टाइम्स कैंसिल होता है। सो वी आर हैविंग एक्स एस प्लस -3। तो वाई स्क्वायर आप निकालेंगे तो 9 - 5 करते हैं तो 4 आता है। तो वी आर हैविंग पॉइंट्स एस प्लस -2। तो हमारे पास एक नहीं, यहाँ पर ये दोनों कर्व 4 जगह पे कट करते हैं। ये तो इलिप्स है और दूसरा वाला जो है वो एक हाइपरबोला है। उनमें से हम किसी एक पॉइंट पर निकाल लेते हैं, क्योंकि सब सिमेट्रिक है, दोनों कर्व सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। तो किसी एक पॉइंट पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। एंगल्स के बीच का, इंटरसेक्टिंग कर्व्स के बीच का जो एंगल होता है वो सेम होता है जब उस पॉइंट पर उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इट इज 2x, यहाँ से 2y, और ये आता है डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो द फर्स्ट टेंजेंट का इक्वेशन डिवाइड बाई डी एक्स में लिखना गया अगर यहाँ से, तो मेरे पास ये x बाई वाई आता है। So the point is 3, 2. The slope will come as 3/2. Similarly, the second curve is x square by 18, y square by 8 is 1. यहाँ से आता है x by 9 plus y by 4 divided by dx and it is 0. यहाँ से आपके पास आता है आएगा -4x अपॉन 9 टाइम्स y। ये आता है 3, 2 आपके पास से आता है, -4/9 आता है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से भी 3 आता है, माइनस आता है 2/3।
2 आएगा, 3 आएगा। ये आ गया आपके पास से सेकंड वाली टेंजेंट का स्लोप। अब आगे की बात सुनिएगा, हमारे पास m1 भी आ गया है, m2 भी आ गया है। देन देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ व्हिच वी कैन राइट tan थीटा एज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, उस डेटा से हम बना सकते हैं। वैसे अगर हम देखें यहां से तो दोनों का प्रोडक्ट ही -1 आ रहा है। m1 इंटू m2 अगर हम करके देखें तो हमारे पास 3/2 इंटू -2/3, so it is coming as -1। So theta is coming as 90 degree. So we'll mark C as the final answer. ठीक है, तो इससे C इसका आंसर फाइनल मार्क कर देंगे। Okay guys? The lines tangent to the curve at origin intersect at an angle of theta. तो line tangents to the curve at origin intersect at an angle theta. देखो लाइंस बन रही है, टेंजेंट कौन सी, दोनों कर्व्स के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन इन दोनों कर्व्स को सेटिस्फाई करता है, तो पहले दोनों की टेंजेंट्स निकाल लेते हैं, उनके बीच का एंगल भी निकल जाएगा। यहाँ से आएगा 3y का स्क्वायर y डैश, यहाँ से 2x है, y बनेगा, x का स्क्वायर है, y डैश रहेगा, 5 रहेगा, y डैश रहेगा, 2 रहेगा। x और y दोनों को हमने 0 0 ले लिया, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, 5 आता है। पहले वाली जो टेंजेंट है उसका स्लोप आ गया 2/5। दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 4x का क्यूब, 3x का स्क्वायर y स्क्वायर, x क्यूब आता है, 2y y डैश, 5 प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, 0 0 0, 5 2 टाइम्स y dash 0. So we are having the second slope as minus of 5/2. दोनों का अगर हम स्लोप निकाल के देखें, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, इट इज 2/5 एंड वी आर गेटिंग -5/2, मल्टीप्लाई -1 आता है, तो उनके बीच का जो एंगल रहेगा दे विल बी एट राइट एंगल। दोनों टेंजेंट्स गिवन कर्व्स की जो टेंजेंट से ओरिजिन पर ड्रॉ की गई उनके बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है। सो वी विल प्रिसाइजली मार्क डी एज द फाइनल आंसर। Consider the tangent at point P with the parameter t on the curve meets the curve again at point Q. इसके इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, वो वापस से कर्व को मिलती है Q पॉइंट के ऊपर, तो Q के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। X को आप लिख सकते हो 40 स्क्वायर प्लस 3, Y को आप लिख सकते हो दिस डेटा। डिफरेंशिएट करने के चले गए हम, dx by dt आपके पास से आता है 8t, डिवाइड बाय dt में भी आप चले गए, आपके पास से आता है 24t स्क्वायर। टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, दैट विल बी डिवाइड बाय dx, जो दोनों का आप रेशियो ले सकते हैं, डिवाइड बाय dt अपॉन dx बाय dt। ठीक, आइए 24t स्क्वायर अपॉन 8t लिखा हुआ है, आपके पास से 3t बचेगा। बारी है टेंजेंट को लिखने की, तो टेंजेंट हम लिखेंगे y माइनस 8t क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3t x माइनस, जनरल पॉइंट्स के ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली। ठीक है, चलिए सो सिंप्लीफाई करें, लेट्स सी। ये 90 आता है आपके पास से, ये आ जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, y इक्वल टू 3tx माइनस 4t क्यूब माइनस 9t माइनस, आपके पास से 1 और उधर जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, ये आपके पास है टेंजेंट आएगा। अब क्या हुआ है कि ये जो टेंजेंट है, P पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाई, ये वापस से कर्व को मिलती है कहां पर, Q पॉइंट पर। तो पूछा जा रहा है कि आप Q के कोऑर्डिनेट बताइए, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मतलब ऐसा हुआ है कि यहाँ पर ऐसा है, ये आपके पास से P पॉइंट है, इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये वापस से कर्व को आके Q पर मिल गया है। होता ऐसा है कि जब ये दो पॉइंट्स तो इसके यहाँ पर सेम ही हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टचिंग पॉइंट है इसलिए, और एक पॉइंट आपके पास यहाँ x3 आता है, तीसरा पॉइंट यहाँ है। तो जहां पर भी कोई लाइन एक कर्व को टच करती है, वैसे थोड़ा लाइन ऊपर होता तो कोड बनता, दो अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, टेंजेंसी वो स्पेशल केस है जब ये दोनों रूट्स इक्वल आ जाते हैं। कर्व की इक्वेशन हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी, उस हिसाब से थोड़ा अगर हम इसको देखें कि कैसे इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाए, हमें थोड़ा कर्व की इक्वेशन को देखना चाहता हूँ।
कर्व की इक्वेशन के हिसाब से देखें तो ये x माइनस 3 को हम 4t का स्क्वायर दे रखा है, और y को अगर हम देखते हैं तो y प्लस 1 की वैल्यू 8t का क्यूब है, यानी ये लिखा हुआ है 2t का स्क्वायर और ये दिया हुआ है 2t का क्यूब। बस इक्वेशन को थोड़ा देख रहे हैं कि हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ 2t का स्क्वायर है और ये 2t का क्यूब है। तो अगर हम इसका क्यूब कर दें और इसका स्क्वायर कर दें तो बात बन जाएगी, t एलिमिनेट हो जाएगा। यही बात है ना भाई, अगर यहाँ क्यूब करेंगे तो पावर 6 आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर पावर आपके पास 6 बन जाएगा। तो हम इसका तो करते हैं क्यूब और इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो हमारे पास 2t की पावर 6 दोनों साइड से आ जाएगा और आपके पास डेटा बनेगा x माइनस 3 का होल क्यूब y प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। ये अपने पास से कर्व की इक्वेशन आती है। ठीक है, ये अपने पास से कर्व की इक्वेशन आती है। और एक और स्मार्ट तरीका यहाँ पे जो दिख रहा है इक्वेशन को लिखने के बाद, कि हमारे पास भी यहाँ पर y प्लस 1 लिखा हुआ था, y प्लस 1 विल फॉर्म इक्वेशन लाइक दिस इज टेंजेंट। तो y प्लस 1 ये डेटा आपके पास आ गया। अब क्या होगा, किस किस को सॉल्व करूंगा मैं, कर्व को और टेंजेंट को। ये कर्व है, वो टेंजेंट है, तो आ जाइए सॉल्व करने के लिए। x माइनस 3 का आपके पास से होल क्यूब आता है, ये रहा y प्लस 1 चाहिए, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो ये डेटा है आपके पास से 3t x माइनस 4t क्यूब माइनस 9t, इसका आएगा स्क्वायर। ये बनाइए आप, यहाँ से तो देखेंगे तो यहाँ से एक्स क्यूब आता है। अब हमारे पास बात है भाई, आया तो क्यूबिक है, 3 रूट्स होंगे जिसमें 2 रूट्स तो सेम होंगे और बराबर होंगे, वो जानते हैं, जिस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की ना T1 वाले पॉइंट के हिसाब से, इसी वाले T के हिसाब से जो A पॉइंट हमने अज्यूम किया है, दिस इज आर A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। अब Q हमें निकालना है, तो या तो हम सम ऑफ द रूट से निकाल दें या फिर हम उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकालें। सम ऑफ द रूट से अगर निकालने जाते हैं तो आप देखिएगा आपके पास से यहाँ पर सबसे पहले 3c1 बनेगा, यानी 3 आएगा, और यहाँ बन जाएगा x का स्क्वायर, और एक 3 और बनेगा। बाकी आपके पास से बहुत सारी टर्म्स आएंगी, कांस्टेंट वगैरह की भी आएंगी। यहाँ से बनेगा 9t का स्क्वायर और x का स्क्वायर भी बनेगा, बाकी और भी यहाँ पर टर्म्स वगैरह आने वाली है। मुझे एक ही चीज से मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, इसको इधर लेकर आऊंगा, यहाँ भी 9 लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ये अब इधर जाएगा तो डेटा बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक x का कॉफिशिएंट होगा और एक ये यहाँ पे इसके 3 रूट्स आएंगे, एक x1 होगा, एक x2 होगा और एक x3 होगा। हमें पता है कि x1 और x2 बराबर है, और वही है जो यहाँ है, कितने 4t स्क्वायर प्लस 3। तो अब यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स निकाल देंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 9 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर। ये डेटा है आपके पास 4t स्क्वायर प्लस 3, 4t स्क्वायर प्लस 3 प्लस x3 इज 9 प्लस 9t स्क्वायर। तो आप देखिएगा 4t स्क्वायर विल बिकम 8t स्क्वायर, तो 8 है वहां 9 है, आपके पास से डेटा बनेगा t स्क्वायर। 3 और 3 6 आते हैं आपके पास से, और वहां पर भी आपके पास से 9 लिखा हुआ है, सो विल मार्क दिस एज 3। x3 की वैल्यू आती है t स्क्वायर प्लस 3, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास से आएगा t स्क्वायर प्लस 3, ये उसका x कोऑर्डिनेट होगा। और y कोऑर्डिनेट आप टेंजेंट से निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो कर्व से निकालना तो मुश्किल है, यहां से हम निकाल लेते हैं कि y3 क्या इक्वेशन बताएगा, वो देखिए आप। 3t y प्लस 1 y3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3t x3 माइनस 4t क्यूब माइनस 9t। आप इसके अंदर रख दीजिए इस डेटा को, और फिर हम देख लेते हैं कि y3 का कितना डेटा है। वही हमारा आंसर होगा। अभी x कोऑर्डिनेट कौन कौन से ऑप्शन में मैच हो गया है, डी तो गलत है, टी स्क्वायर प्लस 1 ये भी गलत है, टी स्क्वायर प्लस 3 इसमें है और इसमें है, यानी इन दोनों में से एक आंसर है। अब आप ये डेटा यहाँ रखिए, तो आपके पास से y3 का डेटा बनेगा, मैं खुद ही लिख देता हूँ, ये 3t क्यूब बनेगा, 3t स्क्वायर 3t क्यूब, और यहाँ माइनस 4t क्यूब है, तो माइनस t क्यूब बनेगा एक, तो माइनस टी 3t क्यूब 4t क्यूब माइनस t क्यूब, और यहाँ पर 3 बनेगा, 3t स्क्वायर आएगा एक, है ना, 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर भी आपके पास है। एक सेकेंड, तो x3 की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ 3 है, और ये 90 बनेगा, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज y3।
and this is we are getting B. So we are getting B as the final answer. तो ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्लास में हमने इसके जैसे 3 क्वेश्चंस किए सेम प्रोफाइल के ऊपर। तो T1 पर P पर टेंजेंट है, Q पर आके मिला है। सबसे पहले तो टेंजेंट लिखी, क्योंकि कर्व के साथ ये मिल रहे हैं तो कर्व की इक्वेशन निकालनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा ध्यान से देखा, 3 को उधर ले गए, 1 को उधर ले गए, तो 4t स्क्वायर और 8t क्यूब क्या है? 2t का स्क्वायर और 2t का क्यूब है। एक्स और वाई में हमें रिलेशन चाहिए, टी को एलिमिनेट करना है, तो एक तरफ इधर क्यूब किया, इधर स्क्वायर किया, तो एक्स और वाई में हमारे पास रिलेशन आ गया। फिर यहां से डेटा देखा तो वाई प्लस सॉल्व करना है दोनों को, तो वाई प्लस 1 की वैल्यू यहां रख दी। हमें पता है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर रूट्स बराबर आ जाएंगे, तो वो जो डेटा था हमारे पास, ये दिस वाज द कैच। जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट लिखी है, दोनों रूट्स तो उसके बराबर आ जाएंगे और इसी के बराबर होंगे। सम ऑफ द रूट से तीसरा वाला रूट निकाल दिया। अब y3 निकालने के लिए कर्व के पास नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वगैरह आएंगे तो फिर डिसाइड करने में दिक्कत आएगी, प्लस ले या माइनस ले। लाइन से निकालते हैं इस बात के लिए। ये मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था कि लाइन से निकाला करो। लाइन से निकालोगे तो फिर इजी रहता है, तो यही की वैल्यू आती है। वी आर गेटिंग बी एज द फाइनल आंसर। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा जी, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है। एक्सक्लूसिव जेई में जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई में इसमें फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेई में, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व y इक्वल टू 8x और यहाँ पर है 0.2,4। पहले चेक कर लो 2,4 लाई कर रहा है इनके ऊपर। अच्छा, पॉइंट पहले ही स्पेसिफाई कर दिया तो आसान कर दिया है। 2y y डैश की वैल्यू आपके पास से 8 आती है, y डैश की वैल्यू 4/y आता है। दिस पॉइंट इज 2,4। 4 आपने लिखा, 1 आता है। ये आपके पास से फर्स्ट का आ गया है डेरिवेटिव। y डैश आपके पास से x/2 आता है, x की वैल्यू 2 है, यहां से वैल्यू 1 आती है। तो दोनों पैरेलल है, दोनों बराबर होंगे, थीटा इज 0। दोनों स्लोप बराबर है, इसका मतलब क्या है, थीटा ही 0 डिग्री आ जाएगा। तो पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि कट ऑलरेडी कर रहे थे। देखो स्लोप बराबर है तो 2 केस होते हैं, या तो पैरेलल होंगे या फिर बिल्कुल सेम कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, पैरेलल लाइन तो मिलती ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर होगा यही कि ये दोनों की टेंजेंट इस पॉइंट पर सेम आ जाएगी और उनका एंगल कितना हो जाएगा, 0। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ऑफ दिस कर्व आपको निकालना है। देखो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला आता है y1/m, जितना मुझे याद है। आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए, 2x आता है, x की वजह से y आता है, xy डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3 है। -1/5 आपके पास था, ये आपके पास है। दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप।
आपके पास आपको मॉड लेना है, so we are having this as 15. The C is the correct answer. आगे चलते हैं। अगला पूछा गया है कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल आपके पास से आता है, इसका फॉर्मूला होता है y sec थीटा, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका आता है y1 cosec थीटा, ये y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर। ये फॉर्मूलेस मैंने आपको याद करने को बोले हुए कि याद रखा करो इन्हें। अब क्या हुआ है कि जब आप इसको लिखने जाएंगे ना, तो ये आपके पास से एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम आ जाएगा। हमें दोनों का रेशियो लेना है। व्हेन वी टेक द रेशियो, और इसका फिर स्क्वायर भी होगा, ये दोनों कट जाएंगे, फिर यहां से आपके पास से एम स्क्वायर आता है। अब एम स्क्वायर के लिए हमें दो बातें निकालनी। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आपके पास से y1 बाय एम आता है, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपके पास से y1 इंटू एम आता है। तो हमें अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना, हमें चाहिए कितना, एम स्क्वायर। तो आपको सब नॉर्मल को डिवाइड करना होगा सब टेंजेंट के साथ। सब नॉर्मल को यानी y1 इंटू एम शुड बी डिवाइडेड बाय y1 बाय एम, सो आई गेट इट एज एम स्क्वायर। तब ये इक्वल बन जाएंगे। तो आप देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास से। लेंथ ऑफ नॉर्मल लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर is equal to length of subnormal length of subtangent. This should be the formula. Length of subnormal upon length of subtangent, that is A is the answer. ठीक है, जो फॉर्मूले हैं फॉर्मूले रख दीजिए, ऑटोमेटिकली इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व सबटेंजेंट और सबनॉर्मल का इज इक्वल टू क्या होने वाला है। ये आपके पास है सब टेंजेंट यानी y1 अपॉन m आता है, सब नॉर्मल y1 इंटू एम होता है, यहां से y1 का स्क्वायर आता है, तो ये ऑर्डिनेट का स्क्वायर आ जाएगा उस पॉइंट पर, ऐसा हमें दिख रहा है। सो इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, सो इट इज स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। सो वी आर मार्किंग डी एज द करेक्ट आंसर। तो गाइस पहले इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। क्या है एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स जो दी गई है, वो सरफेस एरिया, ए सरफेस एरिया की बात हो रही है। यहाँ लिखा है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब हो गया आपका डीवी, तो फिर वो बनेगा आपके पास है डीवी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। वी का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब आप डीवी बाई डी आर यहाँ लिखने जाएंगे, तो आपके पास से 4 पाई आर का स्क्वायर आता है। तो चेंज इन वॉल्यूम का जो बात है वो बन रहा है आपके पास से 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, आर और आर नॉट में क्या डिफरेंस है वो बताया जा रहा है कि आर को चेंज किया गया आर नॉट से आर नॉट प्लस एच। आप मुझे बताइए डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर ही एच है। तो आपके पास से चेंज इन वॉल्यूम जो बन रहा है वो बन रहा है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये चेंज इन वॉल्यूम है। और ये हमें गिवन है किसके तरीके से वो देख लेते हैं, पहले ए निकाल लेते हैं। ये है सरफेस एरिया जैसा गिवन है, तो ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर नॉट की वैल्यू पे वैल्यू निकालनी है, और हमें इसका एक वैल्यू और निकालना है। डीवी बाई डी आर आपके पास से आता है 8 पाई आर, ये डेटा आपके पास और आता है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी हम बात करते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या है। एच इंटू आपके पास से ए नॉट आ जाएगा, एच नॉट का एच स्क्वायर अपॉन डी ए बाई डी आर, आर इक्वल टू आर नॉट। आइए ए का वैल्यू आर नॉट पे निकालेंगे तो बनेगा 4 पाई, ठीक, ये है एच स्क्वायर बाई 2, इसका डेरिवेटिव आपको ये पता है 8 पाई आर नॉट। अब ये क्या है ना, वी अप्रोक्सीमेट द चेंज ऑफ वॉल्यूम बाय दिस। ठीक है, ये है आपका चेंज ऑफ वॉल्यूम, इतना चेंज हुआ है। ठीक है, अब इस चेंज में अगर हम देखें तो एरर कैसे निकल के आती है वो आप देखिएगा। ये आना चाहिए था एक्चुअल फॉर्मूले के हिसाब से, तो वहां पर कुछ और डेटा भी हमें दिख रहा है। भाई अगर हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं तो बात यहाँ बनती है, भाई इस फॉर्मूले को यूटिलाइज हमें करना नहीं है। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम की हम जो बात कर रहे हैं वो ये है। तो जब एरर की बात होगी तब हम बात करते हैं एरर कैसे निकलता है, कि एक्चुअल क्या है और अप्रोक्सीमेशन से क्या आया।
तो एक्चुअल में अगर मैं जाता हूं एक्चुअल वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताइए। एक्चुअल वॉल्यूम बन जाएगा 4/3 4/3 पाई आर है आपके पास R0 प्लस एच का होल क्यूब, ये है एक्चुअल वॉल्यूम। 4/3 आपके पास से R0 का क्यूब आएगा, 3 आपके पास से R² एच आप बनाएंगे, 3R0 है, एच का स्क्वायर भी आएगा और एक एच का क्यूब भी आपके पास से आएगा। ये है इसका एक्चुअल वॉल्यूम जो आना चाहिए। हम इसको अप्रोक्सीमेट करके ये बना रहे हैं, हम इसको अप्रोक्सीमेट करके यहां बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर एरर कितना है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ये बनता है 4π/3 R0 का क्यूब है, 3 से 3 चला जाएगा, 4πR² H प्लस आपके पास 3 से 3 फिर चला जाएगा, 4πR0 है और H² आता है। याद रखिएगा ये चेंज ऑफ वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आया है। तो एक्चुअल वॉल्यूम तो ये रहा, दिमाग लगाइएगा, दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम मतलब शुरुआत में, और एक्चुअल में दिस इज चेंज ऑफ, एक्चुअल चेंज ऑफ वॉल्यूम ये है, एक्चुअल चेंज ऑफ वॉल्यूम ये डेटा है। अब बात है इन दोनों के बारे में कि भाई हम क्या बात बोल सकते हैं, तो देखते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें से दो टर्म्स तो सेम है। ये टर्म देखिए आप, 4πR²H, ये रहा 4πR²H, और वो भी 2 से 2 चला जाएगा, 4πR0 का स्क्वायर ये भी है। तो कहाँ है चेंज? दिस इज चेंज, दिस इज द एरर, ये मिसिंग है। तो ये तो आना ही आना है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, इसमें से दो टर्म तो आपकी मैच कर रही है, तो ये है एरर। सो दिस पार्ट इज द एरर एंड दिस पार्ट इज एरर, दैट्स द डी इज द आंसर। तो यहाँ अप्रोक्सीमेट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो ऑलरेडी गिवन था, तो हमें यहाँ पर ये अलग से कंप्यूट करने की पहली बात तो इसको जरूरत नहीं थी। अगर वो नहीं देते तो फिर हम इस वाले फॉर्मूले को यूटिलाइज करते। तो पहली बात तो इससे कंफ्यूजन खत्म करो, ठीक है, ये खत्म करो। मैं वापस से री एक्सप्लेन कर, कैलकुलस की हेल्प से हम डेटा को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा वाई को लिखा जा सकता है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये दिस कुड बी द वन ऑफ द पॉसिबल फॉर्मूला जिसके लिए हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में चेंज ऑफ वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेशन का बात बता रखा है, तो इसको हमने कंप्यूट करके रख लिया। अब एक्चुअल वॉल्यूम क्या आएगा वो हमने निकाला, ये होता है। अब इसमें चेंज ऑफ द वॉल्यूम क्या है भाई, ये तो पहले भी था अभी भी है, चेंज ऑफ द वॉल्यूम ये 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म सेम हो गई, तो जो बचा हुआ है वो एरर है। तो एरर आया आपके पास से डी पार्ट। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है,
पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई, मेरे दो पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। गोइंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। At the point P, the graph of y equal to x power n in the first quadrant is a norm. In the first quadrant, a normal is drawn. The normal intersect the y-axis at the point 0, B. फिर आपसे एक लिमिट पूछा है, n की वैल्यू पूछी जा रही है। y इक्वल टू एक्स पावर n है, हम पहुंचे यहीं पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए n टाइम्स x टू दी पावर n माइनस वन। पॉइंट है आपके पास है x इक्वल टू a, सो इट इज n a टू दी पावर n माइनस वन। ये आया आपके पास से टेंजेंट का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप आपके पास से आता है ये डेटा, माइनस वन अपॉन n a टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, ये डेटा आपके पास आता है। तो नॉर्मल का हमने स्लोप लिखा, माइनस वन अपॉन n टाइम्स a टू दी पावर n माइनस वन, डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रहा है। अब क्या हो रहा है, नॉर्मल इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस को। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। पॉइंट हमें बताइए, पॉइंट है a कोमा a टू दी पावर n, दिस इज पॉइंट P। सो नॉर्मल एट पॉइंट P, व्हाई दिस, नॉर्मल का स्लोप हमने लिखा x माइनस ए। अब थोड़ा ध्यान से, वाई एक्सिस की बात हो रहा है। अगर वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो फिर x की वैल्यू तो जीरो करनी पड़ेगी। तो y आ गया आपके पास है a टू दी पावर n माइनस माइनस प्लस, ये डेटा है, ये आया आपके पास y, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b। अब हमें समझाया जा रहा है कि भाई अब हम लिमिट लगाने वाले हैं a टेंड्स टू जीरो की। तब आपको ये बता करके बताना है कि n का क्या डेटा आने वाला है। ये 1/2 आना चाहिए। अब आप खुद सोच के बताइए कि जो b है, ये है b की वैल्यू, इस पर हम लिमिट जब लगाएंगे a टेंड्स टू जीरो, तो हाफ आना चाहिए। अगर हम यहां से देखें, a अगर जीरो के आसपास है और n हमें गिवन है नेचुरल नंबर से, ध्यान दीजिए, n गिवन है ऑलरेडी नेचुरल नंबर से, ये दे रखा, तो पहला वाला तो जीरो ही रहेगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। लिमिट पूरी यहाँ आ जाएगी, लिमिट a टेंड्स टू जीरो आपके पास है 1 अपॉन n a टू दी पावर n माइनस वन, इट इज 1/2। अब यहाँ पर n के ऊपर कंडीशन है, सपोज कीजिए n की वैल्यू 3 है, तो ये 1 अपॉन a बन जाएगा, और a जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये चला गया इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिर तो 1/2 आ ही नहीं सकता। सपोज कीजिए 1 है, अगर ये 1 है तो 1 माइनस टू का मतलब कितना बना, -1। a पावर -1 यानी a ऊपर आ जाएगा, a बनेगा ऊपर, a जीरो की तरफ जा रहा है तो जीरो आ जाएगा, सामने तो हाफ लिखा हुआ है, तो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर n इक्वल टू 2 बन जाता है, एग्जैक्टली 2, तो फिर ये 1/2 बनता है, और इस a की पावर 0 बनेगा, जो कि 1 ही रहेगा, और हमारे पास हाफ इक्वल टू हाफ आ जाएगा। तो फॉर दिस कंडीशन टू बी सेटिस्फाई, n शुड ओनली कैन बी 2, तो 2 आना चाहिए, तो हम मार्क करेंगे यहाँ से सी ऑप्शन को। ठीक है, चलिए 22. A circle with the center is 15, -3 is a tangent to this curve y equal to x square by 3 at the point in the first quadrant. The radius of the circle is equal to, क्या आना चाहिए वो हमसे पूछा जा रहा है। सर्कल विद द सेंटर आपको पता है, a circle with center 15, -3 is tangent to this curve. तो पहले हम सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं, x minus 15 का होल स्क्वायर y plus 3 का होल स्क्वायर, लेट्स से इज इक्वल टू r स्क्वायर, और एक कर्व हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3। टेंजेंट है, मतलब ये है कि दूसरा भी कर्व है, तो दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, एट अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक पॉइंट पर टच करते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। रेडियस ऑफ द सर्कल आपको लेकर आनी है। थोड़ा सा पिक्टोरियल ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू, इसका ग्राफ तो देखो बनाना आसान होता है, ये वाला हमने बना दिया। अगला है आपके पास है सेंटर है, जिसका आपके पास है 15 यहाँ होगा, डेप्थ यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पर है इसका। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके अगर टच कर रहा है तो सर्कल कुछ ऐसा बन रहा हो, सेंटर यहाँ पर है इसका, और इसने आके इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर दिया, तो रेडियस ऑफ द सर्कल आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। आइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ने एक दूसरे को टच कर दिया था, यहाँ पे आएंगे ऐसे टच कर दिया,
इसका सेंटर हमें पता है कितना है, 15 -3 है। तो हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालना है, ठीक है। अगर हम इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करने की सोचते हैं तो होता क्या, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल होता तो ये दो अलग अलग जगह पे जाके हो सकता है कट कर रहे होते, एक्स की वैल्यूज आपके यहाँ पर अलग अलग आती है ना जी। अब हम ये सोच रहे हैं कि रेडियस निकालने की वन ऑफ द गुड पॉसिबिलिटीज क्या हो जिससे टाइम भी कम लगे और वहां पर रेडियस तक पहुंच पाए। अब इसके मेथड्स कई सारे, पहले तो हम ये निकालें कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है, क्योंकि रेडियस एक वेरिएबल है तो वो हमें अभी आर के टर्म्स में ही आने वाला है। दूसरा ये है कि हम जब दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं तो यही टेंजेंट पहले वाले की है, यही टेंजेंट दूसरे वाले की भी है, तो उसको वहीं से शुरुआत करते हैं फिर कि लेट्स से दिस पॉइंट इज x1, y1। लेट्स से दिस पॉइंट इज x1, y1 और हम इसको गए डिफरेंशिएट करने के लिए। डेटा आता है आपके पास से 2x1/3, ये पहले वाले की टेंजेंट आ गई है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो 2 टाइम्स x - 15 प्लस 2 टाइम्स y + 3 डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई dx आपके पास से आता है विच इज 15 - x अपॉन y + 3, ठीक है, ये आपके पास आता है। और ये भी फिर आप x1 y1 से ही निकाल लीजिए, ये आपके पास से m2 है, तो दोनों स्लोप सेम होंगे। सो 15 - x1 और y1 + 3 आपके पास से आता है, ये है 2x1/3। दोनों कैसे होंगे, सेम, क्योंकि टेंजेंट तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ भी हम पहुंच गए। अब देखिए x1, y1 ना इस कर्व के ऊपर रहेगा तो ये सेटिस्फाई भी करेंगे यहाँ से, तो आपके पास से y1 की जो वैल्यू है वो आप रख सकते हैं कि वो है x1² / 3। ये डेटा भी है क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और यही पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 अगर अपने पास आ गए सॉल्व करके, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, तो हम दोनों की वैल्यूज यहाँ रख देंगे, हमारे पास r निकल के आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर भी लाई करेगा। तो आइए बनाते हैं फिर इसको, देखते हैं यहाँ से। सो वी आर हैविंग 45 - 3x1 इज इक्वल टू 2x1 y1 प्लस 6 टाइम्स x1 आपके पास है। 2x1 y1 की वैल्यू हम देखेंगे तो ये क्यूब आता है आपके पास से 3 बन जाता है, तो यहाँ से आता है 6x1। 3 को हटाइए सबसे पहले तो 135 आता है, 9x1 की जरूरत है और यहाँ से 18 का x1 भी आता है। ये आपके पास है 27 बन जाएगा, -135 भी आता है। क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका भी रोल होगा, तो जो x1 एक तो सेटिस्फाई करने वाला आना चाहिए वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए अपने पास, ठीक है। तो आइए बना के बताइए क्या बात बनती है, कहाँ तक हम पहुंचे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम इसकी वैल्यू 1 लेते हैं तो बात बनेगी नहीं, 2 रख के देखें अगर यहाँ से, सो 2 आता है आपके पास से तो 54 पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएंगे 2 पर, 135 बड़ा नंबर है। 3 रख के देखिए, 27 × 3 अगर हम करते हैं तो आपके पास से 81 आता है और यहाँ पर भी आपके पास से 27 प्लस डबल करते हैं हम, तो आपके पास से 54 यहाँ पे आता है और 81 वहां पर आता है। 54 + 81 थोड़ा आप ऐड करके देखिए, 54 + 81, 54 + 81, वी आर एट द राइट प्लेस। तो मिल गया हमें। इसका एक सोल्यूशन आ रहा है x1 = 3, खत्म। और x1 3 आता है तो y1 भी आपके पास से 3 आता है, यहाँ से आप निकाल के रख सकते हो। तो रेडियस आपके पास से बनेगा अब x1 - 15 का होल स्क्वायर y1 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। x1 रखिए 3 तो 12 आएगा यानी 144, y1 भी 3 रखिए तो 9 6 आता है जो कि 36 आता है, यहाँ पर है r²। आप 6 कर दीजिए, 180 आता है आपके पास से, रूट ऑफ 180। 180 में 9 बाहर निकाल लीजिए, 3 बनेगा, 3 × 2 × √5, 6√5 आपके पास से बचता है। दैट्स द डी आंसर। सो गुड क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन कि हमें पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नहीं दे रखा है, कर्व दे रखे हैं। पहली बात तो सर्कल की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या है कि हमने जो
डिफरेंशिएशन से इनकी टेंजेंट्स निकाल दी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो दोनों की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट है वो सेम आएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाला, उसको निकाला तो स्लोप बराबर कर दिए क्योंकि सेम ही है। और ये जो पॉइंट है ये दोनों पे लाई करेगा, सर्कल के ऊपर भी और पैराबोला के ऊपर भी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट आ गया। हालांकि क्यूबिक है, हो सकता है और भी सोल्यूशंस आए। हमें दिया हुआ है कि दे मीट एट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव वाला डेटा ले लिया और आगे बढ़ गए। अब यही पॉइंट x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यहां से r निकल के आ जाएगा। तो फाइनल आंसर विच वी आर कंक्लूडिंग इज 6√5। डी इज द फाइनल आंसर। लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या इसके अंदर बात हो रहा है? लाइन L is perpendicular to this curve, so I am taking this as dy by dx। इसका डिफरेंशिएशन हम एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। एंड वी आर अज्यूमिंग पॉइंट P as x1, y1। The point is x is equal to x1. So the tangent slope is coming as x1 by 2 and the normal slope will become as minus 2 by x1. स्टेटमेंट ये बोलता है लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द कर्व। लाइन L जो है इस कर्व के परपेंडिकुलर है, लेकिन कौन से पॉइंट पर? एट द पॉइंट P, जो इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट P है। तो पॉइंट P जो कर्व के ऊपर है उसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि वो नॉर्मल की बात हो रही है। नॉर्मल की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं, सो y माइनस y1 ये आपके पास से नॉर्मल है और यहाँ से x माइनस x1 आता है। ये एक पॉइंट है 10, -1 जिससे गुजरता है, पासेस थ्रू दिस पॉइंट 10, -1। अब ये जो x1 y1 है, ऑब्वियस सी बात है कर्व के ऊपर रहेगा, तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये डेटा यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। 1 आता है आपके पास है, यानी 4 माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन 4 आता है। ये इधर जाएगा आपके पास से, स्क्वायर जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ से 8x1 आता है तो ये 12x1 बन जाएगा। 4x1 यहाँ भी है, माइनस आपके पास से 80 आता है। एक सेकेंड, ये प्लस 8 बनेगा, फिर प्लस 4 बनेगा। ये डेटा आपके पास से आता है, ठीक है। हमें इसके फैक्टराइजेशन करने, तो अगर हम यहाँ पर 4 रख के देखें, हिट एंड ट्रायल है, क्यूबिक है। 4 क्यूब आपके पास 64 होता है, 64 इंटू 16 आपके पास से 80 आता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से हम 4x1 क्यूब बनाते हैं, स्क्वायर, हाँ कितना था, क्यूब था पहले, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करना है, हिट एंड ट्रायल से हमने देख लिया है कि इसका एक फैक्टर तो 4 ही है, तो 4 बना देंगे। यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, और 16 आपने लिखा, आपको चाहिए ज्यादा तो आपने यहाँ 20 करना पड़ेगा। तो आपके पास डेटा है x1 माइनस 4, x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 20। इसका तो डी ही नेगेटिव है, यहां से आपके पास रिजल्ट आता है x1 की वैल्यू 4 आती है। तो 4 आता है आपके पास से, और y1 आप निकाल सकते हैं। 16 by 4 minus 2 is equal to 2 आता है। So the point has become as 4,2। D is the answer। D हम इसका आंसर मार्क करें। Let the points S of each of which the tangent to this curve cut off the positive semi OX line segment half that of the negative semi OY, then the coordinate of point is given by। ये जो लाइन समझाई गई है बस इसको समझ लेते हैं, यहां से शायद हमारे पास स्लोप आ जाए कि भाई जहां पर भी ये पॉइंट एस की टेंजेंट की बात हो रही है, पॉजिटिव OX को कट करने वाला है, कट ऑफ द पॉजिटिव सेमी OX, यहां पर हमने x लिया, जहां पॉजिटिव पे कट करेगा, हाफ ऑफ दैट ऑफ नेगेटिव, अब ये y है आपके पास, लेकिन इसकी नेगेटिव साइड पे कट करेगा, और कैसे कट करता है वो देखिएगा। हाफ ऑफ द नेगेटिव, तो कौन किसका हाफ है पढ़िएगा, कट ऑफ ऑन पॉजिटिव सेमी एक्सिस OX, इस साइड पर line segment half that on the negative semi axis OY। बस यहां से अपने पास स्लोप आ जाएगा।
भाई अगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट करता है, इसको मिलाने वाली इस लाइन का जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो स्टडी कर लेते हैं। इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसको हम चाहते हैं। सो लेट्स से दैट पॉइंट इज x1, y1, जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। सो पढ़िएगा, पॉइंट्स ऑन ईच ऑन द टेंजेंट टू द कर्व कट ऑफ ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस अ लाइन सेगमेंट हाफ दैट ऑन नेगेटिव सेमी एक्सिस। ठीक है, तो इसका जो है ये नेगेटिव वाले का हाफ है। अगर ये अल्फा है तो फिर ये 2 अल्फा है। एक सेकंड, ये 2 अल्फा है तो फिर ये अल्फा। एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या ये बात मैंने सही लिखी है? एक बार पढ़ लेते हैं पूरी बात को। क्या लिखा हुआ है कि टेंजेंट्स ऑन द पॉजिटिव सेमी ओ एक्स लाइन सेगमेंट हाफ दैट ऑन नेगेटिव। ठीक है, इसका हाफ यहाँ पे कट करता है। वो अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे बताइए कि दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ से टेन थीटा अगर आप बताना चाहेंगे तो वही टेंजेंट का स्लोप है। ये आपके पास से परपेंडिकुलर है और ये बनेगा, ये थीटा आएगा आपके पास से 2। और यही मैं आपको इसके डिवाइड बाई डी एक्स के इक्वल कर दूंगा, तो वो आपके पास है 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। सो इट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। आई एम हैविंग x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 0, x माइनस 3 x प्लस 1 0। x का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू माइनस 1 है। दो डेटा मेरे पास आते हैं, पॉइंट्स की बात हम करने वाले हैं। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 3। जब x इक्वल टू 3 होता है तो y कोऑर्डिनेट भी आप डाल दीजिए। 27 आता है, फिर 27 आता है, फिर 21 आता है, फिर 6 आता है। y की वैल्यू माइनस 15 आती है। जब यहाँ पर -1 होता है तो -1 आता है, फिर 3 आता है, +7 आता है, +6 आता है। यहाँ 4 चला जाएगा, 3 बचेगा तो 9 बचेगा। So the point is coming as -1, 9 and the other point is coming as 3, -15। ठीक है भाई, ये कहानी आई। अब हमारे पास देखते हैं कि भाई क्या क्या बातें बनी। दो पॉइंट्स आने वाले, एक आता है 3, -15 और एक पॉइंट आता है -1, 9। दोनों ही यहाँ पर मेंशन्ड है। अब एक काम कर लेते हैं, हम इनके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट आएगा y-15 की जगह प्लस हो जाएगा, स्लोप रहेगा 2 और x-3 आपके पास बनेगा। दूसरे वाले पे बनाने जाएंगे, स्लोप आएगा 2 और यहां से बनता है x माइनस y प्लस 1। ठीक है, ये डेटा है। आप इसको बनाइए तो ये आता है y इक्वल टू 2x माइनस 6 आता है आपके पास से, तो -21 बनता है इक्वेशन। यहाँ वाला डेटा आपके पास है 2x प्लस 11 बनता है। आई बात समझ में? ये वाला जो ग्राफ है वो ऐसे कट करेगा, ये वाला जो ग्राफ है आपका वो ऐसे कट करेगा। हमें ये वाला चाहिए जो x एक्सिस को प्लस पे कट करे, y को नेगेटिव पे। यहाँ क्या हो रहा है, ये x को नेगेटिव पे कट कर रहा है, y को पॉजिटिव पे कट कर रहा है। दिस इज रिजेक्टेड। सो कौन सा वाला पॉइंट हमारे पास से रिजेक्ट हो गया है? ये पॉइंट हमने अज्यूम किया -1, 9। तो दिस केस इज रिजेक्टेड, क्योंकि समझाया गया है कि भाई वो वाला लीजिएगा जहां पर, क्योंकि स्लोप तो बराबर आ सकते हैं ना, स्लोप तो पैरेलल है, ये लाइन इसी के पैरेलल है ना। तो ये वाला केस रिजेक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि इस वाले केस के हिसाब से क्या हो रहा है कि ये इधर चला गया थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को नेगेटिव से ओ एक्स पर कट कर रहा है और वाई को पॉजिटिव ओ वाई पे कट कर रहा है, पर हमें यहाँ उल्टा दिया है जो ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। कौन सा वाला पॉइंट है ये? 3, -15। So this is true. So we'll mark B as the correct answer. So beautiful question. So good question. Going forward, equation to the tangent to the curve y is equal to, that is parallel to the x axis। अब आप मुझे बताइए, कोई अगर x axis के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है? लाइन ऐसी है, स्लोप 0 है, उसका स्लोप 0 बना देते हैं इसका। तो डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास से आता है विच इज 1 -8 बाई एक्स क्यूब आता है, इसको 0 कर देंगे। सो वी आर हैविंग x क्यूब इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू +2। हमने स्लोप को ही 0 कर दिया डिवाइड बाई डी एक्स को। तो आपके पास से x की वैल्यू 2 आती है, यहां से आया ऐसा। अब x अगर 2 आता है तो फिर y की वैल्यू निकलेगी ना यहाँ से, 2 + 4/4 विच इज 3। तो द लाइन इज 2, 3। तो यहाँ से पॉइंट आ गया 2, 3। So y minus y1 m times x minus x1. So line is this. This is the tangent. x equal to 2 मत लिख देना है तो वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगी। हालांकि ऑप्शन भी नहीं दिया ऐसे,
So we are marking y is equal to 3 as the answer. That's precisely the D. तो हम डी वाले ऑप्शन को यहाँ पर मार्क कर, ठीक है। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा जी, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई में जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई में पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई में, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज टेंजेंट टू दिस का, फिर आपसे पूछा है कि ए और बी के बाद क्या क्या इसके साइन होने चाहिए। एक्स की वैल्यू आपके पास से के आती है, y की वैल्यू आपके पास से के आती है, ठीक है। जैसे हम ये अगर टेंजेंट है तो आप यहां से देख सकते हो कि y की वैल्यू हम -b/a टाइम्स x प्लस b लिख सकते हैं। ये टेंजेंट का स्लोप है, -b/a आता है, ठीक है। ये डेटा आपके पास लिखा गया। यहां से अगर आप इसका डिफरेंशिएशन लिखना चाहते हैं, डिवाइड बाई dx, वो आपके पास से आता है डिवाइड बाई dt अपॉन dx/dt, ठीक है। तो आप देखिएगा डिवाइड बाई dt आपके पास से आता है -k/t² आता है, और ये यहाँ से k आता है, -k/t² और यहाँ से k आता है। -1/t² आपके पास से लिखा हुआ है। अब क्या होता है, डिवाइड बाई dx आपके पास लिखा हुआ है, तो ये आपके पास से आता है कितना स्लोप, -b/a, ये आ गया आपके पास से -b/a, ठीक है। तो यही स्लोप है। यहाँ से हमें ये पता चला कि t² की वैल्यू आ रही है a/b, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एक रियल नंबर का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया। अब इससे क्या पता चलता है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये रहे आपके पास से दोनों नेगेटिव, ये गलत है, ये गलत है, और ये दोनों पॉजिटिव। सो विल मार्क द फाइनल आंसर एज AD एज द फाइनल आंसर। ओके, आराम से यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया है तो वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से जो टेंजेंट का स्लोप आया -b/a, हमने यहाँ से जो डेटा आ रहा है -1/t², इन दोनों को इक्वेट कर दिया, t² की वैल्यू है a/g, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है, A एंड D। सेकंड आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x) दिया हुआ, वेयर द टेंजेंट ड्रॉन कट ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब यहाँ पर जो बात समझाई वो समझिएगा, टेंजेंट कट ऑफ करती है इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो टेंजेंट होती तो लाइन ही है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इक्वल मैग्नीट्यूड है इनके, बट साइन अपोजिट है, यानी ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू हम -a रख सकते हैं, यहां से x/a आता है, y अपॉन -a 1 आता है, x - y a की वैल्यू 1 आती है,
टेंजेंट का स्लोप आपके पास से 1 आ गया है। ठीक है, तो हमने यहां से डेटा बना दिया, टेंजेंट की वैल्यू आपके पास से 1 आ गई। विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन आपके पास लिखी गई है। आगे की बात बनाते हैं। सो इसका डिफरेंशिएशन हम करने जाते हैं तो आपके पास से आता है x का स्क्वायर आता है, 5x आता है, 7 आता है, क्या है एफ डैश एक्स, और ये वैल्यू है आपके पास से 1। यहाँ से x माइनस 2 है और ये x माइनस 3 है, वैल्यू आपकी 0 है। x की वैल्यू है 2 एंड 3। ठीक है, तो पॉइंट्स आपसे पूछे जा रहे कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। When x is equal to 2 तो आप यहाँ से डेटा बनाइए, ये आता है 8/3 आपके पास से, 10 आता है, और यहाँ से 14 आता है, 4 आता है, 8/3। सो एक पॉइंट आपके पास आता है 2,8/3, और एक आपके पास से 3 आता है, 3 आप बना दीजिए, यहाँ से 27/3 आता है, 9 आता है, 9 आपके पास से आता है, 45 आता है, बाय 2 आता है, 21 आता है, 4 आता है। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम हम बना लेते हैं। यहाँ से 5 आता है, 5 से डेटा, एक सेकेंड, थोड़ा एलसीएम वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास से 17 आता है, 17 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 52 आपके पास से आता है, 52 आप यहाँ से हटा दीजिए, 7/2। सो द पॉइंट इज 3,7/2 आपके पास से डेटा बनता है, 3,7/2 एंड 2,8/3। द आंसर इज ए बी इज द आंसर, ए और बी हमारे पास से आंसर आ जाता है। गोइंग फॉरवर्ड अगला वाले क्वेश्चन पर, कि जीएक्स इज ए नॉन कांस्टेंट लीनियर फंक्शन, नॉन कांस्टेंट है और लीनियर फंक्शन है, दे दिया गया है कि कांस्टेंट नहीं है पर लीनियर फंक्शन है, डिफाइंड ऑन आर है, जीएक्स और इसी का इनवर्स बनाया गया है। तो जैसे कि अगर हम जीएक्स को बनाते हैं, ये है अपने पास ए एक्स प्लस बी, ये y हो गया, तो x आपके पास से आता है y माइनस बी अपॉन ए, जी इनवर्स x आपके पास से x बाई ए माइनस बी बाई ए आता है, यहां से आपके पास से gx आता है, ax प्लस बी आपके पास से आता है। ऑर्थोगोनल है तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये a आया है, यहाँ पर g इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे m2, जो 1/a आता है। ठीक है, तो यहां से a आया है, ये 1/a आया है, तो क्या ये दोनों अपने पास एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल आ रहे हैं क्या, ऐसा आप बताइए। ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है, m1 m2 की वैल्यू तो 1 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर दिख रहा है कि g और g इनवर्स तो ऑर्थोगोनल नहीं है, सो a इज नॉट द फाइनल आंसर। और बताइए, बी सी डी सबके बारे में बात करते हैं, आइए बी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। gx है, gx आपके पास से आता है ax प्लस बी, सेकेंड आपके पास से g इनवर्स माइनस एक्स आता है, ये रहा माइनस एक्स, यहां से माइनस बी बाई ए आपके पास से आता है, यहां से डिवाइड बाई डी एक्स आता है, -1/a, ये m2 आता है, यहां से ये m1 आता है, m1 m2 का प्रोडक्ट आपके पास से -1 है, थीटा की वैल्यू आपके पास से 90 डिग्री आती है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। गोइंग फॉरवर्ड सी की तरफ चलते हैं। y इक्वल टू आपके पास से लिखा गया है g ऑफ माइनस एक्स, जो डेटा आपके पास बनेगा माइनस ए एक्स प्लस बी, तो यहां से m1 का जो डेरिवेटिव है माइनस ए आ जाएगा, फिर है g इनवर्स b, जो आपके पास से है x बाई ए माइनस बी बाई ए, m2 की वैल्यू 1/a आती है, m1 m2 की वैल्यू -1 आती है, थीटा आपके पास से फिर से 90 आ जाता है, यहाँ पे आता है g ऑफ माइनस एक्स, तो ये डेटा आपके पास से बनता है माइनस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बनेगा g इनवर्स माइनस एक्स आपके पास से आता है माइनस एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए, m2 का डेटा है -1/a, m1 m2 आपके पास से 1 आता है, -1 नहीं आता है, तो थीटा क्लियर है कि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं आएगा, तो पहले और लास्ट में नहीं आया है, बाकी दोनों में आ गया है, तो करेक्ट आंसर इज BC इज द फाइनल आंसर, BC इज द फाइनल आंसर।
So we'll mark B and C as the correct answer. Okay guys? Orthogonal कर्व्स वो कर्व्स है जहां पर उनके टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है. ओके, दो कर्व्स गिवन है, दे टचेस ईच अदर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज लेसर देन. ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो दो कर्व अगर एक दूसरे पर टच कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन पॉइंट पर उनके टेंजेंट्स का स्लोप सेम आएगा. पहला वाला कर्व है dy बाई dx, यहां से टू टाइम्स x माइनस ए, ये पहले वाले का डेरिवेटिव है. सेकेंड वाले का डेरिवेटिव ये रहा, 2 टाइम्स e टू द पावर 2x. अब ये दोनों सेम होने चाहिए, तो ये x इक्वल टू a एंड 2 टाइम्स e टू द पावर 2x. ये डेटा अपने पास है. तो कब कौन सी वैल्यूज के लिए एक तो ये सेम आने चाहिए, ये हम चाहते हैं. दूसरा क्या है कि ये दोनों आपस में जब सॉल्व करने जाएंगे तब भी सेम होने चाहिए. तो x माइनस ए का होल स्क्वायर और 2x, ये दोनों को सॉल्व करने चलेंगे तब का डेटा है, और ये डेटा यहाँ पर है. ठीक है, दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, सो दो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पर दोनों मिलते हैं, टेंजेंट्स भी दोनों जगह सेम ही आएंगे. यहाँ 2 है आपके पास से, और ये है x माइनस ए. ई टू दी पावर 2x की जगह आप रख सकते हैं 2 टाइम्स x माइनस ए का होल स्क्वायर. ये डेटा उठा के यहाँ रख दिया हमने. अब दो बातें, 2 से 2 चला गया है, x माइनस ए तो हम कॉमन ले लेंगे, और एक डेटा ये भी है. एक तो डेटा आता है x इक्वल टू ए, और एक डेटा आपके पास से आता है x प्लस ए, 1 प्लस ए. दो पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, कि दो पॉइंट्स अपने पास आते हैं, एक ए भी आता है और एक ए भी बनता है. तो ए अगर हम रख के देखते हैं तो 0 आता है, तो आप थोड़ा देख के रखिए. अगर x इक्वल टू ए है तो y की वैल्यू 0 आ जाती है, लेकिन जब हम x इक्वल टू ए रखते हैं तो y की वैल्यू e पावर 2a आती है. पॉइंट तो सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को सेम करने अगर जा रहे हैं, e पावर 2a इक्वल टू 0, तो यहां से तो a आपके पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा केस. दूसरा, x की वैल्यू अगर 1 प्लस ए है तो y की जगह अगर आप रखेंगे फर्स्ट कर्व में, तो a तो चला जाएगा, 1 आएगा, यानी 2 आएगा. और अगर आप 1 प्लस ए सेकेंड वाले में रखते हैं तो ये e टू दी पावर 2 टाइम्स 1 प्लस ए आता है. अब अगर ये 2 के बराबर हम करने जाते हैं, तो आप डेटा देखिएगा, 2 टाइम्स 1 प्लस ए आपके पास से ln2 बन जाएगा. तो आपके पास से a की वैल्यू बनती है ln2 माइनस 2 अपॉन 2. ये डेटा आता है. एक सेकेंड, ln2 बाई 2 माइनस 1, हाँ एक ही बात है, ln2 माइनस 2 अपॉन दिस. ये हमारे पास से a का वैल्यू निकल के आ रहा है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो दोनों जगह सेम है. अब पूछा है a इज लेस देन, a किस किस से लेस देन है, ये आप देखिए. क्या है पॉइंट ln2 की वैल्यू किसके बराबर आती है, ln2, दिस वैल्यू इज 0.693, हाँ ऐसा ही कुछ होता है. कितना होता है ln2 का वैल्यू, 0.692 के आसपास होता है. आप इसमें से 2 घटाएंगे तो माइनस आपके पास से आएगा 1.478 आता है, डिवाइडेड बाय 2 आता है 0.739 आपके पास से नेगेटिव में आता है, 0.7 माइनस 0.739 आपके पास से आता है. ये a का वैल्यू आ गया आपके पास से इतना. a इज लेस देन किस किस से लेस देन है, अब आप बताइए. ये है a का वैल्यू, तो यस डेफिनेटली a 0 से भी छोटा है, इससे भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, लेकिन -1 से तो बड़ा है. ये आपके पास से आंसर्स आते हैं, सो वी कैन राइट दिस एज BCD एज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दो कर्व है, एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर फिजिबल ही नहीं थी, जो पॉइंट आया x इक्वल टू a, ये तो माइनस इन्फिनिटी पे जाकर 0 बनेगा, और ये तो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, छोड़ देंगे. दूसरा जो पॉइंट है वो है 1 प्लस ए, यहाँ से पॉइंट से इक्वेट करके निकाल के देखा, तो ये डेटा जो है -1 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है, 0 से छोटा है, और 2 से भी छोटा है. Find the curve y equal to e power 2x cos x. Which of the following statement is an R2? Equation of tangent where the c crosses the y axis. अगर हम यहाँ पर y axis की बात करते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 आती है, e टू दी पावर 0 है, cos 0 है, वैल्यू आती 1, 0.0, 1. ठीक है, आप डिफरेंशिएट कीजिए तो डिवाइड बाय dx आपके पास से आता है 2 टाइम्स e टू दी पावर 2x है, cos x आपके पास थी, e टू दी पावर 2x है, और माइनस sin x आपके पास से आता है. ये आपके पास से डेरिवेटिव आ गया. अब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखिए,
e पावर 0 cos पावर 0 है, यहां से डेटा 0 आता है, वैल्यू आपके पास है 2 आया। ठीक है, पॉइंट आपको पता है तो आप आराम से टेंजेंट लिख सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन। ये तो स्लोप आ गया है टेंजेंट का, y माइनस वाई वन 2 टाइम्स x माइनस एक्स वन, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। दिस इज द डेटा। यहां से हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ए इज रॉन्ग बट बी इज करेक्ट। ठीक है, ये तो गलत है, ये आ गया। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस इंटरवल वेयर टेंजेंट ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब आप बताइए, जब कोई टेंजेंट एक लाइन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब जो उसका डेरिवेटिव है डिवाइड बाय dx, वही टेंजेंट का स्लोप होता है। पैरेलल लाइंस के स्लोप जो होते हैं वो इक्वल आते हैं। e टू द पावर 2x हम कॉमन लेंगे और आपके पास से डेटा आता है 2 cos x माइनस sin x, एंड पैरेलल लाइन की एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप 0 आता है। e पावर x तो कभी 0 होगा नहीं, हमारे पास डेटा आ गया 2 cos x इज इक्वल टू sin x मेरे पास आता है, यहां से tan x की वैल्यू 2 आती है, माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 आपके पास से डेटा है। बनाइए tan x की वैल्यू 2 2 कब कब आएगी, इसके हिसाब से हम प्लॉट बना देते हैं। ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, माइनस पाई बाय 2 है, 2 वाला डेटा बनाइए, ये रहा 2 वाला डेटा, ये है 2। तो माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में एक तो यहाँ पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ पॉइंट बन जाएगा। सो वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, आपके पास से 2 पॉइंट्स आने वाले हैं, सो दे आर 2 पॉइंट्स। तो विल मार्क बी एंड डी एज द करेक्ट आंसर, जो हमारे पास आए। बी एंड डी दोनों को मार्क कर लेंगे। तो सी ऑप्शन गलत हो गया है, लेकिन डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट्स है और ये वाला भी पॉइंट है, बी एंड डी। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा जी, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। सिक्स्थ की बात करते हैं। Tangent to the curve 2y cube is equal to ax square plus x cube at a point a comma a. Cut off intercept alpha and beta on coordinate axis. अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 61। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आपसे पूछा जा रहा है क्या हो। इस पर टेंजेंट है, कट ऑफ इंटरसेप्ट अल्फा बीटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अल्फा बाय टू बीटा इंटरसेप्ट है, वो बात बताई गई है। आप पहले चेक कीजिए क्या ए कोमा ए इसी को सेटिस्फाई करते हैं। यस, ये इसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं, यहां से 2x आता है, यहाँ पर 3x का स्क्वायर आता है,
डिवाइड बाई dx आपके पास है ये 2a² प्लस 3a² अपॉन 6a² आता है, 5/6 आपके पास से आता है। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। So y minus a is equal to 5/6 and x minus a. Tangent to the curve at point a, a, cut off intercept alpha and beta on coordinate axis। फिर बात हो रही है। तो भाई काम कीजिए, यहाँ पर x बराबर 0 कर दीजिए, तो y की वैल्यू आपके पास से आ जाएगी -5/6/a, a/6 आता है। y को अगर हम 0 ले लेंगे तो आपके पास से यहाँ से x का डेटा निकाल लेंगे। ये अगर हम ऐड कर देंगे तो -a/5 आपके पास से आता है। ठीक, तो ये आपके पास से आ गया है बीटा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, ये डेटा आपके पास से आ गए। एक्स इंटरसेप्ट आ गया है, वाई इंटरसेप्ट आ गया है। हमें गिवन है α² प्लस β² इज इक्वल टू 61 है। सो इट इज a² बाय 36 प्लस a² बाय 25 इज इक्वल टू 61। 25 प्लस 36 अपॉन 36 इंटू 25। a² की वैल्यू है 36 इंटू 25। a का वैल्यू प्लस माइनस 6 इंटू 5। सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ a एज प्लस माइनस 30 एंड दैट इज द आंसर सी डी। कौन सा ऑप्शन मार्क कर देंगे हम? सी डी वाले ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे, सी एंड डी। आगे बढ़ते हैं। फॉर द कर्व x इक्वल टू टी के टर्म्स में, y इक्वल टू टी के टर्म्स में, पॉइंट है आपका 2, -1, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सारी बातें पूछी जा रही है। पॉइंट बता दिया गया है, तो पॉइंट के लिए पहले हमें y कोऑर्डिनेट निकालना होगा, वैसे दे रखा है। डिवाइड बाई dx अगर हम बनाना चाहते हैं तो वो बनेगा पहले डिवाइड बाई dt अपॉन dx बाई dt, विच इज 4t - 2 अपॉन 2t + 3। पॉइंट हमें 2, -3 दिया है, 2, -1, लेकिन वो x और y की वैल्यू, हमें t के बारे में नहीं पता है। अब आप सोचिए x इक्वल टू t² प्लस 3t - 8 इज इक्वल टू 2 दिया है और y इज इक्वल टू 2t² - 2t - 5 की वैल्यू -1 दिया है। आप समझ गए होंगे, है ये क्वाड्रेटिक। तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, देन यू नीड टू लुक फॉर कि कॉमन वैल्यू कौन सा है और एक्चुअल जो दोनों से निकल के आ रहा है वही हमारा t है। वो t आएगा तो यहाँ रख दिया जाएगा। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। यहाँ है 2t² - 2t - 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके फैक्टराइजेशन यहाँ बनेंगे t - 2 एंड t + 1। सो t का जो कॉमन वैल्यू आ रहा है, दिस इज द t इक्वल टू 2। ये जब डेटा आपके पास आएगा, अब आप यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे और रखेंगे आप t इक्वल टू 2। सो 8 - 2 अपॉन 4 + 3 आपके पास से आता है, दिस इज 6/7 द स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास से आता है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आपके पास से आती है y कोऑर्डिनेट अपॉन स्लोप। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपके पास से आता है y इंटू m। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके पास है y इंटू √1 + m² अपॉन m। एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हमारे पास है ये डेटा। इन सब पे हमारे पास मॉड लगा हुआ है। लेंथ की बात हो रहा है, y कोऑर्डिनेट -1 है, स्लोप हमें पता चल ही गया है 6/7। सो वी आर हैविंग दिस एज 7/6। मैच कर गया। सब टेंजेंट, सब नॉर्मल -1, 6/7, इट इज 6/7, ये भी मैच कर गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट -1 √1 प्लस 36/49 अपॉन 6/7। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 85 बनेगा, √85 अपॉन 6 आता, तो ये भी मैच कर गया। तो आपके पास, और लेंथ ऑफ नॉर्मल तो पूछा नहीं है, सो यस वी कैन मार्क दिस एज ABC। व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने पैरामेट्रिक से आपको पहले पॉइंट दे रखा है 2, -1, तो आपको यहाँ पर t सॉल्व करने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि जब आप डिवाइड बाय dt निकालेंगे t पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एक्सेप्शनल, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व दिस वन। ये अच्छा सवाल है, नंबर 7। ठीक है, ताकि टी कॉमन वाला निकाला जाएगा। आप अगर किसी एक को निकाल के सॉल्व करने लग जाते तो फंस जाओगे, क्योंकि उसी टी पर y की वैल्यू -1 भी आनी चाहिए, तभी जाके ये वाला पॉइंट के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे, और वो वैल्यू t इक्वल टू 2 है। फिर 2 रखने पर हमारे पास स्लोप आएगा, बाकी फिर तो फॉर्मूलेज है।
ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर कर्व हमें गिवन है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ड्रॉन एट दिस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ दिस आपसे पूछी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा ये दिख रहा है वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब आता है, 512/27 है। एक्स वाई का होल क्यूब भी आपके पास आएगा। थोड़ा इसको देखें अगर हम, तो ये कितना है 512 आपका 2 पावर 9 आता है। कितना आता है 2 पावर 9। तो हम इसको बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। एक 3 यहां दे देते हैं भाई, ये तो आपके पास से 3 पावर 3 बन जाएगा। ये आपके पास से 2 पावर 9 बनेगा। ठीक है, तो हम इसको यहां से क्यूब बना देंगे और यहां पर आप 4/3 एक्स वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, अब दोनों साइड क्यूब है तो क्यूब को हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 आता है आपके पास से, और ये 4/3 एक्स वाई आपके पास से डेटा बनाते हैं। ऐसा डेटा हमें दिख रहा है। चलिए डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो 2x माइनस 2y वाई डैश आता है आपके पास से, हाफ तो वैसे ही रहेगा। 4/3 x का डेरिवेटिव 1 है, यहाँ x है और ये आता है y डैश। यहाँ पर आएगा 3x माइनस 3y वाई डैश इज इक्वल टू 4y प्लस 4x वाई डैश आपके पास लिखा गया है। y डैश आपके पास से आता है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। 3x माइनस 4y ये y डैश है। कौन सा पॉइंट है? y डैश का डेटा हम निकालेंगे तो 3x माइनस 4y अपॉन 4x प्लस 3y, पॉइंट आता है 3,1। ये 5/15 आता है, डेटा आता है 1/3। लेकिन नॉर्मल का स्लोप अगर आप निकालने जाएंगे तो -3 आएगा। ये तो स्लोप किसका बनेगा? दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/3। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास ये डेटा 1/3 स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए दिया है, सो दिस हैज बिकम ए रॉन्ग ऑप्शन। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट दिस इज -3। यस, सी इज करेक्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको इसके ऊपर लिखनी था, ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं इस पॉइंट पर। So y minus y1, the slope is 1/3 and it is x minus 3. तो आपके पास से 3y minus 3 and x minus 3 आता है। x is equal to 3 आता है, 3y आता है, और यहाँ 3y plus x दिया है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब जो हमसे वहां पूछा जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या डेटा अपने पास आ रहा है। dy/dx, d2y/dx, यहाँ से डेटा जो आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, आइए। सो y डैश का डेटा तो 3,1 पे निकाल चुके हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो डेटा अपने पास है इसका एक बार डबल डिफरेंशिएशन और कर देते हैं। तो 3 आता है, 3 आता है, y डैश का स्क्वायर आता है, 3 आता है, y आता है, डबल डैश आता है। ये डेटा आपके पास से आता है 4y डैश, 2y डैश का स्क्वायर। ये थोड़ा सा एक बार देख लें ना, x डबल डैश और x हट जाएगा, ये वाला गड़बड़ हो गया। यस, बाकी ठीक है। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। y डैश का स्क्वायर बन जाएगा 3y डबल डैश, 4y डैश, 4y डैश, 4xy डबल डैश। ठीक है, अब पॉइंट है आपके पास, मालूम ही है कितना कितना डेटा बनेगा। x की वैल्यू आपको रखनी है 3, y की वैल्यू आपको रखनी है 1। 3 माइनस 3, y डैश का डेटा आपके पास से 1/3 आता है, यानी 1/9 बन जाएगा। y डबल डैश आपके पास है, y डैश आपके पास से आता है 1/3। ये भी 4 आता है, ये भी 1/3 आता है। 4 आता है, x की वैल्यू 3 आती है, y डबल डैश आपके पास आता है। जी, बनाइए। 12 आता है, y डबल डैश आपके पास है, 12 और 3 आपके पास से 15 बन जाता है। 3 यहाँ जुड़ जाएगा तो 15 बन जाएगा। ये 8/3 आता है, यहां से हम बना लेते हैं। 3 आपके पास से 8/9 आता है, और ये भी यहाँ से 8/3 बनता है। 0 आ रहा है हमारे पास से, y डबल डैश की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 है।
सो गाइस दिस हैज बिकम 0 और ये डेटा आपके पास से बनता है 2 times 1/3 and it is 5 times 0. So the final answer is coming as 2/3, just 2. So final answer we are marking this as B and C as the final answers. ठीक है? BC is the correct answer for this particular question. So good question. क्यूब अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने चले जाओगे तो पागल हो जाओगे. So get to this number सीधा कि भाई यहाँ आपको पहुंचना है. ये 2/3 की जगह आप यहाँ पर डायरेक्ट भी 1 क्यूब ले लेते तो यहाँ पर 8/3 आ जाता डायरेक्टली. बाई 2 जैसा ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर. जी. लाइन y is equal to 1 minus 4x touches the curve at point 0, 1 and also touches the curve at point alpha, beta. फिर आपसे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा एंड पी सारी बातें पूछी जा रही. दिस लाइन टच करता है कर्व को 0, 1 पर. तो आप y आपको दिया है, आप x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू आपके पास से c आता है जो कि 1 है. c की वैल्यू 1 है, 0, 1. डिफरेंशिएट करते हैं डिवाइड बाई dx. 3x का स्क्वायर है, 2x से माइनस b आता है, x की वैल्यू आप 0 रख लीजिए, ये माइनस b आता है. दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. और यही लाइन उस कर्व को भी टच करती है. तो आप बताइए ये लाइन अगर टेंजेंट है तो इसका स्लोप कितना आता है? -4 आता है, b का वैल्यू 4 आता है. ठीक. ठीक है. पॉइंट के लिए c की वैल्यू भी 1 आ गई. अब ये भी इसको भी टच करता है तो डिवाइड बाई dx आप यहां से भी बनाएंगे, x माइनस p आता है. लेकिन कौन से पॉइंट पर टच करता है वो आप देखिएगा, अल्फा बीटा पर. x की वैल्यू अल्फा, स्लोप आना चाहिए -4. सो अल्फा माइनस p की वैल्यू -4 आएगी. अल्फा आप लिख सकते हैं p -4. दूसरा अल्फा बीटा इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं. 1 - 4x और y इज इक्वल टू x²/2 - px + 3. हमारे पास कौन कौन से डेटा आ गए हैं? हमारे पास यहाँ पे ये दोनों डेटा है, 0, 1 है, सेटिस्फाई करता है. c की वैल्यू भी 1 है. हम चाहते क्या है यहाँ पर, अब b + c निकालना चाहते हैं. पहला ऑप्शन तो क्लियर करते हैं. b + c की वैल्यू 5 आएगी, दैट्स योर ए ऑप्शन. सम ऑफ वैल्यूज ऑफ b निकालनी है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ बीटा, p एंड अल्फा. सारे डेटाज आपको निकालने हैं कि इन सबके क्या क्या डेटाज बनेंगे. 1 - 4x को 0, 1 पर और ये स्क्वायर को फिर से टच करता है अल्फा और बीटा पर. जी. अब वही हम देख रहे हैं कि एक तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा 1 - 4 अल्फा, और बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा. α²/2 - p अल्फा + 3 लिखा हुआ है. बीटा की जगह आप 1 - 4 अल्फा लिख सकते हैं, ये है α²/2. और आप यहां से p की जगह रख सकते हैं अल्फा + 4. अल्फा + 4 × अल्फा + 3. -α² - 4 अल्फा + 3. तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह. α² की वैल्यू 4 आती है, अल्फा की वैल्यू आपके पास है ±2 आती है. अगर सम निकालोगे तो 0 आएगा. दैट्स योर सी ऑप्शन. ठीक है. अब अल्फा हमें पता है तो वहां से हम बीटा निकाल सकते हैं. जब अल्फा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू आपके पास है 1 - 8 यानी -7 आती है. अल्फा की वैल्यू -2 है तो आपके पास से डेटा जब रखने जाएंगे तो आपके पास ये डेटा 9 आता है. सो बीटा 1 + बीटा 2 का सम निकालेंगे तो 2 आएगा. बीटा की वैल्यूज ऑफ सम निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट. फिर हमें पी की वैल्यू निकालनी है. पी आपको पता है कि अल्फा + 4 है. आप एक बार अल्फा को 2 रखते हैं और एक बार अल्फा को -2 रखते हैं तो पी की वैल्यू 6 आती है, पी की वैल्यू 2 भी आती है. तो अगर आप सम निकालेंगे तो 8 आती है. दैट इज द आंसर ऑफ बी. तो बी सी डी ए बी सी डी चारों हमारे आंसर्स यहां से निकल के आ रहे हैं.
ठीक है, ए बी सी डी चारों आंसर यहां से निकल के आ रहे हैं, एक एक करके हमने सभी को सिंप्लीफाई कर दिया। नंबर 10, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें निकालना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एट द पॉइंट वेयर एब्सिसाइज इज इक्वल टू ए। अब आप मुझे बताइए, अगर x इक्वल टू ए आ गया है, a बाई ए आपके पास से 1 आ चुका है, ये b बाई बी है, पावर n है, सामने 2 है, यहां से भी 1 है। b की वैल्यू आपके वैसे तो n पर डिपेंड करती है कि क्या बनेंगी। अगर n इवन हो गया है तो n नेचुरल नंबर वैसे हमें गिवन है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आप देख सकते हैं कि आप b तो लिख ही सकते हैं, और ये माइनस बी भी आएगा अगर n आपके पास से इवन हो गया तो। अगर n इवन है तो आपके पास से माइनस बी भी आ सकता है, और n उसके लिए इवन होगा। कर्व है x पावर n अपॉन a पावर n, y पावर n अपॉन b पावर n इज इक्वल टू 2 है। डिफरेंशिएट हम करेंगे, तो यहाँ पर हम पॉइंट्स को रख सकते हैं a कोमा b। पॉइंट है आपके पास है a कोमा b, ए से ए रखेंगे तो ये n बाई ए आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो n बाई बी आ जाएगा आपके पास से। 2 का डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा, माइनस बी बाई ए आपके पास से डेरिवेटिव आता है। पॉइंट हमारे पास नोन है, ठीक है, पॉइंट हमारे पास अभी नॉन है। सो एक पॉइंट तो है हमारे पास a कोमा बी नॉन, तो ये पलट जाएगा, a बाई बी बन जाएगा एंड इट इज x माइनस ए। सो बी वाई माइनस दिस एंड इट इज ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास से आता है। तो विच रिजल्ट इट इज, दिस इज द रिजल्ट नंबर सी। और आपको पता है कि n अगर इवन हो गया तो आपके पास एक पॉइंट a कोमा माइनस बी भी बनेगा, और इस वाले पॉइंट पर अगर आप बनाने चले गए तो ये स्लोप तो सेम ही रहेगा नॉर्मल का, ये प्लस बन जाएगा आपके पास यहां से। सो बी वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। ये डेटा आपके पास आता है, दिस इज योर विच ऑप्शन इट इज, थोड़ा आराम से सोच के देखें हम। ये इवन और सबके लिए बात करें, एट द पॉइंट एब्सिसा इज इक्वल टू ए कैन बी। अच्छा, यहाँ पर देखो आप, अभी a कोमा बी के लिए आपने निकाला है। अभी क्या होगा कि अगर मैं पॉइंट बदलता हूं तो टेंजेंट का स्लोप बदलेगा। इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप आप देखिए क्या लिखा गया है, आप देखिएगा इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट का स्लोप देखेंगे तो ये डेटा है, तो डिफरेंशिएशन ये गड़बड़ हुआ, ये रॉन्ग। आप थोड़ा समझिए, पॉइंट हमारे पास दो आए हैं। अभी हमने कंप्यूटेशन a कोमा बी के लिए किया है, ये देखिए हमने कंप्यूटेशन किया है a कोमा बी के लिए, इसके लिए अगर मैं यही कंप्यूटेशन आपसे पॉइंट चेंज करके करवाता हूं कि इफ द पॉइंट इज a कोमा माइनस बी तो क्या फर्क पड़ेगा, आइए देखिएगा। n को ये तब लेते, ये पॉइंट कब आता है, व्हेन n इज इवन। आप जब यहाँ रखोगे ना a पावर n, तो यहां से तो आपके पास से n बाई ए ही आएगा, लेकिन n माइनस वन जब आप माइनस बी रखोगे तो ये ऑड बन चुका होगा, और ऑड वहां से एक तो ये काट चुका होगा यहाँ पर, है ना, ये माइनस बनेगा ऑड जब आप रखोगे, तो ये माइनस बी पावर n माइनस वन अपॉन बी पावर n एंड y डैश आपके पास आएगा। तो मेरे पास y डैश की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी b बाई ए पॉजिटिव में। समझे आप बात, मेरे पास पॉजिटिव में डेटा निकल के आएगा इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि n अगर इवन है तो n माइनस वन ऑड होगा, तो जब माइनस वन माइनस बी की पावर ऑड होगी तो माइनस बाहर आएगा और ये डेटा बनेगा जो इसका नेगेटिव है। तो टेंजेंट का स्लोप हम देख रहे हैं वहां पर आया था कितना, b बाई ए। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप आएगा आपके पास से माइनस ए बाई बी। तो y भी आता है यहां से बी स्क्वायर आता है, ये ए एक्स माइनस ए स्क्वायर आता है। तो यहां से डेटा आपके पास है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
एंड दिस इज योर ए ऑप्शन। दिस इज गुड क्वेश्चन। कई बार ये चीज मिस हो जाती है कि क्या होगा। ऑड है तो ये आएगा, इवन है तो ये आ जाएगा, मतलब ये तो सोल्यूशन आना ही आना है, चाहे ऑड हो या इवन हो। लेकिन अगर इवन है तो एक सोल्यूशन और एक्स्ट्रा आएगा। द फाइनल आंसर विल मार्क AC एज द फाइनल आंसर। ठीक है, AC को हम इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। शी ऑल्सो वन ऑफ द। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा जी, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, जहाँ एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। कर्व दिया हुआ है, दोनों टच करते हैं एक दूसरे को एट अ पॉइंट 1,0। ठीक है, तो पहले तो इनके डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो ये 2 कर्व अगर टच कर रहे हैं तो पहली बात ये है कि उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो दोनों पर होगा सॉल्व करने पर, और दे हैव ए कॉमन टेंजेंट। तो डेरिवेटिव मतलब कॉमन टेंजेंट, यानी एक टेंजेंट उनकी सेम आएगी। ठीक है, तो यहां से हम m1 इक्वल टू m2 कर देते हैं। So 2x plus a is equal to c minus 2x. So I am having this as c minus a by 4 as the value of x. ये वो पॉइंट है जहां पर इनके स्लोप बराबर आने वाले हैं। They touch each other at the point 1,0। तो ये वाली वैल्यू आपके पास है 1। तो पहले तो आप 1,0 सेटिस्फाई करवा दीजिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। y is equal to x square plus 2x plus b and y is equal to cx minus x square। 1,0 सेटिस्फाई करवाइए यहां से, और 1,0 ये भी सेटिस्फाई करवा दीजिए। c की वैल्यू तो 1 आ जाती है, और a प्लस b की वैल्यू आपके पास है -1। यहां से जब आपको पता चला कि c की वैल्यू 1 है, तो पता चल चुका है कि a की वैल्यू आपके पास है -3 आता है। -3 हम यहाँ रखेंगे, तो पता चलता है कि b की वैल्यू 2b आती है। तो ढूंढिए अभी क्या क्या डेटा है। a की वैल्यू -3, दिस इज ट्रू। b की वैल्यू 2 है, ट्रू। c की वैल्यू 1 है, ट्रू। और तीनों का प्रोडक्ट हम करते हैं a b c, इट कम्स एज -6। ए बी सी डी चारों आपके आंसर्स यहां से मार्क हो जाते हैं। सो वी मार्क ए बी सी डी, ऑल 4 आर करेक्ट। टेंजेंट टू द कर्व ऑन द कर्व इंटरसेक्ट द कर्व अगेन एट पॉइंट Q अदर देन P। फिर आपसे उस Q पॉइंट पर टेंजेंट, P पॉइंट की टेंजेंट, ऐसे कई सारी बातें वहां पर पूछी जा रही है। सो P पॉइंट है अपने पास, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x। तो हमने डिफरेंशिएट किया, डिवाइड बाई dx आपके पास है 3x का स्क्वायर -9 आता है, x की वैल्यू 1, -6 आता है। टेंजेंट आता है y माइनस y1, -6 आता है, x माइनस x1।
ये डेटा आपके पास से आता है, ये टेंजेंट आ गई, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको क्यू पर टेंजेंट निकालनी है, तो सुनिए भाई हुआ क्या है, एक कर्व है जिसके हमने पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की है, और ये पी पॉइंट पर टेंजेंट इसको आकर क्यू पर कट किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि दो रूट्स रिपीट किए गए होंगे, तीसरा रूट यहाँ बनेगा, और पी पॉइंट हमें नोन है, इट इज 1, -8। तो हमें ये भी पता है कि x1 x2 की वैल्यू यहाँ पर 1 भी आएगी। तो इस लाइन को, कर्व को हम उसी के साथ सॉल्व कर लेंगे जो क्यूबिक अपने पास है। ये है x³ - 9x इज इक्वल टू -6x - 2। ये डेटा आपके पास से आता है, इसके 3 रूट्स हैं, एक x1 है, एक x2 है और एक x3 है। ये डेटा 1 आता है। आप सम ऑफ द रूट्स निकालिए, x1 + x2 + x3 तीनों का सम 0 है। 1 + 1 + x3 इज इक्वल टू 0। -2 आपके पास से आता है, -2 आया। आप यहाँ से y लाइन से y3 भी निकाल सकते हैं। -10 आता है आपके पास। सो द पॉइंट इज -2, 10 आपके पास से क्यू पॉइंट आता है। सो द क्यू पॉइंट इज -2, 10। ठीक है। अब आइए यहाँ से, अब आपको निकालना क्या है, क्यू पॉइंट पर क्या डिफरेंशिएशन आएगा। सो डिवाइड बाय dx तो हमारे पास से सेम ही आता है, 3x² - 9। क्यू पॉइंट पर निकाल लेते हैं, -2, 10। तो यहाँ से आता है 12 - 3, ये 3 आता है। ठीक है, इस पर टेंजेंट का स्लोप 3 आता है। तो क्यू पर अगर हम टेंजेंट निकालना चाहते हैं, सो y - 10 3 आता है और x + 2 लिखा हुआ है। ये डेटा आपके पास लिखा है, दिस इज द बी ऑप्शन। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। टेंजेंट विद लीस्ट स्लोप, अच्छा यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि भाई इसका लीस्ट स्लोप क्या हो सकता है, और यहाँ पूछा टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस कैन बी। ठीक है, बाकी दोनों जगह हमें बस स्लोप का एनालिसिस करना है। ये एक पॉइंट पर टेंजेंट कर्व को दूसरे पॉइंट पर मिला है, उसका एनालिसिस खत्म हो गया है। अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो टेंजेंट के स्लोप की लीस्ट वैल्यू पूछी जा रही है और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी जा रही है। तो आइए, तो अगर हम देखें यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप जो कि डिवाइड बाय dx होता है, वो डेटा हमारे पास से आता है 3x² - 1। हम जानते हैं कि x² की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो लीस्ट वैल्यू अगर हम निकालने पहुंच गए, इसकी लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो वो आपके पास से -1 आएगी। कब आएगी? जब x की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, यानी ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बन जाएगी। y इज इक्वल टू -9x। दैट्स द सी ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन आपका बन गया ट्रू। अब आते हैं डी पर, स्लोप ऑफ द टेंजेंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कर्व अगर कट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपके पास लिखा है y इक्वल टू x³ - 9x आता है, ये है कर्व। अब अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, जहां पर ये कट करेगा, तो वहां तो y 0 हो जाएगा। x हमने कॉमन ले लिया, ये डेटा आपके पास है, 3 डेटा आपके पास आते हैं, 0, 3 और -3 आता है आपके पास। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स कैन बी, इंपॉर्टेंट वर्ड सुनिएगा, कैन बी, क्या हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। इसी कर्व का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो डेटा बनता है 3x² - 9। अगर x की वैल्यू हमने 0 रखी तो पहला स्लोप -9 आता है। x का वैल्यू अगर +-3 आपने रखा, 18 आता है स्लोप फिर। तो कैन बी में से कौन सा आंसर मैच हो रहा है वो देख लीजिए। 3 लिखा हुआ है वहां पर और अगला लिखा हुआ है 18, ये दोनों ही मैच नहीं कर पा रहे। ना तो 3 मैच कर 18 मैच कर पा रहा है, ना -9 मैच कर पा रहा है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ए, बी एंड सी। तो बस इसी आंसर को मार्क करेंगे, ये वाला मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस कर्व फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। क्या 1, 2 इस पे लाई करता है क्या, एक बार चेक करके देखिए। फ्रॉम बोला है क्योंकि वर्ड बाहर है पॉइंट से, टेंजेंट रो, एट द पॉइंट नहीं बोला। चेक करें, 4 आता है, 4 × 2 बचेगा आपके पास से, नहीं, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो कर्व कहीं और पर है, पॉइंट 1, 2 कहीं और पर है, यहां से हमें इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है।
So we'll assume a point x1, y1 on the curve and let's say this point is P, जिससे टेंजेंट ड्रॉ की गई। आगे पूछा गया है सम ऑफ एब्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, ये सब बातें पूछी जा रही। डिफरेंशिएट करते हैं, 2y आता है, y डैश आता है, 6x का स्क्वायर आता है, 4y डैश प्लस 0 इज इक्वल टू 0। y डैश का डेटा आपके पास से आता है, 6x का स्क्वायर है, 2y माइनस 4 है, 3x का स्क्वायर है, y माइनस 2 आता है। ठीक है, डेटा बना दिया, आगे चलते हैं। तो हमें इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट है x1, y1। एक तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये डेटा है आपके पास। और अब हम यहाँ पर टेंजेंट बना लेते हैं, y माइनस y1, 3x1 का स्क्वायर y1 माइनस 2, x माइनस x1। एक पॉइंट है 1, 2 जो इसके ऊपर लाई करता है, ये डेटा आपके पास आता है। तो थोड़ा देखते हैं इसको भी क्या बात बन रही है, यहाँ से कैसे इसको हम टैकल कर पाएंगे, तो देखते हैं। देख, आप यहाँ पर अगर इस डेटा को देखिए तो हम इसको y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। ये डेटा आपके पास से बनेगा माइनस साइन y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3x1 का स्क्वायर, 3x1 का क्यूब। इस रिजल्ट को हम यूटिलाइज करेंगे, जो कि एक माइनस साइन के साथ आएगा, 2x1 का क्यूब माइनस 4। ये उधर जाएगा आपके पास से, x1 का क्यूब आता है, माइनस 3x1 का 4 आता है, वैल्यू 0 आती है। ये आपके पास से रिजल्ट आता है। अब अगर आप यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स निकालना चाहते हैं, सम ऑफ द रूट्स, इसके 3 रूट्स आएंगे, अल्फा बीटा गामा। तो x1 क्यूब प्लस x1 का स्क्वायर है, ये डेटा है। ये डेटा आपके पास से आएगा। x1 हमने कॉमन ले लिया, तो x1 का स्क्वायर है, 4 है, x1 माइनस 1 और x1 प्लस 1, x1 माइनस 1 बचेगा आपके पास, ये डेटा बनेगा। ये है x1 प्लस 1, यहां से आता है x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक माइनस 1 आता है, एक 2 आता है और एक 2 आता है, ये बात है। ये हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यूज आ रही है, x1 y1। और अगर हम यहाँ से y1 निकालना चाहते हैं तो अब आप रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दो वैल्यूज तो सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी टेंजेंट है। हाँ, इसलिए दो पॉइंट्स यहाँ पर इसके कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के दो वैल्यूज, ठीक है। आगे चलते हैं, y1 की वैल्यूज निकाल के दिखाइए किसी एक पर्टिकुलर डेटा से। अब वो y1 हम कहाँ से निकाले वो हम देख लेते हैं, टेंजेंट से निकालना है या कहीं और से निकाले, यहां से देखा जाए अगर फर्स्ट इक्वेशन से ही निकालते हैं। अगर x की वैल्यू, x1 की वैल्यू माइनस 1 है, तो y1 स्क्वायर माइनस आपके पास से प्लस 2 बन जाएगा, वो ना, माइनस 1 की जगह से प्लस 2 बनेगा, माइनस 4y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। ये tan आपके पास से आता है, इससे आपका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आता है। फिर आते हैं हम, अगर x1 की वैल्यू आपके पास से 2 है, तब हम बात करते हैं, y1 का स्क्वायर है, तो अब देखिए x1 की वैल्यू 2 रखने चाहते हैं अगर हम, तो ये है इक्वेशन अपने पास, दिस इज द इक्वेशन। x1 का क्यूब रखेंगे तो 2 आपने लिखा है, तो 8 और 2 आपके पास से 16 आता है, माइनस आपके पास से आपको y1 लिखना है, 4y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये डेटा आपके पास है, इसके आप फैक्टराइजेशन कीजिए, प्रोडक्ट 8 आना चाहिए और सम आपके पास से जैसा डेटा बता रहा है वैसा बनना चाहिए।
y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा आपके पास है, यहां से 12 आता है। ये दो डेटा आ गए। ये वाला केस तो हमारा रिजेक्ट हो चुका है, तो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ही दो आ रहे हैं। कौन कौन से? x इक्वल टू -1 तो फर्जी है, यानी एक आंसर इसका, एक रूट इसका बैठ नहीं रहा है। हमारे पास सिर्फ दो डेटा आ रहे हैं। एक पॉइंट बनेगा 2, 2 + √12 और दूसरा पॉइंट आपके पास सेम x के लिए आएगा 2 - 2 - √12 आपके पास से आता है। अगर हम सम ऑफ x निकालते हैं यहाँ पर, तो वो आपके पास से 4 आता है। अगर आप सम ऑफ y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो वो भी आपके पास से 4 आता है। इसीलिए सम ऑफ और ये दोनों आपके पास से आ रहे हैं। फाइनल आंसर इज बी डी। सो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर रियल रूट्स के बारे में हमें चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट जो हम 3 बता रहे थे, ये जो x1 = 1 है उसके लिए y की वैल्यूज रियल नहीं आती। ठीक है, तो वो इसकी वजह से आंसर्स हमारे मैच नहीं हो रहे थे। तो हमने फैक्टराइज करके पॉइंट्स निकाल के देखे। x = -1 इज रूल्ड आउट। यहां से आपके पास 2 पॉइंट्स आए। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन नंबर डी 13। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन, बी डी इज द करेक्ट आंसर। A tangent to the curve at the point 1, 3 intercept P, Q with x and y axis respectively, then the value of PQ करके पूछा जा रहा है क्या होगा। Tangent to the curve at point 1, √3 cut intercept at P and Q on x and y axis respectively। फिर पूछा गया है at the point है, सेटिस्फाई करता है। 2x आता है, 2y y डैश आएगा आपके पास से 0 आता है। y डैश की वैल्यू x/y। पॉइंट आपके पास 1, √3 है। -1/√3 आता है, ये आपके पास से टेंजेंट का स्लोप है। y -√3 -1/√3 और यहां से आता है x -1। ये डेटा आपके पास से आता है। x + √3 की वैल्यू 4 आपके पास से आती है। आपको इंटरसेप्ट निकालना है। ये डेटा आपके पास आया। p और q हमें पता चल गया। p की वैल्यू 4 है और q की वैल्यू आपके पास से 4/√3 है। ठीक है, अब आप देखिए p की वैल्यू 4 है, करेक्ट है। p की वैल्यू, q की वैल्यू इतनी है। अब आप बताइए p -√3 टाइम्स q कितना होगा। 4 -√3 टाइम्स 4/√3। √3 से √3 चला गया है, 0 आ गया है। दिस इज करेक्ट, ये आ गया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है p² + q²। p² की वैल्यू 16 है और ये 16/3 आपके पास से आता है। 64/3 आपके पास से डेटा बनेगा जो मैच नहीं हो रहा है। So the correct options which are matching are A and C. So we mark A and C. 15 कर्व दिया हुआ है y² = 4ax। A is positive। कर्व है yxy = b, b is greater than 0 at right angle। फिर आपसे पूछा कि बताइए A और B के बारे में क्या क्या डेटा आएंगे। कर्व है y² = 4ax, A is greater than 0। राइट एंगल पे कट करते हैं तो देखिएगा y² = 4ax है और xy = b है। 2y y डैश की वैल्यू आपके पास से 4a आती है। y डैश की वैल्यू 2a/y आता है। यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, ये y डैश है, 0 है। y डैश की वैल्यू -y/x आएगा। ये सेकंड वाले का स्लोप है, फर्स्ट वाले का स्लोप है। दोनों ऑर्थोगोनल है तो m1 m2 -1 आएंगे आपके पास से। 2a/y -y/x = -1। x की वैल्यू 2a आ जाएगी आपके पास। x की वैल्यू अगर 2a आती है तो यहां से और डेटा निकलेगा। यहाँ पर 8a² आ जाएगा। v/2a आपके पास से आता है। ये यहाँ रख दीजिए। v² / 4a² = 8a²। v की वैल्यू 4a² आती है, 32 बनेगा। कितना बनेगा? 32। 32 का अंडर रूट आता है 4√2 टाइम्स a²। ये डेटा आपके पास से बनेगा। अब कौन कौन से ऑप्शन है जिसको सेटिस्फाई करते हैं वो हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन,
a is 1/√2 and b is equal to √2. Is it valid? 1/√2 से इसका तो बात नहीं बनता, ये सेटिस्फाई नहीं करता है। देखो ना, 1/2 आएगा तो 2√2 आ जाएगा, दिस नॉट सेटिस्फाइंग। a की वैल्यू हाफ ले लीजिए, b की वैल्यू √2, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा? इसको 1/4 करेंगे, हाँ ये कर रहा है, b इज करेक्ट। 1/4 चला जाएगा, b की वैल्यू √2 आ जाएगी। a की वैल्यू 1/4 है, b की वैल्यू 1/2 √2 है, सेटिस्फाई कीजिए। 1/16 आएगा, 4 कट जाएगा, 1/2 √2 करेक्ट, c इज ऑल्सो करेक्ट। b की बात करते हैं, a की वैल्यू 1/4 है तो b की वैल्यू √2 आती है, गलत है ना, ये तो ऊपर चेक कर लिया, 1/4 के लिए इतना आता है। सो द फाइनल आंसर वी मार्क इट एज b एंड c, b और c इसका फाइनल आंसर बनेगा। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। एक्सरसाइज वो 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कॉम्प्रिहेंशन के साथ दिया गया है। इस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट एक पॉइंट है h कोमा के, जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, और पीटी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ नॉर्मल है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इन सब के फॉर्मूलेज हम ऑलरेडी जानते हैं। उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल इस कर्व के लिए x इक्वल टू 0 पर निकालिए। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो आप देखिए y की वैल्यू क्या बनेगी, 0 0 0, y की वैल्यू आती है -1। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए डिवाइड बाय dx करते हैं इसका, क्योंकि ये क्यूबिक है तो आपके पास डेटा बनेगा 3x का स्क्वायर 6x प्लस 4, और x की वैल्यू हमें 0 रखनी है तो ये वैल्यू आती है 4। प्रोडक्ट निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट का और लेंथ ऑफ नॉर्मल का। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ये आता है, और लेंथ ऑफ नॉर्मल के फॉर्मूले के अंदर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर आता है। ये हुए भी है, ये रहे फॉर्मूले, ठीक। जब दोनों का प्रोडक्ट होगा तो आपके पास ये डेटा बनेगा, y1 का स्क्वायर आता है, y कोऑर्डिनेट अपने पास -1 है, स्क्वायर आएगा। So the final answer we are getting this as 17/4. That is A is the answer. ठीक है, जैसा बोला, जैसे फॉर्मूले उसके अकॉर्डिंग ही पहले y कोऑर्डिनेट निकाला, इसके अंदर x को 0 रख के डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप आ गया, दोनों के फॉर्मूलों का प्रोडक्ट पूछा था, हमने कंप्यूट किया, A is the final answer. सेकंड आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपको सब टेंजेंट निकालना है, यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ फी सच दैट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल इज इक्वल। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू सब नॉर्मल। ये आपके पास से y1 बाय m आता है, और सब नॉर्मल इज y1 इंटू m आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास से m स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी। पॉइंट की बात हो रही है 0,1,
तो आप देखिएगा x को 0 अगर हम रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये तो सेटिस्फाइड है। डिवाइड बाई dx हम यहाँ से निकालते हैं। सो वो आपके पास है p a टू दी पावर px है और p आता है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 अगर हम रखेंगे तो वो 2p बन जाता है। स्लोप आपको दिख ही रहा है। वी आर गेटिंग 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ p इज हाफ प्लस माइनस हाफ। सो वी मार्क c एज द फाइनल आंसर। ठीक है, c को हम मार्क कर देंगे। द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल हमें इस कर्व के लिए निकालना है। t की वैल्यू ये है। अब आप बताइए t के लिए y कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा। t sin minus this we are having this as 3 by root 2. नाउ टेंजेंट का स्लोप आप लिख सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो डिवाइड बाय dt अपॉन dx बाय dt। डिवाइड बाय dt माइनस 3 cos t आता है और यहाँ से माइनस रूट 2 sin t भी आपके पास से आता है। t की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 है तो यहाँ से ये बनता है 3 बाय रूट 2 और ये कॉट बन गया है। कॉट की वैल्यू -1 आएगी, माइनस 3 बाय रूट 2। हम चाहते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकाली जाए क्योंकि y1 इंटू m होती है। y कोऑर्डिनेट m की वैल्यू 3 बाय रूट 2, 9 बाय 2 मेरा आंसर यहाँ से निकल के आता। ठीक है, ठीक है। अगले पैसेज को हम पढ़ते हैं। अगले कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या पूछा गया। The water is flowing out at a rate of 16 meter per minute from a reservoir shaped like a hemispherical bowl of radius r 13 meter. The volume of the water in hemispherical bowl is given by this। एक फॉर्मूला है where water is y meter deep। water is y meter deep। फाइंड इसके बाद कुछ डेटा हमसे पूछे जा रहे हैं। तो वाटर जो है फ्लोइंग बह रहा है जो हेमिस्फेरिकल बाउल है। अच्छा, स्फेरिकल नहीं है, हेमिस्फेरिकल है, ऐसा है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल हमने बनाया। ये रेडियस है इसका, यहाँ पर है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल पे जाकर पानी है और कुछ बातें बताई गई है। वाटर इज फ्लोइंग आउट, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। दिस इज वाटर। इसकी जो डेप्थ है वो y है, ऐसा दिया गया। y मीटर डीप है वाटर, इतना है, ये डीप इतना है। आपके पास एक वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है। दिस रेडियस इज r, दिस लेंथ इज ऑल्सो r, दिस इज y और ये इसका एक छोटा r बन जाएगा रेडियस। हमें ये पूछा गया रेट एट विच द वाटर लेवल चेंजिंग व्हेन वाटर इज 8 मीटर डीप। ठीक है, तो y के अंदर चेंजेस की बात की जा रही है तो वॉल्यूम हम थोड़ा लिखना चाहते हैं। पाई बाई 3 आपके पास आएगा, 3r² माइनस y पावर क्यूब आता है। तो देखिए dv बाई dt अगर हम लिखना चाहें सो पाई बाई 3 6r/y 3y² dv बाई dt। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फिक्स है, हमें दे रखा है, ये रहा, इट इज 6 मीटर क्यूब पर मिनट। अब हमें चाहिए क्या, रेट एट विच द वाटर लेवल इज चेंजिंग। वाटर लेवल y है तो इसके अंदर चेंजेस पूछी जा रही कब, व्हेन y इज 8 मीटर और हमें r पता है कितना है, 13 मीटर है। ये दोनों डेटा पता है। पाई को हम कैलकुलेशन के लिए चाहें तो वैल्यू लिख सकते हैं, या 3 आता है, ये 13 है, यहाँ से 8 आता है, ये 3 है और यहाँ से ये 8 इंटू 8 है। dv बाई dt इज इक्वल टू 6। जी, अब यहाँ से काम कीजिए तो 3 और 8 दोनों कॉमन ले लीजिए। 8 कॉमन ले लेंगे, 3 के बाद खत्म हो जाएगा, 26 बचेगा आपके पास। 3 तो कैंसिल हो गया है, 8 कॉमन ले चुके हैं, 3 कैंसिल हो गया है, आपके पास 8 ही बचता है यहाँ से, डिवाइड बाई dt। ठीक, ये आपके पास से dv बाई dt आपके पास आएगा और यहाँ से कितना बचेगा, ये 16। यहाँ से आपके पास जाएंगे, आपके पास से 18 बचेगा, 8 6 8 पाई इंटू 18 आपके पास से आता है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 से आप कैंसिल कीजिए, 3 बार 1/24 पाई आपके पास से डेटा बनता है, 1/24 पाई। दैट्स 8। और नेगेटिव साइन क्यों है,
क्योंकि धीरे धीरे ये जो सरफेस है ना, ये जो v है, जो y है, इसका लेवल कम ही होता जाएगा, पानी पूरा बाहर चला जाएगा। दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। और ये नेगेटिव साइन बाहर क्यों लगाया है? क्योंकि देखो वॉल्यूम का जो रेट ऑफ साइन है ये रहा, तो हमें एक माइनस साइन शुरुआत में लगा देना चाहिए था इसी जगह पर कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो दिस माइनस साइन विल हैव दिस रेट। सो मीटर पर मिनट के हिसाब से हमारे पास आंसर आएगा इट्स ए माइनस 1/124 माइनस 1/24 टाइम्स पाई। ठीक है, आगे आते हैं रेट एट विच द रेडियस ऑफ द वाटर सरफेस चेंजिंग व्हेन द वाटर इज दिस। अब आइए, यहाँ हम थे, ऐसा था, यहाँ पर था, जितना डीप था, यहाँ पर पानी था। ठीक, देखो रेडियस ऑफ वाटर सरफेस, इसकी बात हो रही है, लेकिन पानी के डीप की बात पहले पूछी, वही है जो 8 था, जो पहले था। y जब 8 है तभी पूछा जा रहा है कि रेट एट विच रेडियस इज चेंजिंग। अब आप थोड़ा देखिएगा, दिस इज y, ये कैपिटल R रेडियस होगा, और ये जो रेडियस है आपके पास है, ये भी आपके पास है, टोटल रेडियस R होगा, R माइनस y आएगा। और एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास से यहाँ से बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम R माइनस y का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं। R स्क्वायर को जब आप बनाने जाएंगे तो ये कुछ ऐसा यहाँ से दिखेगा, यहाँ का R स्क्वायर चला जाएगा। तो हमें पहले एक बात बताइए, जब हमें पता है कि R की वैल्यू 13 है और Y की वैल्यू 8 है, तो उस इंस्टेंट पर स्मॉल r कितना होगा वो हम यहाँ से निकालना चाहते हैं इस मोमेंट पर। तो 26 आपके पास से आता है, इंटू 8 आता है, और ये भी 8 इंटू 8 आता है आपके पास, 8 और यहाँ से 2 कॉमन है, ये 13 आता है, यहाँ से 4 आता है आपके पास, ये 4 इंटू 3 यानी 12 आता है। उस मोमेंट पर ये 12 मीटर है। अब इसका रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है। सो वी आर इंटरेस्टेड कि dr बाई dt कितना बनने वाला है। सो 2r डिवाइड बाई dt माइनस 2y डिवाइड बाई dt ये डेटा है। अब ऑब्वियस सी बात है, पानी जब कम होगा तो रेडियस भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सो 2 इंटू 12 dr बाई dt। r आपके, एक तो काम कीजिए, 2 से सब जगह 2 कैंसिल कर दीजिए, कुछ तो फायदा होगा। चलिए, r कितना है, 13 है, dv बाई dt अभी हमने निकाला, कितना था, -1/24 -1/24 टाइम्स पाई। फिर 8 y लिखा है, y कितना है, 8 है। जब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको थोड़ा और, dr बाई dt इज 1/r, r माइनस y डिवाइड बाई dt। 13 माइनस 8 अपॉन, इस r की वैल्यू भाई आपके पास है 12, the data. So it is coming as 5, और ये 12 12 144 यानी 288 पाई आता है। So just look for the final answer. Minus pi upon 288, that's B. इस ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे। ठीक है, जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी।
बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे दो पीवाईक्यू के सेक्शन है, जहाँ एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन पे फोकस है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई, मेरे दो पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है पैसेज नंबर 3। कंसीडर अ मैन 1.5 टॉल वॉकिंग ऑन अ पेवमेंट अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट ऑफ 4.5 मीटर हाइट एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। आइए, लैंप पोस्ट जो है, यहाँ पर लैंप पोस्ट है, इससे सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था। 4.5 मीटर इसका हाइट है लैंप पोस्ट का, और जो इंसान है उसकी हाइट जो हमें दे रखी है इट इज 1.5 मीटर। जब कोई रे बनेगा तो कैसे बनेगा, यहाँ से लाइट आएगा, इधर चला जाएगा, यहाँ पे आके शेडो बनेगा इसका, ठीक है, इस तरीके से जहां से पेड़ से कनेक्टेड होगा बन जाएगा। सो कंसिडर मैन ऑफ 1.5 मीटर टॉल वॉकिंग ऑन द पेमेंट अवे फ्रॉम, यानी इस साइड मूव कर रहा है, ये मूविंग ऑन दिस साइड एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। So let's consider this as a origin and this is x, this is y. तो dx by dt यानी इसके x कोऑर्डिनेट के अंदर जो चेंज है वो 4 किलोमीटर पर आवर का है, ठीक है। हाउ फास्ट द फार्दर एंड ऑफ शेडो मूविंग ऑन द पेमेंट, ये शेडो का फार्थेस्ट एंड है, जब शेडो पड़ेगा तो यहाँ आता है, दिस इज द फार्थेस्ट एंड ऑफ शेडो, इसकी बात हो गई है। आप इस ट्राइंगल को थोड़ा देखिए, जो ट्राइंगल बने हुए हैं, इट्स कॉलिंग दिस एज थीटा, it is 1.5, it is x, it is y, it is 4.5. So I am writing tan theta as 1.5 upon y perpendicular upon base is equal to 4.5 upon base, it is x plus y. ये इसका 3 गुना है, x plus y is 3 times y. ये डेटा अपने पास आता है। हमें dx by dt चाहिए, जो आता है 2 times dy by dt. x की रेट ऑफ चेंज हमें पता है 4 है, dy by dt आपके पास से आता है, ये 2 आता है। जो हमसे पूछा है उसकी बात करते हैं। हाउ फास्ट द फार्थेस्ट एंड ऑफ शेडो, ये देखिए फार्थेस्ट एंड ऑफ शेडो, ये है फार्थेस्ट एंड ऑफ शेडो। सो वी आर लुकिंग फॉर द कोऑर्डिनेट x प्लस वाई है, इसमें रेट ऑफ चेंज आपको निकालनी है dx by dt प्लस dy by dt. So it is 4 and it is 2. So it is 6 kilometer per hour. The final answer is 6. The final answer is 6. अगर ये शेडो की लेंथ की बात कर रहे होते तो वो डिवाइड बाय dt आता, पर यहाँ हाउ फास्ट द फार्थेस्ट एंड ऑफ, यानी एक पॉइंट जो है सबसे दूर वाला पॉइंट, इसकी बात हो रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से x प्लस वाई पर है, तो इसका रेट ऑफ चेंज आएगा। सिर्फ लेंथ ऑफ शेडो की बात कर रहे होते तो लेंथ ऑफ शेडो y है, डिवाइड बाय dt हमसे पूछते। हाउ फास्ट इज शेडो लेंथनिंग, ये पूछा है, दिस इज द डिवाइड बाय dt। अब शेडो की लेंथ पूछी है, जो आपके पास है 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि यहाँ पे क्या हमें डिस्कस करना है। Consider the curve y is equal to e to the power 2x square plus 2x. Match the following list 1 and 2. ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये बातें हमें इस कर्व के ऊपर पूछी जा रही है। कौन से पॉइंट का डिस्कशन करना है, सब जगह एक ही पॉइंट है 0, तो कर्व हमने लिखा e to the power 2x का 0 और x ये दिया है, x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आपके पास से 1 आती है। डिवाइड बाई dx अगर हम निकालने जाएंगे तो e to the power 2x का स्क्वायर है, फिर 4x आता है, फिर 2 आता है, 0 रखेंगे तो 2 आएगा, ये बन गया हमारे पास है टेंजेंट का स्लोप। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास है, फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन m।
लेंथ ऑफ नॉर्मल हमारे पास है फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हमारे पास से y बाय m आता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हमारे पास से y टाइम्स m आता है। y कोऑर्डिनेट इज 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 अपॉन 2, इट इज रूट 5 बाय 2। वी आर हैविंग दिस एज रूट 5। y की वैल्यू 1 बाय 2 आती है और ये 2 आता है, चेक कर लीजिए। So length of tangent is root 5 by 2. So we are going to connect it with P with 3. Length of normal is coming as root 5, it is 1. Length of subtangent आपके पास से half आता है, it is 2. Length of subnormal आपके पास से 2 आता है, that is 4. ऑप्शन ढूंढिए। P3 से कनेक्ट होगा, पहला गलत है, ये दोनों ठीक है। Q1 से कनेक्ट होगा, Q1 से कनेक्ट होगा। R2 से कनेक्ट होगा, C इज करेक्ट आंसर। R2 से कनेक्ट होगा और S की वैल्यू आपकी 4 से कनेक्ट होगी। So we can correct the final answer, C is the answer. If curve y square is equal to 4x, y equal to e to the power minus x by 2a are orthogonal, then find a can take the values। कौन से वैल्यूज है a जो ले सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। They both are orthogonal, then a can take the values। दोनों कर्व्स अगर ऑर्थोगोनल है तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। y square is equal to 4ax and y is equal to minus x by 2a। 2y divided by dx is equal to 4a divided by dx is equal to minus 1 by 2a आएगा आपके पास है, e to the power minus x by 2a। यहां से पहला वाला स्लोप आपके पास है 2a by y आता है, ये तो y ही है। आप अगर m1 m2 का प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे तो -1 आ रहा है, वही ये तो वापस से y है ना। m1 m2 माइनस, दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बात करेंगे, दोनों का y भी सेम आएगा, दोनों कट जाएंगे। तो यस, a कैन टेक एनी वैल्यू, a can take any value, so a can be connected with p q r s any value। बस डोमेन का कोई चक्कर ना हो, जीरो को छोड़कर सब रख सकते हो आप। ए कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट जीरो, जीरो पर ही डिफाइंड नहीं होगा, तो पी क्यू आर एस से कनेक्ट हो जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस कर्व एंड दिस कर्व, आइए बी। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने माना, मॉड के साथ आपके पास लिखा गया है, मॉड के साथ यहाँ पर एक बात मेंशन करनी बड़ी जरूरी, हाँ दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है थोड़ा आप देखिए यहाँ से। आई फील सो कि अगर मैं यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस एक्स करके देखूं अगर, तो यहाँ मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स अगर हम करें, यहाँ भी कॉस है और यहाँ से आता है पाई बाय 2 प्लस एक्स आता है, फिर मॉड आता है। ये कॉस एक्स का मॉड आता है और यहाँ से आपके पास है साइन एक्स का मॉड आता है, ये तो सेम आ गया। इसका मतलब इस फंक्शन का टाइम पीरियड आपके पास से पाई बाय 2 आता है, इस फंक्शन का टाइम पीरियड पाई बाय 2 है। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई एक वैल्यू फिक्स ऐड कर दी जाए, फंक्शन वापस से सेम वैल्यू ले लेता है, उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पाई बाय 2 ऐड करने पर हमारे पास सेम ही आ रहा है, यानी जैसा इसका बिहेवियर 0 से पाई बाय 2 में होगा, पूरे एक्स में सेम ही रहने वाला है। 0 से पाई बाय 2 के अंदर मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया है। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया है तो आप थोड़ा सोचिए, फिर तो दोनों मॉड ही आपके पास से प्लस से ओपन हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपके पास रहेगा, और ये रहेगा तो हम यहाँ पर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की सोच सकते हैं। ये साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स आपके पास से आता है, और ऐसा करने से भी बात नहीं बनेगी, तो ये रूट 2 आता है, ये साइन आता है, यहाँ से एक्स प्लस पाई बाय 4 आता है, एक्स प्लस 45 डिग्री आपके पास से आता है। अब आप मुझे बताइए, जब मैं इसके अंदर जीरो रखता हूं तो साइन 45 डिग्री आता है, जो कि 1 आएगा, और जब हम पाई बाय 2 रखते हैं तब भी सेम आता है। तो इसकी मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यूज किसके बीच में रहने वाली है? इसकी वैल्यूज आपकी 1 से लेके रूट 2 के बीच में रहती है। इसके बीच में रहती है 1 से लेके रूट 2, 1 से लेके रूट 2 के बीच में अगर ये रहता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि रूट 2 1.414 होता है। तो ये फंक्शन कुछ नहीं,
पहला वाला कर्व आपके पास से y इक्वल टू 1 है। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ था y इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x। सबसे पहले हमने चेक किया पाई बाय 2 इसका टाइम पीरियड है क्या, तो सेम ही आ गया। माइनस ऑफ cos x बनेगा यहाँ पर, लेकिन मॉड है तो सेम रहेगा। यहाँ पर तो क्या cos x रहेगा, यहाँ पर माइनस ऑफ sin x आएगा, पर मॉड है तो सेम रहेगा, फंक्शन सेम। पाई बाय 2 ऐड करें, पाई बाय 2 उसका टाइम पीरियड है, तो यानी 0 से पाई बाय 2 में भी लेंथ पाई बाय 2 बन जाती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका एनालिसिस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों मॉड प्लस से सॉल्व होंगे। रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो रूट टू टाइम साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 हमने बनाया। अब 0 से 0 रख के देखते हैं तो इसकी वैल्यू अंदर वाली 1 आती है, पाई बाय 2 पर भी वैल्यू 1 आती है। और जब पाई बाय 4 रखेंगे तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 आता है, तो रूट टू, तो यानी अंदर वाला जो डेटा है उसकी वैल्यू 1 से लेकर रूट टू के बीच में रहती है। रूट टू मतलब है 1.414 के आसपास का डेटा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 1 से लेके 1.414 है, यानी ये पूरा कर्व जो लिखा गया है इट इज सिंपली y इक्वल टू 1। ये क्या है, y इक्वल टू 1 है, और वो है आपके पास से। तो एक कर्व है y इक्वल टू 1 और दूसरा कर्व है ये सर्कल की इक्वेशन। तो पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका तो स्लोप पहले वाले का 0 ही है, इसका निकाल लेंगे। डिवाइड बाई डी एक्स, पॉइंट भी अपने पास निकल के आया है, प्लस माइनस 2,1 है, माइनस एक्स बाई वाई है, यहाँ किसी एक पॉइंट पे निकाल लीजिए, -2 आता है। सो टाइन थीटा दोनों के बीच का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m। ये तो 0 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, 2 आता है अपने पास। सो tan थीटा की वैल्यू 2 आती है, यानी tan इनवर्स 2 आपके पास से बनेगा। cosec स्क्वायर थीटा हमसे पूछा है, ये पूछा है cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1/4, द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 5/4। आप मार्क कीजिए 5/4, यानी आर आपके पास से ऑप्शन आएगा। वी कैन मार्क हियर दिस एंड पी क्यू आर इज फॉर फर्स्ट वन, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आर को मैच कर गया, ठीक है, गुड क्वेश्चन। आगे कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b टाइम्स x प्लस b। दे इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। फिर हमसे पूछा है कि मॉड a बाय मॉड b क्या होगा। आइए, एक कर्व है अपने पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a आता है और x प्लस a आता है। एक और आपके पास से आता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b आता है और x प्लस b भी आता है। 4bx प्लस b, 4ax प्लस a, दोनों ऑर्थोगोनली कट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, 2y आता है, y डैश आता है, 4a आता है, 2y y डैश आता है, 4b आता है। ये आपके पास से फर्स्ट स्लोप का टेंजेंस है और ये दूसरे का। हालांकि दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे को पहले इंटरसेक्ट भी करेंगे, ताकि हमें बात पता चल पाए। और तो दोनों को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस 4ay स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx प्लस 4b स्क्वायर। a माइनस बी टाइम्स x आता है आपके पास से, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। a और b तो इक्वल होंगे नहीं, यहां से ये डेटा आपके पास से बनेगा। चेक करते हुए चलिए ये क्या डेटा अपने पास आता है। ए और बी तो सेम होंगे नहीं, क्योंकि ए और बी सेम होंगे तो दोनों कर्व सेम आ जाएंगे। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये तो कंफर्म है। सो ए माइनस बी आया और यहां से एक माइनस साइन आपके पास से बनेगा, माइनस ए माइनस बी। वाई हम निकालना चाहते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस ए माइनस बी प्लस ए से ए चला जाएगा, -4a भी अपने पास डेटा आता है। ए और बी के साइन के बारे में हमें बात करनी होगी, ए और बी के साइन अपोजिट है, वरना ये मुलाकात नहीं कर पाएंगे। दे इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ठीक है, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है। अब आप यहां से देखिए, क्योंकि m1 m2 परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 क्या आना चाहिए, -1। तो आपके पास है 4 टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखो दोनों का प्रोडक्ट 4ab अपॉन वाई स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए क्या बात बनता है,
ये जो रिजल्ट अपने पास आता है, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू भी -4 AB है, तो ए और बी पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए एंड बी। ये रिजल्ट आपके पास से आया, आपने यहाँ से रखने लगे, तो आपके पास से तो वही आ गया, -1 बराबर -1। तो इट डजंट मैटर कौन से ए और बी की वैल्यूज है, सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल। तो आपके पास से ए बाय बी का रेशियो दिया है, आप बना सकते हैं क्या ये होगा। सो इट इज अगेन पी क्यू आर एस, इज ट्रू फॉर ऑल। देखो पी क्यू आर एस जो हम चाहते थे M1 M2 -1 करके लेकर आना, वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वैलिड ही नहीं है। यहाँ से डिफरेंशिएट करके लिया, इसको डिफरेंशिएट करके लाए, सिंपल जो ऑर्थोगोनल कंडीशंस होती है। M1 M2 -1 अब वाई स्क्वायर इक्वल टू -4AB आ रहा है, दोनों को सॉल्व करके लेके आया, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4AB, ठीक है, तो -1 इक्वल टू -1 आ गया है। सो इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कुछ फिक्स कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस आ गया। अब आते हैं डी ऑप्शन पर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस सी टच ईच अदर एट पॉइंट h, के। फिर आपसे h प्लस सी के प्लस सी पूछा है, तो थोड़ा डेटा को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर इसमें दोनों को देख लीजिए, दोनों में इक्वेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है, x को y में चेंज किया हुआ, देखो थोड़ा आराम से, और ये एक दूसरे को टच करते हैं पॉइंट h, के पर। सो डी पॉइंट आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, और दूसरा वाला करना है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस सी। इक्वेशन एक बार देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, h, के पर तीनों का सम हमें निकालना है, ठीक। ये दोनों कैसे हैं एक दूसरे के, ये दोनों कर्व एक दूसरे के इनवर्स है, ये दोनों कर्व एक दूसरे के इनवर्स। देखो x को y से रिप्लेस किया हुआ है, तो दो कर्व अगर एक दूसरे के इनवर्स है और दोनों अगर एक दूसरे को टच करते हैं, और वो पॉइंट अगर हमें पता है h, के, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों किस लाइन पर होंगे, दे आर ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। एक फंक्शन जो एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये दोनों जो है जिस जगह पर मिलते हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों जगह एक साथ एक चीज रख सकते हैं, ठीक है। तो h, के दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और h और k की वैल्यूज भी सेम आएंगी। सो h, के lies on y is equal to x, so we are having h is equal to k, y is equal to x square plus 3x plus c। ये भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, ये भी h, ये डेटा है आपके पास। अभी एक दूसरे को टच करते हैं, ऐसा बताया गया है, जब टच ईच अदर, टच करते हैं तो दोनों का स्लोप उस जगह पर कैसा होना चाहिए, सेम आना चाहिए। सो डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास से 2x प्लस 3 आता है, ये 1 है, 2y वाई डैश प्लस 3 टाइम्स वाई डैश है। m1 आपके पास से 2h प्लस 3 आता है, m2 यहां से निकलेगा जो 1 अपॉन आपके पास से 2h प्लस 3 आता है। यहां से अगर आप वाई डैश निकालेंगे सेकंड वाला, 1/2y प्लस 3 है, ठीक। और ये ऊपर वाला, क्योंकि एक दूसरे को दोनों टच करते हैं तो दोनों के स्लोप कैसे होंगे, बराबर हो। प्लस -1 आपके पास से आ जाएगा। सो व्हेन यू टेक प्लस आपके पास से -1 आता है, व्हेन यू टेक माइनस आपके पास से -2 आता है। ये डेटा आपके पास से बढ़ेंगे, और h और h की वैल्यू यही h है, यही k है। अब यहाँ से अगर आप c निकालना चाहते हैं, तो किसी भी एक रिलेशन से आप c भी निकाल सकते हैं। यहाँ अगर हम रख के देखेंगे, सो 1 आता है, -2 आता है, c की वैल्यू आपके पास यहाँ से 1 आती है, और सेकंड वाले से आप रख के देखिएगा तो 4 आता है, और ये -4 है, c का वैल्यू आपके पास से 0 आता है। क्या ऐसा बोला है कि c की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ वर्ड लिखा है क्या, ऐसा कुछ नहीं बोला। अब आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है,
h प्लस k प्लस c तीनों के वैल्यूज के हिसाब से आपको बताना है। नाउ वी आर तीनों का सम अगर हम करके मॉड निकालेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से आपके पास है 4 आएगा। 4 देखिए आप कहीं पर दिखा है क्या? 4 तो लिखा ही नहीं है, लेकिन 1 लिखा हुआ है, तो विल मार्क Q एज द फाइनल आंसर। तो अगर मैं यहाँ से मॉड निकालता हूँ, h प्लस k प्लस c वैल्यू 1 आती है और आपके पास से 4 आती है। आपके पास से 4 तो ऑप्शन है नहीं सामने, तो आपके पास 1 वाला ऑप्शन है Q, तो आप Q मार्क करेंगे। तो देखिए सारी बातें मैच हो गई है, ए का पी क्यू आर एस, बी का आर, तीसरे का पी क्यू आर एस और चौथे का Q। चलिए गोइंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10, स्लोप ऑफ द कर्व y 2y square is equal to ax square plus b at 1 comma -1 is -1, a comma b the point on the curve where the normal to makes an equal intercept with the axis। ऐसे करके टुकड़ों टुकड़ों में कई सारी बातें यहाँ पर पूछी गई। चलिए सीक्वेंशियली चलते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला वाला पार्ट है अपने पास ए, हमें निकालना है यहाँ पर स्लोप, तो आएगा 4y y डैश 2x प्लस 0 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है। आप डेटा बनाइए, -4y डैश आता है, y डैश है -a/2 लिखा हुआ है, ठीक। ये स्लोप है आपके पास से, इट इज रिटन एज -1। तो आपके पास यहाँ से पता चलेगा कि a की वैल्यू 2 है ना, और ये पॉइंट है आपके पास 2y स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस b, 1 -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। b की वैल्यू 0 आती है, अब a माइनस b निकालेंगे तो 2 आएगा, तो आपके पास से p ऑप्शन मैच हो गया, फर्स्ट वाले। अब आते हैं हम q पर, a, b the point on this curve where the normal to the curve makes an equal intercept with coordinate axis। आप इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब समझते हैं? ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये लाइन की इक्वेशन होती है। a इक्वल टू बी अगर हो गया तो टेंजेंट का स्लोप ही आपके पास है, उसका स्लोप -1 आ जाएगा, देन द स्लोप वुड बिकम एज -1। आपको पॉइंट ए कोमा भी इस कर्व के ऊपर निकालना है, तो आपके पास से पहला डेटा तो यही बनेगा कि 9b स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, 18y y डैश इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर है, y डैश की वैल्यू आपके पास से 6 टाइम्स y आती है, पर हम तो नॉर्मल की बात कर रहे हैं ना, सो नॉर्मल का स्लोप आएगा आपके पास से -6y अपॉन एक्स स्क्वायर, पॉइंट है ए कोमा बी, एंड दिस शुड बी -1, ठीक है, ये आना चाहिए -1। डेटा रखिए, 6b अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 6b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक रिजल्ट यहाँ, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, ठीक। डिफरेंशिएशन के हिसाब से हमने देखा इसको, नॉर्मल का स्लोप इसका उल्टा होगा, माइनस टाइम्स, और ये स्लोप गिवन था, -1 की इक्वल कर दिया। अब ए और बी का डेटा निकालना है हमें, आप यहां से पहुंचिए, 36b स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर 4 होता है, ये आपके पास है a³/9 आता है, ये a पावर 4, a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू 8/3 आती है, 4/3 आपका आंसर, 10 प्रिसाइजली और r आंसर, ठीक है भाई, r वाला ऑप्शन हमारा मैच हो गया। आगे चलते हैं, टेंजेंट है 1,2 पर इस पॉइंट पर, पैरेलल टू द नॉर्मल एट 1, -2, फिर पूछा जा रहा है सी ऑप्शन, अगर आप देखें y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7/2, पहली बात तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करवा दीजिए, ये पहली इक्वेशन, y डैश आपके पास से 2ax प्लस b आता है, x की वैल्यू 1, 2a प्लस b,
इस पर टेंजेंट बना दी गई है, पैरेलल है यानी दूसरे की कहानी चल रही है। x² + 6x + 10, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे y', 2x + 6 आएगी, x की वैल्यू -2 है तो -4 ये 2 आता है। इस पर नॉर्मल का स्लोप आपके पास से -½ आएगा और ये आपके पास से फर्स्ट सेकंड वाले पॉइंट पर नॉर्मल फर्स्ट वाले की टेंजेंट के बराबर है। फर्स्ट वाले की टेंजेंट आपके पास पता है 2a + b, ठीक। अब जो डेटा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बिहेव करेंगे। तो रिजल्ट आ गया है आपके पास से, एक तो आप a + b लिख सकते हैं और एक a चला जाएगा, इसकी वैल्यू आपको पता है -3/2 + a। सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ a इज 1 और आपके पास वैल्यू ऑफ b इज -5/2। a - b आप निकालिए, 7/2 मेरा आंसर निकल के आएगा। तो 7/2 मुझे इसके अंदर दिख रहा है, सो वी कैन मार्क Q एज द फाइनल आंसर फॉर C। एक एक करके सभी ऑप्शंस को सॉल्व किया, जैसा जैसा वो बोल रहे हैं कि ये इसकी टेंजेंट है तो पहली बात तो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा। फिर डेरिवेटिव निकालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आएगा, ये रहा डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप। ये है आपके फर्स्ट वाले कर्व की टेंजेंट का स्लोप। सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन क्या है, नॉर्मल निकालना है। पैरेलल बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप इक्वल आएंगे। स्लोप इक्वेट कर दिए, कंडीशंस आ गई ए और बी के बारे में, पूछा a - b है, जो पूरे सेकंड कॉलम में वही डेटा लिखा है। डी ऑप्शन की बात करते हैं। इफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट 1,1 इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स x विद x एक्सिस। x एक्सिस के साथ tan इनवर्स x बनाते हैं, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास से 2 है। कर्व है xy + ax + by = 0। xy + ax + by = 0। पॉइंट आपके पास है 1,1, तो पहले तो इसको सेटिस्फाई कर दीजिए। 1,1 आपके पास से एक रिजल्ट आता है, ध्यान रखेंगे। फिर इस कर्व की इक्वेशन को एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, x × y, x × y', a + b एंड y'। दोनों दोनों आप 1 1 रख दीजिए। ये y' आपके पास है -1 + a और 1 + b, और ये टेंजेंट आपको दिया हुआ है 2 के बराबर, ये दिया हुआ स्लोप कि x एक्सिस के साथ इसका एंगल tan इनवर्स 2 है, यानी स्लोप आ गया 2। ये रिलेशन अपने पास से बना। सेकंड रिलेशन, -1 - a = 2 + 2b, a + 2b की वैल्यू -3 आती है। आप यहाँ पर a + b + b लिख सकते हैं। a + b की जगह आप -1 रखिएगा। b की वैल्यू -2 अगर आप लेना चाहते हैं तो a की वैल्यू आपके पास से 1 आएगी और a - b का डेटा निकालेंगे तो 3 आएगा। a - b का डेटा 3 आता है। सो दिस इज S। PRQS, PRQS, ये हुआ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। टेंजेंट के स्लोप, नॉर्मल के स्लोप से कई कंडीशन यहाँ बता रखी है। अकेला सवाल आपके पूरी एओडी में टेंजेंट नॉर्मल के कई सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा रहे। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा जी, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई में जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई में इसमें फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेईई में, इसमें दोनों है,
मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। So guys, let's discuss exercise O4 of tangent and normal chapter. Water is being poured into a cylindrical vessel at a rate of, cylindrical vessel है, cylinder है, at a rate of 1 centimeter cube per minute, and the vessel has a circular base of radius 3. If rate at which the level of water is rising in the vessel is this, find the K. पानी डाला जा रहा है, cylindrical vessel है, किसी पर्टिकुलर टाइम के पास इसमें इतना पानी हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से इसके अंदर पानी डाला जा रहा है। सर्कुलर बेस है जिसका रेडियस 3 मीटर है, बता दिया गया। पहली लाइन कंप्लीट हुई। वाटर लेवल इज राइजिंग इज दिस, तो वाटर लेवल यानी ये हाइट अब हम पानी की जो है, ये पानी है, लेट्स कॉल दिस वन एज अ वाई, ये वाटर लेवल बन गया है। चेंज इन वॉल्यूम की बात हो रही है, बना लेते हैं, तो ये भी अभी भी 3 ही रहेगा। वॉल्यूम आपके पास से पाई आर स्क्वायर टाइम्स वाई आता है, अब रेडियस तो 3 ही रहेगा ना, यही रहेगा। सो वॉल्यूम है dv बाई dt, 9 पाई डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 1। पूछा क्या है हमसे, तो आपके पास है dv बाई डिवाइड बाई dt आपसे पूछा है, विच इज 1 अपॉन दिस, और ये दिया हुआ है 1 अपॉन k पाई आना चाहिए। मिनट पर मिनट के, मीटर पर मिनट के हिसाब से निकालेंगे, डायमेंशन यही थी। सो द वैल्यू ऑफ k इज 9। सिंपल क्वेश्चन है, बना दिया। सो वैल्यू ऑफ k इज कमिंग एज 9। Inverted cone has a depth of 10 centimeter. The base of radius is 5. The water is poured into at a rate of 1 centimeter cube per minute. Rate at which the water level in the cone is rising when the depth of water is this much. आइए, cone की बात हो रहा है, गए इसको प्लॉट करने, ये डेटा है। कुछ बातें यहाँ समझाई जा रही है। डेप्थ आपके पास से 10 है और यहाँ पर बेस, रेडियस का बेस 5 है। धीरे धीरे क्या होगा कि इसके अंदर एक पानी भरा जाएगा, तो ये हो गया अपना स्मॉल आर, ये बन गया स्मॉल एच, और ये है थीटा। तो यहाँ आप देखेंगे अगर, तो एक ट्राइंगल अपने पास बहुत अच्छा बन रहा है, यह एंगल आपका थीटा है, ये आर है, ये एच है, ये 10 है और ये 15 है। यहाँ अगर हम tan थीटा बनाएंगे तो वो आर बाई एच छोटा वाला ट्राइंगल का रेशियो और ये 15/10 का सेम रहता है, तो आप आर की वैल्यू 3h/2 रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब होगा क्या, पहली वाली लाइन ठीक है, क्लियर है, पानी डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, पानी डालने की रेट आपको पता है, इट इज 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब आप देखिए पानी कहाँ आएगा, पानी तो यहाँ है, सब जगह पानी। तो पानी का जो वाटर लेवल है उसका वॉल्यूम बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर बाय एच, ये बनेगा। भाई इस कोन के अंदर भी एक छोटा पानी वाला कोन बन जाएगा, तो आर और एच में आप डेटा लिख सकते हैं, 9h² अपॉन, यहाँ से 4 3 12 भी आता है आपके पास, ठीक है, 4 बनेगा, 9 बन चुका है, और 4 और 3 12 आता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 पाई/4 h² है। अब वॉल्यूम के अंदर रेट ऑफ चेंज जो कि हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आता है 3 पाई/4 2h और dh/dt। हमें कब चाहिए, जब वाटर लेवल 4 सेंटीमीटर है,
एंड h इज 4 सेंटीमीटर, तो 1.5 का मतलब वो भी 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, ये पाई है, ये 4 है, ये dh/dt है। dh/dt आपके पास से 1/4 पाई आता है, ये दिया हुआ है आपके पास 1/4 पाई। एक बार थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह देख ले हम आराम से, है ना। फिर वैल्यू ऑफ के आपसे पूछा जा रहा है। डेप्थ जो है वो 10 है, बेस 5, ये देखो ये गलती कर दी, दिस इज नॉट 15, दिस इज 5। यहाँ 5 आएगा सब जगह, ये सब गलत हो गया। रेडियस इज 5, so it is 5, it is 1/2, it is h/2। h/2 आया आपके पास तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अब यहाँ से। एक भी जगह अगर कैलकुलेशन हमारी बिगड़ी तो आगे आने वाले आंसर्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आप यहाँ पर h/2 रखने वाले हैं, तो r की जगह आप रखिएगा h/2। ये आपने रखा h/2 का स्क्वायर है, h है वो 3 है, थोड़ा आराम से रखते हैं। तो आपके पास से पाई h क्यूब आता है, पूरा एटा 12 बन जाता है, 5/12, 3h का स्क्वायर है आपके पास से, पाई h स्क्वायर dh/dt अपने पास आता है। r की वैल्यू आप रखना चाहते हैं, इट इज 3/2 पाई 16 आपके पास से आता है। यहाँ से आप देखिए बाय 4 आता है, यहाँ से 4 आता है, और दिस इज dh/dt। dh/dt ही आपसे पूछा गया है कि कितना है, dh/dt इतना है 3/k पाई। तब आप देखिए भाई क्या बात बनती है, यहां से आप कैंसिलेशन कीजिए, 3/8 पाई आपके पास से आता है, k का वैल्यू आपके पास से 8 आ रहा है, एंड दिस इज प्रिसाइजली द आंसर। अगर कैलकुलेशन थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई तो हमारे आंसर्स कुछ और आ जाएंगे। सो क्लियर है, 8 आ रहा है, 3/8 पाई आपके पास से डेटा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Water is dripping out from a conical funnel of semi-vertical angle of pi/4 at a uniform rate of 2 centimeter cube per second through a tiny hole at the vertex and the bottom। यहाँ पर इसके यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है भाई, पानी निकाल देते हैं। सेमी वर्टिकल एंगल आपके पास है 45 डिग्री दिया गया है, तो जब कभी इसके अंदर वाटर लेवल भी रहेगा, तो ये अगर r है, ये अगर h है, तो क्योंकि हमें एंगल पता है 45 है, तो r/h की वैल्यू 1 रहेगी, यानी r और h दोनों इक्वल रहेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इससे क्या हुआ, पानी निकल रहा है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट, तो वॉल्यूम आपके पास है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी पाई h क्यूब बाई 3 हम लिख सकते हैं। dv/dt यहाँ से पाई आता है, h स्क्वायर dh/dt आता है। अब जो वॉल्यूम है अपने पास लिखा हुआ वो ये रहा, 2 centimeter cube per second through a tiny hole at a vertex of the water. When the slant height of the water is 4, the rate of decrease of slant height and the water is given by this। slant height कौन सी होती है पता है आपको? ये r है, ये भी r है आपके पास से, या ये r है, ये h है, इसको slant height बोलते हैं 45 डिग्री। तो l आपके पास से √2 टाइम्स h आएगा, हमें यानी dl/dt इज इक्वल टू √2 टाइम्स dh/dt लेकर आना है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लांट हाइट ऑफ द वाटर आपको निकाल के लेकर आनी है, ये बात आपसे पूछी जाए। कब पूछा है, जब हाइट 4 सेंटीमीटर है। सो लेट्स से h इज 4 सेंटीमीटर, तो 16 पाई dh/dt इज इक्वल टू 2, 1/8 पाई आपका फाइनल आंसर आता है। कितना आता है आपके पास, 1/8 पाई। अब ये dh/dt आया है आपके पास, आपको तो √2 टाइम्स निकालना है, ठीक है।
तो थोड़ा एक बार फिर से हम देख लें डेटा। 2 सेंटीमीटर क्यूब था यहाँ पर, पाई/4 है, आर और एच बराबर है। स्लांट हाइट ऑफ वाटर इज, देखो ये क्या दिया है, दिस इज स्लांट हाइट, यहाँ मिस्टेक होती है। दिस इज नॉट हाइट, दिस इज स्लांट हाइट, तो यहाँ मिस्टेक हमने कर दी। तो एच की वैल्यू नहीं दी हुई है, एच की वैल्यू तो अलग आएगी। स्लांट हाइट आपको दिया हुआ है, तो वहां से अब आपको कंप्यूट करके दिखाना पड़ेगा भाई क्या डेटा बनता है। ठीक है, आइए बनाते हैं। नाउ द स्लांट हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो ये √2h आपके पास से आया, तो h की वैल्यू आपके पास से 2√2 आ गई। अब ये 2√2 आप यहाँ रखने जाएंगे, dh/dt विच इज 2 आपके पास से आता है, तो यहां से आएगा तो 8 आएगा, और ये 1/4 पाई आपके पास से बन जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं कि dl/dt आपके पास से √2 आता है और 1/4 पाई आपके पास से आता है। √2 आपके पास से 4 पाई आता है। आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो आप कीजिए कंपेयर यहां से, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ k एज 4, फाइनल आंसर। तो ध्यान रखिए क्या गिवन है, डेप्थ गिवन है या स्लांट हाइट गिवन है। तो जैसे अभी मिस्टेक किया था, यहाँ दिया है स्लांट हाइट, तो यानी एल की वैल्यू दी है, एच निकालना होगा, वरना उससे भी कुछ आंसर से यही रहा था। तो बहुत कॉन्शियसली सॉल्व करना है कि क्या गिवन है क्या नहीं गिवन। वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद इट्स वर्टेक्स डाउन। ठीक है, एक वाटर टैंक है जिसका शेप राइट सर्कुलर कोन है, जिसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है। ऑल्टीट्यूड 10 है, रेडियस ऑफ द बेस इज 15। ऑल्टीट्यूड 10 है, रेडियस ऑफ द बेस इज 15। ये 15 है और ये 10 है, ये एंगल 90 है। The water is leaked out from bottom at a constant rate of 1। इसका मतलब क्या है, ये CU का मतलब क्या है, क्या समझे इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। इस रेट से अपने पास यहां से इसका जो भी लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है। पानी है, ये क्या है, पानी ही है। ठीक है, वाटर इज पोर्ड इनटू द टैंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ C। यहाँ पर पानी भी लाया जाता है, उसकी रेट ऑफ C है। Compute C so that water level will be rising at a rate of 4 centimeter per second at an instant when water is 2 centimeter deep। आइए फिर यहाँ पर पानी आया, तो ये तो अपने पास से वही रेडियस ही रहेगी, लेकिन ये h रहेगा। उस इंस्टेंट पर निकाली हुई जब पानी 2 सेंटीमीटर डीप है। C is of the form of P plus Q times पाई, आगे दिया हुआ है। फिर से पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते क्या हो रहा है। एक वाटर टैंक है जिसकी शेप राइट सर्कुलर कोन है, वर्टेक्स नीचे की तरफ है, इसको वर्टेक्स कहते हैं, नीचे की साइड है। पहली लाइन क्लियर। राइट सर्कुलर का मतलब ये होता है कि जब वर्टेक्स से इसको सेंटर से मिलाएंगे तो एंगल 90 बनेगा, है ना, तो इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। यही हमारे सिलेबस में है कि वर्टेक्स अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो बेस में सर्कल होता है वहां पर परपेंडिकुलर बनता है और सेंटर पे एग्जैक्टली जाके मिलता है, उसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। Altitude is 10, this is 10, this is 15, radius of the base is 15। ठीक है, the water leaks out from the bottom at a constant rate of 1 centimeter cube per second। water is poured into the tank at a constant rate of, पानी इसके अंदर डाला जा रहा है C के स्पीड से। कंप्यूट C कीजिए कि वाटर लेवल विल बी राइजिंग, अच्छा पानी बढ़ना चाहिए 4 सेंटीमीटर इसके साथ। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पर tan थीटा लिखने जाऊंगा, वो तो R/H आएगा इस ट्राइंगल से, और यहाँ से आपके पास से 15/10 आता है, यानी 3/2 आता है। R को मैं लिख सकता हूँ 3/2 टाइम्स H। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। C वॉल्यूम से पानी रेट ऑफ चेंज से आ रहा है, इससे निकल रहा है, यानी ये हो गया आपके पास से C-1, तो रेट ऑफ चेंज आ गया है। वॉल्यूम एक इंस्टेंट पर जो रहेगा इसके अंदर वो कितना रहने वाला है वो बताइए, 1/3 πr²h। R की वैल्यू आपने रखी 9, यहां से π/3 आता है, 9/4 h² इंटू h आता है, 3 पाई h³ अपॉन 4। ये लिखा हमने।
अब ये है वाटर का वॉल्यूम, तो पानी का वॉल्यूम आया कैसे होगा? पानी का वॉल्यूम आपके पास है जो dv बाई dt बना होगा वो बन रहा होगा, कितना इनफ्लो आ रहा है, कितना आउटफ्लो जा रहा है, कितना अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, उसकी रेट ऑफ चेंज 3 पाई बाय 4 आपके पास है 3h का स्क्वायर एंड इट इज dh बाई dt। इतना पानी आ रहा है प्लस c से, वो -1 से जा रहा है, दिस इज नेट रेट ऑफ चेंज। और नेट रेट ऑफ चेंज बचना चाहिए, बचेगा तभी पानी बढ़ेगा। वाटर लेवल इज राइजिंग, तो पानी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। और कब पूछा है? था इंस्टेंट व्हेन वाटर इज 2 सेंटीमीटर डीप। अब आपको निकालना है व्हेन h इज 2 सेंटीमीटर डीप। आपको पता है कि dh बाई dt, ये भी हमें पता है, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो c माइनस 1 9 पाई बाय 4 आपके पास है, h की वैल्यू है 4, dh बाई dt भी 4 आपके पास, so we are having this as 36 pi, so value of c is 1 plus 36 pi। ये डेटा आपके पास से आता है p प्लस q टाइम्स पाई। p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 36 है, आपको निकालना है p प्लस q, वैल्यू आती है 37 इज द फाइनल आंसर। 37 इज द फाइनल आंसर। गुड क्वेश्चन। पानी अंदर भी आ रहा है, पानी बाहर भी जा रहा है, तो एक टाइम पे जहां पानी रह जाएगा वो भी कौन का ही शेप जैसा होगा, पानी भी इसके अंदर इसी शेप में मेंटेन करेगा, 15/10 का रेशियो r बाई h का रेशियो मेंटेन करेगा। वॉल्यूम ये होगा वाटर लेवल, वाटर का वॉल्यूम इसके अंदर, डिफरेंशिएशन dv बाई dt, नेट वॉल्यूम का चेंज कितना है, c से आया है 1 से माइनस हो रहा है, ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। अब किस इंस्टेंट की बात हो रही है? जब डेप्थ अगर 2 सेंटीमीटर है यहां से, तब dh बाई dt हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वहां से निकाल दिया, डेटा कंप्यूट कर दिया। अब फिर से पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है। A sand is pouring from a pipe at a rate of 12 centimeter per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way, height of the cone is, देखो पाइप से आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम से कुछ नीचे गिर रहा है, और ऐसा गिरने से आपके पास धरती पर एक कोन बनने लग गया है, ऐसा बताया जा रहा है। The falling sand forms a cone on the ground such that the height of the cone is always 1/6 of ratio of the base। ये हाइट है इसका और ये रेडियस है, ये हाइट है और ये रेडियस है, इसका रेशियो आपको दे दिया गया है tan थीटा इज r बाई h। तो क्या दिया गया है? देखो हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, तो यहाँ से r बाई h निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये रेशियो आपको दे रखा है, इसी की जरूरत है हमें, बाकी किसी की तो जरूरत नहीं है। कि हाइट जो रहती है उसकी, वो बेस का हमेशा 1/6 रहता है। Height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. The height of the sand cone increases height, इसकी हाइट बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर धीरे धीरे पार्टिकल्स जब आएंगे ये तो ढेर लग जाएगा, तो हाइट बढ़ेगा इसका। किस रेट से बढ़ता है वो दे रखा है, आपसे पूछा है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो आप बताइएगा वॉल्यूम क्या बनने वाला है इसका? वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर बाई एच, और यहां से हम आर को 6 टाइम्स एच लिख देंगे, 36 एच स्क्वायर अपॉन एच अपॉन 3 आता है, 12 पाई एच क्यूब आता है। dv बाई dt वॉल्यूम के अंदर रेट ऑफ चेंज है, वॉल्यूम के अंदर रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है, तो दिया हुआ है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज कितना है 12। कितना है 12, यहां से आप जाएंगे 12 टाइम्स पाई आता है, 3h का स्क्वायर है, dh बाई dt है। हमें कौन से इंस्टेंट पर निकालना है? व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो 12 से 12 तो चला गया है, वन अपॉन 48 टाइम्स पाई आ रहा है, ये आना चाहिए, तो यहां से p की वैल्यू आपके पास से 48 आ जाती है। दैट्स योर आंसर, 48 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसे सॉल्व स्टेशंस देखिए,
उसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व। मेरा सपोर्ट तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा जी, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। A circular ink blot grows at a rate of 2 centimeter per second, centimeter square per second, rate at which the radius is increasing after 2:6/11 seconds. We can use pi as कितना बनने वाला है। तो एक सर्कुलर इंक का एक धब्बा है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा। तो एरिया की बात करेंगे तो वो बनेगा पाई आर स्क्वायर। अब ये बता ही रहा है इसी तरीके से कि ग्रो कर रहा है, यानी dA/dt हमें पता चल गया है कि वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये 2 पाई आर dr/dt की भी हम बात कर रहे हैं। तो ये डेटा अपने पास आता है, ये रिलेशन हमको दे दिया है। सर्कुलर इंक ब्लॉट ग्रोज एट अ रेट ऑफ, ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ठीक है, dA/dt हमको गिवन है, दिस इज dA/dt 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका डिफरेंशिएशन क्या, 2 पाई आर dr/dt। आर रेडियस है, पूछा क्या है हमसे आगे जाके, क्या बताइएगा रेडियस क्या होगी आफ्टर 2:2। इसको क्या लिख सकते हैं अगर हम सेकंड्स में लिखना चाहे तो, 22 प्लस दिस आपके पास है 28/11 सेकेंड्स आपके पास है। उसके बाद रेडियस क्या बनेगी, तो धीरे धीरे हम यही मानेंगे कि इंक जो है वो 0 से शुरू हुआ है, तो आप यहाँ पर dt बना लीजिए, यहाँ से पाई आर dr बनता है, रेडियस 0 से r मान लेते हैं, इसके टाइम 0 से t मान लेते हैं। सो वी आर हैविंग द टाइम t पाई r²/2 0 से r, पाई/2 r² - 0। t की वैल्यू कितनी है, व्हेन t इज 28/11, तो रख दीजिए 28/11 इज 22/7, 1/2 इंटू r²। सो r² आपके पास से और बन जाएगा कितना, यहां से आप काटिए 11 आता, 28 इंटू 7/11 इंटू 11, यहाँ से 2 इंटू 7/11, 14/11 सेंटीमीटर, ऐसा आपके पास है रेडियस। रेट, देन द रेट एट विच, हम निकालना क्या चाहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हमें निकालना है रेट एट विच द रेडियस इज इंक्रीजिंग। अच्छा, रेट निकालनी है कि किस रेट से रेडियस विल इंक्रीज, तो आपके पास यहां से उस सेकंड पर रेडियस आ गई। अब हमें निकालना तो इस वाली इक्वेशन से रेट ऑफ चेंज है, तो हम यहाँ पहुंचे, तो उस सेकंड पर रेडियस हमारे पास है पाई इंटू आर dr/dt आपके पास आ जाएगा। पाई तो है 22/7, आर हम निकाल चुके हैं, यह है 14/11, और ये है रेट ऑफ चेंज इन रेडियस। dr/dt की हम बात करेंगे, 11 से 2 बार जाएगा ये, और यहां से भी 2 बार, 1/4 आपके पास से आता है, विच इज 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये डेटा आपके पास आएगा 0.25, समझिए।
तो हमें इसमें क्या दिया था कि भाई उतने सेकंड के बाद रेडियस नहीं पता थी, वरना यहीं से हम निकाल लेते। डी आर बाई डी टी पूछा था, रेट एट विच द रेडियस इज इंक्रीजिंग। आर नहीं पता था, तो आर निकालने के लिए पहले हमने आर और टी में रिलेशन निकाला और आर की वैल्यू निकाली, कितनी आई, इतनी। कब आई है, व्हेन टी की वैल्यू ये है, तब हमने आर को कंप्यूट किया। जब वो निकल के आ गया तो उस मोमेंट पर जब टाइम इक्वल टू 28/11 सेकंड होता है, तब रेडियस 14/11 होती है, वो हमने यहाँ पर रखा। dr बाई dt हम चाहते हैं चेंज इन रेडियस विद टाइम, ये हम चाहते हैं, तो वो डेटा हमने यहां से निकाला और आंसर आया 0.25। हमें इस कर्व की टेंजेंट निकालनी है एट द पॉइंट 1,2 और ये पैरेलल है इसी वाले कर्व के अबाउट। तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट लिखना चाहते हैं 1,2 का, तो पहली बात तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू आपके पास से -3/2 आता है, नंबर वन कंडीशन। डिवाइड बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप फर्स्ट वाले टर्म के ऊपर 2x प्लस बी आता है, पॉइंट है x इक्वल टू 1, ये आ गया टेंजेंट का स्लोप 2a प्लस बी। अब ये पैरेलल है, द वर्ड पैरेलल यानी स्लोप बराबर आएगा इसके नॉर्मल के। तो पहले तो y डैश निकालते हैं, 2x प्लस 6 आएगा जब x की वैल्यू -2 है। तो यहीं पर नॉर्मल का अगर हम स्लोप निकालते हैं दूसरे कर्व पर, तो -1/2 आता है। पर ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि दोनों की वैल्यूज इक्वल आएंगे। अब हमें तो पता है कि a प्लस बी प्लस ए बी लिखा हुआ है, ये वैल्यू -1/2 आता है। a प्लस बी का डेटा मैं रख सकता हूँ -3/2 है। सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ a इज 1 और b की वैल्यू आती है -5/2, रख लीजिए। नाउ जो बात हमें चाहिए वो a-2b है। आपके पास से 1 + 5, द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 6, तो 6 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में बोला जाए, टेंजेंट की बात हो, पॉइंट ऑन द कर्व हो, तो सेटिस्फाई करवा दीजिए पहले तो 1,2 को। ऑन द कर्व है, डिफरेंशिएशन चाहते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकाल के डिफरेंशिएट कर दो, टेंजेंट का स्लोप आ गया। पैरेलल बोला है यानी स्लोप इक्वल आएगा, अगले वाले कर्व का नॉर्मल निकालना है, डिफरेंशिएट किया है, टेंजेंट का स्लोप आया है, नॉर्मल का -1/2 इक्वेट कर दिया। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, नंबर वन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन, दोनों को आराम से सॉल्व कर लिया और जो रिक्वायर्ड टर्म थी a-2b वो हमने कंप्यूट कर। Variable triangle ABC in XY plane has this orthocenter at vertex B, a fixed vertex A at origin, and the third vertex C restricted lie on this curve. ठीक है. Point B starts from point 0,1 at a time t equal to 0 and moves upward along the y-axis at a constant velocity of 2 centimeter per second. How fast the area of triangle increases when the time is t equal to 7/2. अभी जितना समझ में आया है, एक बार वापस से सवाल पढ़ेंगे और कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे कि ट्राइंगल एबीसी हमें बनाना है एक्स वाई प्लेन पर सच दैट इसका वर्टेक्स बी पर रहे। जब ट्राइंगल की बात करते हैं और कोई एक वर्टेक्स ही उसका ऑर्थो सेंटर बन जाता है, तो फिर वो उस ट्राइंगल में ऐसा तभी हो सकता है जब वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, और जहां पर ऑर्थो सेंटर है वो वही वर्टेक्स होता है जहां पर राइट एंगल बन रहा होता है। एक वर्टेक्स आप देखिए सी, आपके पास वर्टेक्स ए इज एट ओरिजिन, तो ए यहां पर है, बी हमने यहां पर लिया, ऑर्थो एक आपके पास ये वाला कर्व है, ये कर्व आपके पास सॉल्व करेगा। सो दिस इज बी एंड सी इज लाइंग ऑन दिस, क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, क्योंकि एक लाइन मिलाने वाली तो वाई एक्सिस है, ये ऑर्थो सेंटर है तो फिर ये यहां से 90 डिग्री बनाएगा। तो ए बी सी का राइट एंगल होना जरूरी है और बी वर्टेक्स अगर ऑर्थो सेंटर है तो बी पर ही 90 डिग्री बनेगा। इस तरीके से एबीसी को हम प्लान कर सकते हैं। वापस से सवाल पढ़ते हैं। वेरिएबल एबीसी सच दैट ऑर्थो सेंटर ऑफ वर्टेक्स बी vertex at vertex B, fixed point A is at origin, third vertex C restricted lie on this parabola. C यहाँ पर लाई करता है, B starts from the point 0,1, तो आप देखिए इस कर्व की इक्वेशन यहां से चालू होती है, दिस पॉइंट इज 0,1, यहां से चलना शुरू करता है, इसका 0 रखेंगे 0,1 आता है। सो पॉइंट बी हैज स्टार्टेड इट्स मूवमेंट फ्रॉम दिस टू दिस साइड, इसकी एक कांस्टेंट स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। हाउ फास्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंक्रीजिंग, टी के बाद बात की जा रही, कब ये टी का एरिया चेंज होगा।
ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी, दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आफ्टर टी सेकेंड्स, ऐसा हम करते हैं, टी सेकेंड्स के बाद क्या हो रहा है, बी की बात करते हैं पहले। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, वन कोऑर्डिनेट तो है ही सही, इसका एक कोऑर्डिनेट तो जीरो जाएगा, एक वन है, इसकी स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट की शुरुआत इसके आगे से होगी, तो आप 2 टाइम्स टी कर दीजिए, ये आपके पास बी का कोऑर्डिनेट उस टाइम पे रहेगा। बी के साथ हॉरिजॉन्टली में ये जाएगा, आगे जाके यहाँ पर ये कट करेगा और ये बनेगा आपका एक ट्राइंगल एबीसी, जिसकी बात हो रही है, इसी की बात हो रही है। हाउ फास्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंक्रीजिंग, यानी इसका एरिया हमें निकालना है। सो दिस हाइट इंटू दिस हाइट हमें ये लेकर आना है। बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है ये 1+2t है। अब सी पॉइंट की खास बात क्या होगी, अगर सी पॉइंट हम अगर ले लेते हैं x1, y1, तो ये किस पे लाई करेगा, कर्व के ऊपर लाई करेगा, ठीक। क्योंकि इन दोनों की हाइट सेम है तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ y1, और इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस होगा, तो आप निकाल सकते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ y1। अब मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आई एम कॉलिंग दिस एज एस, और ये बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, सो इट इज ए बी इंटू बी सी। ए बी मतलब ये x1, y1 है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0, y1 होगा, तो ए बी लेंथ आपके पास से y1 आएगी और बी सी लेंथ आपके पास से x1 आएगी। ये दो रिलेशन आपके पास से आ गया। y1 आपको पता है इतना है, और यहां से आपको अब चाहे तो x1 निकालना चाहते हैं, ठीक है, और टाइम के रिस्पेक्ट में हम चाहते हैं कि एरिया किस स्पीड से बदल रहा है। तो अगर आप y1 की जगह 1+2t रखना चाहते हैं, तब देखेंगे 1 से 1 तो चला जाएगा, x1 का स्क्वायर आपके पास है 32t/7 आप लिख सकते हैं, ये आपके पास है x1 की वैल्यू आती है। 1 से 1 कैंसिल है और ये डेटा आपके पास से आता है। हमें तो इससे मतलब है, y1 की वैल्यू है 1+2t, यहाँ आप अगर देखेंगे तो ये डेटा आपके पास से आना चाहिए, अंडर रूट ले लेंगे तो 4 आएगा, √2/7 और √t, ये x1 बनेगा, अपॉन में 2 भी लिखा हुआ है, सो 2 दिस √t 2 पावर 3/2, ये डेटा है। ds/dt हम बनाने की कोशिश करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। 1/2 आपके पास से आता है, 2√t आता है, ये 3/2 आगे आएगा और यहाँ से √t भी रहेगा। ये हुआ आपके पास से उस एरिया के अंदर चेंज। हम कब चाहते हैं, हम चाहते हैं जब 7/2 हो, तो यहाँ से आप जब जाएंगे तो ये बनेगा √7/2 + 3/√7/2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 चला जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 1, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 आता है, √7 और ये भी चला जाएगा आपके पास से, वी आर, यहाँ 36 है, इसको तो ब्लंडर ही कहेंगे ना। और मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे 16 लिख रहा हूँ, अब ये तो गलत है ना यार, 36 या 16 लिख दिया, 36 है यहाँ पर, तो 36 है आपके पास है, तो यहाँ पर 72 आएगा। जब आप 72 लिख लेंगे इसको, तो आपको भी पता है कि x1 की वैल्यू फिर 6 आएगी बाहर, और √2t/7 आपके पास से बनेगा, ये डेटा बनेगा। तो पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, फिर यहाँ से यहाँ 6 आएगा, ये 6 बनेगा, और 6 से जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर 3 जिंदा रहेगा, तब भी देयर विल बी अ 3 प्रेजेंट हियर, ठीक है, 3 बनेगा, 36 72 बनेगा, तो आपके पास अब ये डेटा बना। तो 6 टाइम्स 2√7 है, ये डेटा बन रहा है। डिफरेंशिएशन वाली बात ठीक है, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ आपके पास से अब फाइनली क्या आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं। ओके, देखो 16 को 36 को 16 बना दिया, आइए यहाँ से, तो ये दोनों आपके पास से 3/2 तो बन ही रहा है,
और इंटू आपके पास से 2/7 भी आएगा। √2 से √2 चला जाएगा, 9 आपके पास आएगा। वी आर हैविंग 1 + 3/7। अब आप 3 को 7 से डिवाइड करके देखिए, 28 टाइम्स, 4 टाइम्स तो चला जाता है, 20 बचता है, तो 3 के आसपास आप जा रहे हैं। सो 9.43 के आसपास आपका इसका डेटा निकल कर आएगा। तो पता चला इस एग्जाम में भी हो जाता है कि भैया 36 है, आप लिखते टाइम 16 लिख लिए, अब आपका उसके हिसाब से आंसर आएगा। सो आई रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। चाहे कितना ही अच्छा हमें कॉन्सेप्ट आता हो, अगर डेटा गलत लिख दिया तो आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। There is a point P, Q on the graph of fx is equal to x² and the point R, S on the graph of gx minus 8/x where P is positive, R is positive. Find the line if the line through P, Q, R, S is also tangent to both the curves at these points respectively. फिर आपसे पूछा गया है, देखिए एक पॉइंट है जो इसके ऊपर है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस, तो आपके पास से Q की वैल्यू P² है एंड पॉइंट R, S लाइज ऑन दिस, S की वैल्यू आपके पास से ये डेटा भी आता है 8/R। P और R दोनों पॉजिटिव है, ध्यान रखेंगे। Line through these two lines is also tangent to both the curves at these points respectively. तो इन्हीं पॉइंट्स पर टेंजेंट आप निकाल देते हैं भैया, मतलब इस पर टेंजेंट निकाल देते हैं। f' आपके पास से 2x आता है, यानी x की वैल्यू हो गई p। So y - q 2p x - p, ये टेंजेंट है। इस वाले की बना दीजिए डिफरेंशिएशन g' आपके पास से 8 1/x², x की वैल्यू आपके पास से r है, y - s is x 8/r², x - r, ये डेटा आपके पास है। अब क्या बोला है, इफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू, इन दोनों से जो लाइन पास होती है वो इज ऑल्सो टेंजेंट टू द कर्व्स एट दीज पॉइंट्स, देखो respectively, if the line through P, Q and R, S, if the line passing through these two is also tangent to both the curves at these points respectively, फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा कि P + Q निकाल के बताइए फिर क्या डेटा बनेगा। तो भाई इसकी टेंजेंट निकाल दी हमने, दिस इज द टेंजेंट एट PQ। P, Q पर हमने टेंजेंट निकाली, और दूसरे वाले में जो पॉइंट है अपने पास वो है R, S पर ये टेंजेंट आती है। अब P और Q को जो मिलाने वाली लाइन है आपके पास ये है, वो भी यही लाइन है, इनको मिलाने वाली लाइन इज ऑल्सो टेंजेंट टू बोथ द कर्व्स एट दीज पॉइंट रिस्पेक्टिवली। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होगा। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि अगर ये दोनों लाइनें भी सेम आने वाली हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं 2p की वैल्यू ये आएगी, और इन दोनों लाइनों को मिलाने वाली लाइन का स्लोप s - q/r - p भी रहेगा, और ये आप जिसके चाहो उससे इक्वेट कर सकते हो। r की वैल्यू अगर आप चाहें, s की वैल्यू -8/r लिख सकते हैं, q की वैल्यू आप यहां से p² लिख सकते हैं, r को तो r ही रहने दिया, और ये दिस शुड बी इक्वल टू 2p, ये वाली वैल्यू आपके पास है 2p के बराबर आनी चाहिए। हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि p + q का डेटा निकाला जाए, p + q का डेटा निकाल लेते हैं, बात बन जाएगी। ठीक है भाई, करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमने p और q की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी है, अगर आप देखें ध्यान से तो जो रिजल्ट हमें, ये भी सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, इक्वेशंस बनानी है और आपस में मैनिपुलेट करके डेटा निकालना है कि p + q की वैल्यू क्या बनने वाली है। तो p, q पहली बात तो इसको सेटिस्फाई करता है, तो q की वैल्यू p² आ गई। r, s इसको सेटिस्फाई करता है, एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन ये रहा, दो रिलेशन यही है। तो बेसिकली जब p + q पूछा है तो हमसे p + p² की वैल्यू पूछी, यानी p की वैल्यू लेकर आनी है, कोशिश ये करनी है। इनको मिलाने वाली लाइन का स्लोप क्या बनेगा, s - q/r - p, और ये किसके बराबर लिखा जा सकता है, 2p के बराबर। लाइंस भी सेम है तो ये रिलेशन भी इनका वैलिड होगा। बस वही हम डेटा बना रहे हैं कि इनको एडजस्ट करें कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे r और p ही नजर आएंगे, -8
आपके पास से, और ये पी स्क्वायर टाइम्स आर आता है। ये 2p भी मैंने लिख लिया और ये r माइनस पी भी आएगा, ये r अपॉन का और ये r माइनस पी का। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना है, तो देखिएगा 2p आपके पास से r स्क्वायर है और ये 2p स्क्वायर टाइम्स r भी आता है, -8 आता है। ये है 2p r, ये इससे इसको काटेगा, p स्क्वायर r आता है। पी आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आती है, पी आर स्क्वायर ये रहा आपके पास से 4, पी आर स्क्वायर 4 यानी 8 आ गया, ये डेटा आपके पास है। यानी पी स्क्वायर आर की वैल्यू 16 आती है, आया डेटा यहाँ से। पी पावर 4 है, आर का स्क्वायर है 256 है, इन दोनों का रेशियो ले लो आप। मुझे तो सिर्फ प्योर कैलकुलेशन जैसा ही क्वेश्चन ही दिख रहा है। 4 से आप डिवाइड करेंगे 64 आपके पास से आएगा, आर स्क्वायर चला जाएगा, पी क्यूब की वैल्यू 64 है यानी 4 की पावर क्यूब है, पी की वैल्यू 4 है। 9 हम चाहते हैं p प्लस क्यू निकाला जाए। q क्या है? q तो p स्क्वायर है ना, q तो p स्क्वायर है। और आप जब बीटा निकालने जाएंगे तो ये 4 आता है, ये 16 आता है, आंसर आपके पास से 20 आता है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Chord of the parabola touches the curve y is equal to 1/1 minus x at the point x comma 2 and is bisected at that point. Then find the value of a. Chord of parabola touch the curve at point x equal to 1. इस पैराबोला की एक कोड है जो इस सर्कल को टच करती है, टच द कर्व एट पॉइंट x इक्वल टू 2। अब आप बताइए इसकी इस पॉइंट पर टेंजेंट निकाल लेते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास है -1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 0, -1। आप डेटा रखिए, ऊपर वाला डेटा तो +1 हो गया है, यहाँ से 1 है, ये आपके पास है टेंजेंट का स्लोप आ गया है। जब x की वैल्यू 2 रखी है तो y की वैल्यू आपके पास से -1 आती है, तो टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप 1 है और x -2 आप लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द टेंजेंट इज। ठीक है, ये बात बोली गई है। एंड इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट। अच्छा, सो कोड जो है पैराबोला की वो इस कर्व को टच करती है एट द पॉइंट 1 x इक्वल टू 2 पर, तो ये तो टेंजेंट आ गई। इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट, देन द वैल्यू ऑफ a। मतलब क्या हुआ होगा वो समझिएगा। ऐसा कोई कर्व रहा होगा और उसके ऊपर आके कोड ने आके, एक पैराबोला की कोड है, तो कोड ऑफ दिस पैराबोला टच करता है इस कर्व को, ये पैराबोला है, इसका एक कोड आके यहाँ पर टच कर गया। ये देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई कोड है, इस पैराबोला की कोड है, इस पॉइंट पर आपने देखा। सो द कोड ऑफ दिस पैराबोला टचेस दिस कर्व एट पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट। अच्छा, तो ये यहाँ पर बाइसेक्ट भी हो जाती है। सो दिस पॉइंट इज 2, -1। ये अगर a और b पॉइंट्स हैं तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो यही कोड का मिड पॉइंट भी होगा। तो कोड का मिड पॉइंट हमारे पास आ गया है। Chord midpoint is 2, -1, then equation will become t equal to s1। यहां से आप t equal to s1 करके इक्वेशन लिख सकते हैं। आप कोड के हिसाब से लिखेंगे। सो 1/2 y -1, पूरी कोड इक्वेशन को आप एक साथ एक तरफ लेकर आइए। थोड़ा सा इसके अंदर कॉनिक भी इन्वॉल्व कर दिया है, ये है आपके पास इक्वेशन। सो t इक्वल टू s1 करके हम लिखेंगे, a स्क्वायर x इंटू x1 आता है, 5a/2 आपके पास है, x प्लस x1 आपके पास, +4 आपने लिखा, और इस पॉइंट से उस कर्व को सेटिस्फाई करवाएंगे। -1 a आपके पास है तो बनेगा 4a स्क्वायर
फिर 2 आपके पास है, तो आपके पास है 10 टाइम्स a प्लस 4, 4 से 4 चला जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन आती है। आप इस इक्वेशन से और ये इक्वेशन क्योंकि सेम है, तो आप स्लोप कंपेयर कर सकते हैं। किसको कंपेयर कर सकते हैं? स्लोप को। तो ये आता है y/2 और ये बनता है 2a स्क्वायर माइनस 5a/2 टाइम्स x, है ना। कांस्टेंट टर्म और है, -1/2 है, -5a है और -1 प्लस 4a स्क्वायर टाइम्स 10a भी आपके पास लिखा गया है। तो यहां से अगर हम स्लोप निकालते हैं इसका, वो तो 5a/2 माइनस 2a स्क्वायर है, ये हाफ है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1। या ये तो 1 ही है, यहाँ आप सामने ले गए और ये 2 जाके प्रोडक्ट में बनेगा। सो व्हाट वी आर हैविंग इज 5a माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये डेटा आपके पास से आता है। आप इसके फैक्टराइजेशन की तरफ चलिए, आपके पास ये डेटा बनता है 4a स्क्वायर माइनस a माइनस 4a प्लस 1। तो दो डेटा आते हैं आपके पास से, a की वैल्यू 1/4 भी आता है और a की वैल्यू 1 भी आता है। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है, स्लोप इक्वेट किया है। कांस्टेंट टर्म भी तो है, कांस्टेंट टर्म का भी डेटा अपने पास लिखा हुआ है, तो यहां से कांस्टेंट टर्म लेकर आइए। नाउ द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि दो वैल्यूज आ गई हैं, कांस्टेंट टर्म जब आप देखेंगे तो ये इधर जोड़िएगा 1/2 प्लस 5a माइनस 1 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 10a एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 कि y इक्वल टू करके है, दिस शुड बी इक्वल टू आपके पास से -3 आएगा। ये डेटा आपके पास बनेगा। तो वी आर हैविंग 1, यहाँ जब 5 और ये 5 है तो -5 बचता है, तो 10a बनेगा आपके पास, ये -2 बनेगा, प्लस 8a स्क्वायर की वैल्यू -3 आती है, 8a स्क्वायर माइनस 10a, ये +2 आपके पास से बन जाएगा, विच इज 4a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1, सेम इक्वेशन, इट्स द सेम इक्वेशन। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आप निकाल के बताइए क्या वैल्यू आएगी a की। तो a के हमारे पास फिर से वही दो डेटाज आते हैं, 1/4 भी आ रहा है और 1 भी आता है। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इश्यू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा जी, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे दो पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे दो पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।